तो ये कल वाली पीपीटी मैंने थोड़े से चेंजेस किए हैं, टाइप ऑफ लोडिंग में है, ठीक है ना। पूरा रिवाइज नहीं करेंगे, सीधे आगे चलते हैं। आईएएस कोड्स वगैरह देखे थे, ये हमारा क्वेश्चन स्टेटमेंट था, हमने इसका सोल्यूशन भी देखा था। अपना क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या था, सिंपली सपोर्टेड बीम है। सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होती है, एक एंड में पिन सपोर्ट रहेगा, दूसरे एंड में रोलर सपोर्ट रहेगा। रोलर सपोर्ट से याद आया, मुझसे एग्जांपल पूछा गया था रोलर सपोर्ट का, ठीक है ना। तो अगर मैं तुमको बिल्कुल बहुत सिंपल एग्जांपल बताऊं रोलर सपोर्ट का ना, तो ट्रॉली बैग तुम लोग सब लोग कैरी करते हो, ठीक है ना। ट्रॉली बैग, उसमें तुम अपने ट्रॉली बैग को हॉरिजॉन्टली मूव कर सकते हो, उसको खींच के तुम लोग ले जाते हो व्हील्स के अलॉन्ग, ठीक है ना। और उसको तुम लोग उन व्हील्स के अलॉन्ग क्या कर सकते हो, मतलब रोटेट भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो वो एक सिंपल एग्जांपल हो गया अपना रोलर सपोर्ट का, इमेजिन कर पा रहे होगे तुम लोग, ठीक है ना। आगे पीछे तुम अपने बैग को खींच सकते हो और ऊपर नीचे उसको अपन क्या कर सकते हैं, रोटेट। व्हील्स के मतलब अगर व्हील्स को अपन सपोर्ट मान ले तो व्हील्स के अलॉन्ग उसको रोटेट भी कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टल वो व्हील्स उसको मूव भी करा सकते हैं, ठीक है ना। पर वर्टिकल मूवमेंट नहीं होता उसमें, तो वर्टिकल रिएक्शन जनरेट होती है, ठीक है। सिंपल एग्जाम्पल है रोलर सपोर्ट का। और ऐसा अगर सिविल इंजीनियरिंग में देखा जाए तो ब्रिजेस वगैरह में यूज़ होते हैं। मैंने एक फ़ोटो इसमें रखी है पीपीटी में तुम लोगों के लिए, ठीक है। तो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन स्टेटमेंट में। सिंपली सपोर्टेड बीम है, 4 मीटर 8 मीटर टोटल स्पान है, 4 मीटर में 10 किलो न्यूटन का अपने पास एक पॉइंट लोड लगा हुआ है, ठीक है ना। मैंने क्वेश्चन को और बढ़ा दिया, देखो अपन ने कंक्रीट का ग्रेड कौन सा यूज़ करेंगे, क्योंकि अपन से सॉफ्टवेयर पूछता है कि कंक्रीट कौन सा है, क्योंकि अपन डिजाइनिंग भी करने वाले हैं तो कंक्रीट वहाँ पे बताना पड़ेगा। तो कंक्रीट का ग्रेड अपन इसमें कौन सा यूज़ करने वाले हैं, M25 ग्रेड यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। रीबार का ग्रेड अपन इसमें यूज़ करने वाले हैं Fe415, ठीक है ना। ये हाई स्ट्रेंथ रीबार होते हैं, ठीक है। माइल्ड अपना 250 चलता है, वो लो स्ट्रेंथ रीबार होता है, ये हाई स्ट्रेंथ रीबार होता है। Fe415 से अपने हाई स्ट्रेंथ रीबार चालू हो जाते हैं। डायमेंशन मतलब क्या, डायमेंशन मतलब अपनी लेंथ फिक्स हो गई है, ठीक है ना। पर अगर इसका क्रॉस सेक्शन काटोगे तुमको एक रेक्टेंगुलर शेप दिखेगा, तो उसी चीज़ के डायमेंशन होते हैं, ठीक है ना। ब्रेड्थ इनटू डेप्थ में, डेप्थ कितनी है और ब्रेड्थ कितनी है, तो 500 क्रॉस 500 mm मैंने mm में लेके चला है, क्योंकि सॉफ्टवेयर अपन से mm में ही मांगता है और जनरली भी mm में ही काम करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि पॉइंट्स में अगर वैल्यू जाती हैं तो फिर कैलकुलेशंस में दिक्कत आती है, इसलिए अपन छोटी वैल्यूज़ के लिए छोटी यूनिट्स यूज़ करते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन स्टेटमेंट है। आगे बढ़ते हैं, तो ये अपना दूसरा क्वेश्चन स्टेटमेंट है, इसको भी देखेंगे। इसमें अपन ने पॉइंट लोड की जगह 10 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है ना, 10 किलो न्यूटन पर मीटर का अपन ने इसमें लोड लगा दिया है, पर मीटर का लगाया। इसको सोल्यूशन इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अगर थ्योरेटिकली सॉल्व करना चाहे तो कुछ नहीं करता, अपन ने 10 किलो न्यूटन पर मीटर का इसमें लोड लगा दिया है, ठीक है ना। मतलब 1 मीटर में 10 किलो न्यूटन का लोड लगा है, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है ये। तो 8 मीटर में कितने का लग जाएगा अपना 10 इंटू 8 मतलब 80 किलो न्यूटन, और उस लोड को अपन सेंटर में लगा देंगे। मतलब अपना क्वेश्चन सिंप्लीफाई होकर सिंपल इस क्वेश्चन स्टेटमेंट में चेंज हो जाएगा कि 4 मीटर स्पान पे 80 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। सिंप्लीफाई होकर अपना ये वाला क्वेश्चन बदल जाएगा। फिर जैसा अपन सॉल्व करते हैं, पूरा शेयर फोर्सेस लगाते हैं, बेंडिंग मूवमेंट्स निकालते हैं, जैसे अपन ने इस क्वेश्चन का सोल्यूशन किया था, जैसे अपन ने ऐसा सॉल्व किया है, वैसे 10 किलो न्यूटन की जगह क्या हो जाएगा, बीच में 80 किलो न्यूटन, बाकी पूरा सोल्यूशन वैसे ही होगा। और शेयर फोर्स डायग्राम में शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम चेंज हो जाएंगे। बाकी अपनी सारी वैल्यूज और कैलकुलेशन होगा वो 80 किलो न्यूटन लोड के लिए अपन करेंगे। सॉल्व करने का तरीका होता है, ठीक है। तो आज यही चीज़ें अपन दोनों सॉफ्टवेयर में करके देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो ये कल मैंने बताया था, ये रिबार सिस्टम है। देखो बीम में कैसी रिबारिंग होती है और कॉलम में कैसे रिबार किया जाता है, ठीक है। ये जो आउटर कवरिंग तुमको दिख रही है वो पूरी कंक्रीट की है, मतलब अपनी बीम में मेन मटेरियल कंक्रीट रहता है और उसके अंदर अपन रिबार्स डालते हैं, ठीक है। तो ये जो अलोंग द लेंथ, जैसे कॉलम की लेंथ पूरी अगर ले लो, कॉलम की हाइट ले लो तुम, तो अलोंग द हाइट ऊपर से लेकर नीचे तक जो रिबार्स जा रहे हैं उनको अपन मेन रिबार बोलते हैं, ठीक है ना, या फिर लॉन्गिट्यूडनल रिबार। और जो उनको सपोर्टिंग के लिए स्टेरअप या टाइस दी गई हैं, मतलब ये जो अपन सर्कुलर ये यूज़ करते हैं बॉक्सेज, ये सर्कुलर भी हो सकते हैं सर्कुलर कॉलम में। अभी ये क्या है, रेक्टेंगुलर कॉलम में रेक्टेंगुलर यूज़ किए गए, और ये मतलब स्क्वायर वाले कॉलम में स्क्वायर यूज़ किए गए हैं, ठीक है। तो इनको स्टेरअप भी बोलते हैं, टाइस भी बोलते हैं, और कन्फाइनमेंट बार भी बोलते हैं। इनको अलग अलग टर्मिनोलॉजीज इसीलिए बता रहा हूँ तुम लोगों को, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर में मिलती हैं। कई जगह टाई बोलेगा वो, कई स्टेरअप बोलेगा, कई जगह कन्फाइनमेंट बार बोलता है। तो ये सारी चीज़ें पता रहनी चाहिए, ठीक है ना। सिंपली ये अपना एक स्ट्रक्चर है। ये देखो जंक्शन देख लो तुम, रिबारिंग कैसी होती है, नीचे फाउंडेशन से चालू हो रहा है, ये फाउंडेशन में भी रिबारिंग की जाती है, ठीक है ना। और ये अपने बीम में होती है, ठीक है। अगर मैं तुमको ये डायग्राम वापस से दिखाऊं ये वाला, तो इसमें टॉप रीबार देखो अलग है और बॉटम रीबार अलग है, ठीक है ना। ऐसा क्यों है, क्योंकि अलग जगह पे मतलब टॉप पे अलग स्ट्रेसेस पड़ते हैं। अगर बीम बेंड होती है तो टॉप से वो कंप्रेशन पे जाती है, तो वहाँ कॉन्क्रीट संभाल लेता है, ठीक है ना।
वो थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ है, बस ऐसा है कि वो जाती है, अगर इसको तुम बेंड करोगे, ठीक है, तो ऊपर से क्या होता है अपना कंप्रेशन और नीचे वाले फेस में अपनी टेंशन आता है, तो टेंशन की जगह पे अपन को ज़्यादा रीबार रखना पड़ता है, क्योंकि अपनी कंक्रीट ज़्यादा टेंशन झेल नहीं पाता है। इसलिए नीचे देखो इस फिगर में भी 3 रीबार दिख रहे हैं, नीचे मेन रीबार नीचे 3 है लेकिन ऊपर 2 ही हैं, ठीक है ना, सिंपल। और अपने कॉलम में तो पूरा एक सा रहता है, कॉलम में ज़्यादा ऐसा नहीं होता है, बस बीम में ऐसा टेंशन और कंप्रेशन का थोड़ा देखा जाता है। तो ये जंक्शन होता है, ये जंक्शन है, जंक्शन की थोड़ी सी फोटोग्राफ से देख लो, मतलब ये जंक्शन बताया मैंने, स्ट्रक्चर है ये पूरा, इसके अंदर रिबारिंग ऐसी होती है, प्रैक्टिकल लाइफ में देखा होगा, आप कनेक्ट कर पा रहे होगे, ठीक है ना। ये स्लैब का रिबार है पूरा, स्लैब में भी पूरी रिबारिंग होती है और इसमें कंक्रीट डाला जाएगा, ठीक है। और ये पाइपलाइन जो सिस्टम, ये पाइपिंग सिस्टम जो दिख रहा है, ये पूरा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के लिए यहाँ पे लगाया गया है, ठीक है। अब इसमें कंक्रीट डाल देंगे, पूरी छत तुम्हारी बन जाएगी। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगने हैं, जैसे बल्ब लगने हैं या फिर फैन बॉक्सेस, ये इनको फैन बॉक्सेस बोलते हैं, ठीक है ना, ये फैन बॉक्सेस लगे हुए हैं, यहाँ पे तुम्हारे फैन अटैच होते हैं, और पूरी वायरिंग इन्हीं सारे केसेस के अंदर, ये पीवीसी पाइप्स होते हैं, इन सारे केसेस के अंदर से ही जाती है, ठीक है। तो ये अपन को कंक्रीटिंग के पहले करना पड़ता है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि एक बार कंक्रीट डर मतलब इसने अपन ने पोर कर दिया, ठीक है ना, इसकी कंक्रीटिंग हो गई तो फिर अपन कुछ नहीं कर सकते। तो ये बहुत मतलब ये इसको एमईपी में आता है, ये मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग, इसके लिए भी अपन सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं पूरा इलेक्ट्रिकल नेटवर्क वगैरह बनाने के लिए, ठीक है ना। तो स्लैब का रीइंफोर्समेंट है ये, सिंपल, ये कॉलम इससे जो ये 20 से कॉलम इसमें अपने यहाँ पे ऊपर उठ रहे हैं, ठीक है। स्लैब की डिजाइनिंग ये होता है पूरा स्ट्रक्चर, ये पूरे बिल्डिंग के स्ट्रक्चर की फोटोग्राफ है, ठीक है ना। स्ट्रक्चर मैंने तुमको बताया था, सिर्फ बीम्स कॉलम्स और स्लैब की असेंबली आती है, सिंपल, ये होता है स्ट्रक्चर। और अपने इसी चीज़ को डिज़ाइन करते हैं ई टैब्स में, ठीक है, एनालिसिस और इसका डिज़ाइन करते हैं, ई टैब्स में भी करते हैं और स्टैट प्रो में भी करते हैं, ठीक है। तो अपना ये स्ट्रक्चर हो गया। और ये तुम्हारा एक मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया रोलिंग सपोर्ट का, ठीक है ना, ये ब्रिजेस में यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। तो ये एक ब्रिज को अगर ये तुम इस सपोर्ट से ब्रिज को दोनों एंड में अगर इसको आगे बढ़ाओगे, रोलिंग सपोर्ट यहाँ पे इसको आगे बढ़ाओगे, तो ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट अलाउ कर देगा, और इस ब्रिज में क्या है, वेट आएगा ना, दोनों अगर दो पिलर्स के बीच में वेट आता है तो ब्रिज में बेंडिंग भी होगी, तो वो बेंडिंग भी हल्की अलाउ करता है, ठीक है ना, क्योंकि एक्स्ट्रा वेट आएगा तो हल्का सा बेंड होगा वो, और ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी अलाउ करता है, ठीक है। तो ये सिंपल बड़ा एग्जांपल है, अगर फील्ड से रिलेटेड देखो तो, ठीक है ना। और अगर हल्का फुल्का छोटा मोटा रियल लाइफ से रिलेट करते हुए देखना चाहते हो, तुम्हारा ट्रॉली हो गई, रोलिंग ट्रॉली वगैरह, ये सारे तुम्हारे क्या हो जाते हैं, रोलर सपोर्ट के एग्जांपल, सिंपल। इसके आगे कुछ है अपने पास, ये पीपीटी यहाँ पे खत्म होती है, ठीक है ना। तो अपन इस क्वेश्चन स्टेटमेंट को अब थोड़ा समझेंगे वापस से, अपन इसी को सॉल्व करने वाले हैं, मैं तुम सभी लोगों को ई टैब्स में लेके चलता हूँ, ठीक है। तो मेरा डेस्कटॉप शेयर हो रहा है सभी लोगों से? यस सर, यस। ओके, तो चलो ये ई टैब सॉफ्टवेयर है। अगर तुम लोगों को सॉफ्टवेयर चाहिए है, डाउनलोड वगैरह करना है, ई टैब स्टैट प्रो दोनों सॉफ्टवेयर तुमको इजीली क्रैक्ड वर्जन मिल जाएंगे, ठीक है ना, ऑनलाइन कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूट्यूब में जाना, हाउ टू डाउनलोड ई टैब्स फॉर लाइफ टाइम क्रैक्ड वर्जन, सिंपली वर्ड्स में लिख देना, तुमको पूरा का पूरा वीडियो मिल जाएगा, इजीली इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है ना। ये स्कूल नहीं है, अब तुम्हारा कॉलेज आ गया, अगर फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं तो सारे काम खुद से करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये मेरा ई टैब सॉफ्टवेयर ओपन होगा यहाँ पे, ठीक है ना। इसका हल्का हल्का यूज़र इंटरफेस भी देखेंगे अपन। तो स्टार्टअप पेज है, इसको छोड़ते हैं। तुम लोग क्या करोगे, सीधे न्यू मॉडल पे क्लिक करोगे, हम एक नया मॉडल बनाना चाह रहे हैं, ठीक है ना। हम न्यू मॉडल पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मॉडल इनिशियलाइजेशन, ये कल भी मैंने बताया था, कल एंड में थोड़ी सी फास्ट हो गई थी क्लास, मुझे बोल रहे थे बच्चे कि सर एंड में फास्ट हो गई है, क्योंकि टाइम कम बचा था, आज आराम से चलेंगे, ठीक है ना। तुमको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस यूज़ बिल्ट इन सेटिंग्स का यूज़ करना, ठीक है ना, अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक है ना। यूज़ बिल्ट इन सेटिंग्स का यूज़ करना, यूनिट्स को मेट्रिक एसआई में रखना, स्टील सेक्शन डेटाबेस इंडियन रखना, ठीक है ना। और भी कंट्रीज़ के हैं पर फिलहाल के लिए इंडियन रखो, क्योंकि इंडियन कोड्स के हिसाब से, इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अपनी बीम क्या है डिज़ाइन होने वाली, ठीक है ना। स्टील डिज़ाइन कोड मेरा क्या रखना है, IS 800 2007। यहाँ पे IS कोड के नाम से तुमको एक ही कोड मिलेगा, सिंपली उसी को चूज़ कर लेना, ठीक है ना। IS मतलब इंडियन स्टैंडर्ड, सिंपल। कॉन्क्रीट डिज़ाइन के लिए भी तुमको यहाँ पे एक ही IS कोड मिलेगा, ठीक है ना, सिंपल। वो IS कोड तुम चूज़ कर सकते हो, ठीक है। और अगर तुमको 2 IS कोड मिल जाते हैं IS के नाम से, ठीक है ना, तो भी वो अलग नहीं रहेंगे, सेम रहेंगे, बस सन चेंज रहेगा, ठीक है ना। ये 2000 की जगह 2015 मिल सकता है, 2000 2015 दोनों मिल सकते हैं, तो 2015 चूज़ कर लेना, क्योंकि वो मॉडिफाइड वर्जन रहेगा, सिंपल, उसका ये मतलब है। तो मॉडल इनिशियलाइजेशन में तुम ये चीज़ काम कर लेना, ठीक है ना। ओके करोगे तो इसके बाद क्या आता है, अपना ग्रिड स्पेसिंग अपन को डिसाइड करनी पड़ेगी। तो मैंने कल भी तुम लोगों को ग्रिड स्पेसिंग बताई थी, आज फिर से अपन देखेंगे ग्रिड स्पेसिंग कैसे यूज़ करना है अपन को, ठीक है ना। मैं वापस से तुमको प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ले चलता हूँ। प्रॉब्लम स्टेटमेंट शेयर हो रहा है सबको? यस सर। चलो,
तो देखो अपने पास अभी ई टैब्स में है, तो ई टैब्स के हिसाब से बताऊंगा। स्टैट प्रो में जाएंगे तो स्टैट प्रो के हिसाब से हो जाती है, ठीक है ना। ग्रेड्स तो दोनों में अलग अलग हैं। तो ठीक है, ई टैब्स में क्या होता है, ई टैब्स बताएं इस ग्रेड को 1 काउंट करता है और इस ग्रेड को 2 काउंट करता है, ठीक है। मतलब अपन को एक्स डायरेक्शन में कितनी ग्रेड लेनी पड़ेंगी, 2 ग्रेड लेनी पड़ेंगी, और वाई डायरेक्शन में सिंपली अपन को 1 ग्रेड लेनी पड़ेगी यहाँ पे, जिसमें अपन अपनी बीम बनाएंगे, ठीक है ना। अगर और भी तुम आगे आगे बनाते हो तुमको और ग्रेड लेनी पड़ती है। जैसे यहाँ पे 8 मीटर का स्पान है, अगर एक स्पान 4 मीटर का और आगे होता तो ई टाइप्स में तुमको 3 ग्रेड लेनी पड़ती जो 2 स्पान बनाती, और दोनों स्पान की फिर तुमको यहाँ पे मतलब दोनों स्पान का कितनी लेंथ है वहाँ पे तुमको देना पड़ता। यूनिफॉर्म स्पेसिंग है तो यूनिफॉर्म करके कर सकते हो। अगर 8 मीटर के दोनों स्पान है तो यूनिफॉर्म स्पेसिंग का यूज़ कर सकते हैं। और अगर कोई 8 मीटर का है और फिर दूसरा 4 मीटर का, 3 मीटर का, या वैल्यू चेंज हो रही है तो अपन कस्टम ग्रिड स्पेसिंग का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। कल भी बताया था, अभी फिर से देखेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए हमारे पास 2 ग्रिड है, एक ग्रिड ये ए है और एक बी है, ठीक है ना, सिंपल। तो हम वो भी एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में सिंपल अपने पास एक ग्रिड है। वापस चलते हैं अपने ई टैब सॉफ्टवेयर में। तो यहाँ अपन सॉफ्टवेयर में वापस आ चुके हैं, ठीक है ना। तो यूनिफॉर्म ग्रिड स्पेसिंग, क्योंकि अपने पास एक ही स्पान है तो यूनिफॉर्म ही रहने वाली, कस्टम अपने पास है नहीं, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ ग्रिड्स लाइन इन एक्स डायरेक्शन कितनी होने वाली है अपनी, 2, सिंपल मैंने 2 लिख दिया है। नंबर ऑफ ग्रिड लाइन इन वाई डायरेक्शन सिंपल 1 होने वाली है, ठीक है ना। स्पेसिंग ऑफ ग्रिड इन एक्स डायरेक्शन 8 मीटर, अपने पास 8 मीटर ही है। और ग्रिड्स इन वाई डायरेक्शन फर्क नहीं पड़ता है कितनी भी रख दो, क्योंकि ग्रिड लाइन एक ही है तो कुछ नहीं होता, ठीक है ना। तो सिंपल ये कर देना, ग्रिड ओनली को चूज़ करना, क्योंकि हमको सिर्फ ग्रिड चाहिए। ये पहले से कुछ टेम्पलेट्स बने रखे हैं, ठीक है ना। टेम्पलेट्स क्या होता है, पहले से अपन को कुछ बनी बनाई चीज़ें मिल जाती है। जैसे स्टील डेक को डिज़ाइन करना है तो सिंपल स्टील डेक का तुम यहाँ टेम्पलेट चूज़ कर सकते हो। फ्लैट स्लैब को डिज़ाइन करना है तो फ्लैट स्लैब का टेम्पलेट चूज़ कर सकते हो। तो इनकी ज्योमेट्रीज अंदर थोड़ी सेटिंग्स और ज्योमेट्रीज अपन को बनी बनाई मिल जाती है, ठीक है ना। सिंपल ये मतलब होता है। नंबर ऑफ स्टोरीज हमको नहीं चाहिए तो सिंपल हम 1 स्टोरी कर देते हैं, ठीक है ना। और उसकी भी हाइट कितनी होगी, बेस से 3 मीटर की, ठीक है, क्योंकि बॉटम स्टोरी हाइट अपन ने कितनी रखी है, 3 मीटर्स की, सिंपल। तो ये मेरा ग्रिड का सेटअप हो गया है, ठीक है ना। आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। चिंता नहीं करना, स्क्रीन रिकॉर्डिंग सारी हो रही है तो तुमको इसका मतलब वापस से तुमको रिवीजन करने के लिए तुमको पूरी वीडियो मिल जाएगी। वापस से एक बार समझा देता हूँ मैं। एक्स डायरेक्शन में 2 ग्रिड है अपने पास, स्पान अपने पास 8 मीटर है तो अपने स्पेसिंग एक्स डायरेक्शन में कितनी रख दी, 1 मीटर की। वाई डायरेक्शन में अपने पास एक ही ग्रिड है और उसके बीच में भी अपन को स्पान डिफाइन नहीं करना है, मैंने सिंपली 8 मीटर का रख दिया जो पहले से डिफॉल्ट वैल्यू आई है। नंबर ऑफ स्टोरीज अपने पास नहीं है, सिंपल एक बीम बनानी है अपन को, तो मैंने एक स्टोरी रख दिया है। बॉटम स्टोरी हाइट अपनी कितनी आ रही, 3 मीटर। कोई फर्क नहीं पड़ता इससे अपने मॉडल पे, क्योंकि अपन सपोर्ट्स वगैरह लगा देते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल ये सेटिंग्स करने के बाद ओके करेंगे अपन, ठीक है। तो अब अपन अपने मेन सॉफ्टवेयर के अंदर एंटर कर जाएंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पे, तो ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा अपन यूज़र इंटरफेस समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन को ऊपर से एक ये मेन्यू बार मिल जाता है, इसमें सारे ड्रॉ मेन्यू है, सेलेक्ट मेन्यू है, असाइन मेन्यू है, ये अपन को पूरी एक टूल बार मिलती है, ठीक है ना। यहाँ पे अपने थोड़े से कमांड्स हैं जो कि अपना काम थोड़ा सा तेज़ कर देते हैं। और ये जो नीचे बार है, ठीक है ना, प्लान व्यू, स्टोरी 1, ये ठीक है। तो इनका भी यूज़ होता है, 1 स्टोरी लिखा है, नीचे ग्लोबल लिखा है, यूनिट्स लिखा है, इनका भी काफ़ी यूज़ होता है, ठीक है। तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, इस प्रोजेक्ट में ही काम करेंगे, ठीक है। और जैसे जैसे चीज़ों का यूज़ होगा वैसे वैसे तुम चीज़ों को समझते चलना, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे अपनी बीम लगानी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो ऊपर क्या लिखा है यहाँ पे, प्लान व्यू स्टोरी 1 Z इक्वल्स टू 2 मीटर, सॉरी 3 मीटर, ठीक है ना। प्लान व्यू है अपने पास, मतलब टॉप से देख रहे हैं, ये समझ लो, ठीक है ना। चीज़ों को अपन क्या देख रहे हैं, टॉप से देख रहे हैं। कैसे समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर तुम 3D व्यू में देखो, ये प्लान व्यू है, 3D व्यू है, ठीक है ना। देखो इसमें जो नीचे की अपनी जो बेस अगर माने अपन, तो उसमें अपनी कौन कौन सी डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन है और वाई डायरेक्शन है। और अगर इस चीज़ को तुम टॉप से देखोगे तभी तुमको ये दोनों डायरेक्शन दिखेगी, ठीक है ना। अब अपन को क्या करना है, जो ऊपर ये तुमको ग्रिड लाइंस दिख रही हैं, ग्रिड लाइन सबको दिख रही है 3D व्यू में। अगर मैं इसको रोटेट करके बताऊँ, ठीक है ना, तो ये देखो तुमको एक ग्रिड लाइन यहाँ पे दिख रही होगी, 1 सेकेंड, ये देखो। अब सभी लोगों को ग्रिड लाइन दिख रही है, थोड़ा सा ये लाइट है, सभी लोगों को विजिबल है क्या? यस सर। ठीक है ना। तो ये समझ लो एलिवेशन व्यू है, तुम सामने से खड़े होकर देख रहे हो, तुमको पूरी बीम की लेंथ दिख रही है 8 मीटर की, ठीक है ना। तो अपन को क्या करना है, एलिवेशन व्यू में ही काम करना है, ये समझ लो। तो अपन को एक्स डायरेक्शन देखनी है और जेड डायरेक्शन देखनी है, अपन को टॉप से नहीं देखना है। टॉप से अपन को काम करते नहीं बनेगा, अपन टॉप से भी काम करते हैं, ठीक है ना, पर वो कब करते हैं उसका भी एक अलग टाइम है। मतलब जब अपन को प्रॉब्लम स्टेटमेंट अलग दिया रहेगा, जब अपन पूरी बिल्डिंग को मॉडल करेंगे, जब अपन को कॉलम्स बनाने होंगे तब अपन टॉप से काम करेंगे, ठीक है ना। अभी सिंपल अपन को बीम बनानी है, उसमें लोड्स लगाने, एनालिसिस करना है, तो अपन फ्रंट व्यू से काम करेंगे या फिर एलिवेशन व्यू से काम करेंगे। तो 3D व्यू है,
इस व्यू को एक्टिव रखते हो, इस व्यू को एक्टिव कैसे रखते हैं, देखो ये हल्का सा लाइट कलर में दिख रहा है 3D व्यू, और ये फेंट दिख रहा है सिंपल, ठीक है ना, सॉरी लाइट फेंट है, ये डार्क दिख रहा है, ये फेंट दिख रहा है। इस विंडो में सिंपल क्लिक करोगे, ये विंडो एक्टिव हो गई। अब यहाँ पे तुमको देखो इसी विंडो के जस्ट ऊपर 3D प्लान एलिवेशन, ठीक है ना, तो मुझे एलिवेशन चाहिए तो मैं एलिवेशन पे जाऊँगा, 1 को सिलेक्ट करूँगा, ओके करूँगा, तो ये देखो मेरा एलिवेशन व्यू खुल गया। मतलब ये फ्रंट व्यू देख रहा हूँ मैं, बेस है, स्टोरी 1 है, तुमने हाइट रखी थी 3 मीटर, तो 3 मीटर हाइट यहाँ पे आई होगी सिंपल। अपन को एक्स एक्सिस दिख रही है और जेड एक्सिस दिख रही है, ठीक है ना, और तुम यहाँ से 3D व्यू से भी समझ सकते हो। आई होप सबको समझ में आई होगी ये चीज़, ठीक है ना। एलिवेशन थोड़ा सा टिपिकल चीज़ है, एलिवेशन क्या होता है, सिंपल समझ लो फ्रंट व्यू होता है, ठीक है ना, फ्रंट व्यू होता है। अब इसमें थोड़ा स्ट्रक्चरल एलिवेशन है, इसलिए मैं उसमें डीप में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। तो सिंपल ये समझ लो फ्रंट व्यू होता है। तो मैंने फ्रंट व्यू में अपना क्या कर लिया है, मेरा ग्रिड सिस्टम आ गया है। अभी ये सिर्फ ग्रिड है, कुछ नहीं है, हवा है, तुमने हवा में कुछ इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी है सिंपल। अब यहाँ पे अपन को चीज़ों को धीरे धीरे काम अपन अपना शुरू करते हैं। तो फाइल, एडिट, व्यू, ये तुम्हारे कोई भी काम का नहीं, कल भी बताया था। अब काम शुरू करते हैं। सबसे पहले जाओगे तुम डिफाइन में, डिफाइन में जाके जैसे डिफाइन मेन्यू पे क्लिक करोगे तुमको आगे मिलता है मटेरियल प्रॉपर्टीज़, सेक्शन प्रॉपर्टीज़। ये दो अपने काम के हैं, ठीक है ना। अपन यहाँ पे काम करेंगे मटेरियल प्रॉपर्टीज़ में, अपन अपने मटेरियल को डिफाइन करेंगे। सेक्शन प्रॉपर्टीज़ में अपन सेक्शन को डिफाइन करेंगे। अपना सेक्शन कौन सा होने वाला है, अपने पास एक सेक्शन है जो कि अपना बीम सेक्शन, ठीक है ना, सिंपल। अपनी जो बीम है वो अपना बीम सेक्शन है जो कि फ्रेम्ड सेक्शन में आता है, ठीक है। टेंडन सेक्शन केबल्स होते हैं, स्लैब सेक्शन तुम्हारा स्लैब होता है, टेक्स्ट सेक्शन भी स्लैब ही होता है, वॉल अलग होती है, रीइंफोर्सिंग बार साइजेस, ये अलग अलग चीज़ें आ गई। बचता है फ्रेम। तो अपने जो बीम्स और कॉलम्स होते हैं वो दोनों फ्रेम सेक्शंस में ही आते हैं, ठीक है ना। तो इस डिफाइन सेक्शन में मटेरियल प्रॉपर्टीज़ अपने काम की है, सेक्शन प्रॉपर्टीज़ अपने काम की है, और भी अपने कुछ काम का। अपन नीचे आते हैं तो अपन को मिलता है यहाँ पे लोड पैटर्न्स, ठीक है ना, ये भी अपने काम का है, और लोड कॉम्बिनेशंस, ठीक है ना। ये 4 चीज़ों में काम करना है। अगर तुम अभी सॉफ्टवेयर में जाके आगे काम भी करते हो तो इन 4 चीज़ों से आगे नहीं जाओगे, ठीक है ना। इन 4 चीज़ों में ही रहना है। डिफाइन वाले अगर मेन्यू में अंदर जाते हो तो इन 4 चीज़ों में ही रहना है, ठीक है ना, सिंपल। तो सबसे पहले और सबसे अच्छी बात ई टैब्स में ये है कि पूरा मतलब एक वे है, मतलब इस चीज़ को करने का। पहले डिफाइन करना है, फिर ड्रॉ करना है, फिर असाइन करने के लिए अपन को चीज़ों को सिलेक्ट करना पड़ता है, इसलिए सिलेक्ट कमांड पहले दिया है। फिर सिलेक्ट करना है, फिर उसमें असाइनिंग करेंगे अपन, फिर एनालाइज करेंगे, फिर रिजल्ट्स को देखने के लिए डिस्प्ले में जाते हैं अपन, ठीक है ना। जो भी रिजल्ट्स अपने हैं, जो भी शेयर फोर्सेस की वैल्यू आई है उनको देखने के लिए अपन डिस्प्ले का यूज़ करते हैं। फिर डिज़ाइनिंग करेंगे अपन, फिर बाकी के अपने ऑप्शन हैं, ठीक है ना। तो पूरा एक वे है, इसलिए अपन एक बार सॉफ्टवेयर को पढ़ लिया ना तो भूलते नहीं है अपन, ठीक है। तो अब काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डिफाइन में जाएंगे। डिफाइन में मटेरियल प्रॉपर्टीज़, मटेरियल अपन को 2 डिफाइन करने हैं, एक कॉन्क्रीट है M25 का और एक अपना रीबार है Fe415 ग्रेड का, सिंपल। तो मटेरियल प्रॉपर्टीज़ में क्लिक करूंगा, ठीक है ना। डिफाइन मटेरियल्स, यहाँ पे कुछ डिफॉल्ट मटेरियल्स आ रहे हैं, ठीक है ना, इनको छोड़ो। तुमको सीधे यहाँ पे जाना है ऐड अ न्यू मटेरियल, मुझे एक नया मटेरियल ऐड करना है। ऐड अ न्यू मटेरियल पे क्लिक करोगे तो तुमको यहाँ पे पूछ रहा है रीजन, कौन से रीजन में तुम बना रहे हो अपना स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो तुम इंडिया में बना रहे हो, ठीक है। मटेरियल टाइप तुम्हारा कौन सा है, सबसे पहले कंक्रीट को डिफाइन करते हो, तो मेरा मटेरियल टाइप कौन सा है, कंक्रीट, ठीक है ना। स्टैंडर्ड कौन सा यूज़ करोगे, इंडियन। और ग्रेड कौन सा है अपने पास, अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट में अपन ने कौन सा ग्रेड यूज़ किया है, M25। तो सिंपल मैं यहाँ पे M25 चूज़ कर लूँगा, ओके कर दूंगा। तो ये सारी मेरे पास प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं, ठीक है ना। M25 कंक्रीट की जो जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो यहाँ पे सारी मेरे पास अवेलेबल हैं। इनसे ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ अपन देखी नहीं जाती है, ठीक है ना। सोम अगर सब्जेक्ट तुम लोग पढ़ते हो तो वेट पर यूनिट वॉल्यूम है तो 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ये तो बहुत नॉर्मल चीज़ है। बाकी पॉइजन्स रेशो देखते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, थर्मल एक्सपांशन भी नहीं देखा जाता है ज़्यादा, ठीक है ना। बाकी इन दोनों चीज़ों को देखते हैं। बाकी जो चीज़ें डिफाइंड है पहले से, ठीक है, तो वो सॉफ्टवेयर अपने आप लेके चलता है, ठीक है। तो M25 सिंपल, इसके बाद ओके कर दोगे तो यहाँ पे मेरा M25 मटेरियल ऐड हो गया है, एज सिंपल, ठीक है ना। फिर से मैं क्या करूँगा, अब रीबार का मटेरियल मुझे चाहिए तो मैं वापस से ऐड अ न्यू मटेरियल करूँगा। रीजन मेरा इंडिया ही रहने वाला है। मटेरियल टाइप इस बार मेरा क्या हो जाएगा, स्टील मत करना, स्टील अलग चीज़ होती है, अपना होगा रीबार, ठीक है ना। अपना मटेरियल क्या हो जाएगा, रीबार। स्टैंडर्ड मेरा इंडियन ही रहने वाला है, और ग्रेड मेरा HYSD ग्रेड 415 या फिर Fe415, एक ही चीज़ है दोनों, ठीक है ना। तो मुझे इसी ग्रेड का रीबार डिफाइन करना है, तो मैं ओके कर दूंगा, ओके कर दूंगा, सिंपल। HYSD 415। अब मैं रीबार का यहाँ पे एक ही ग्रेड डिफाइन कर रहा हूँ, मैं मेन बार के लिए और स्टेरअप्स के लिए अलग अलग डिफाइन नहीं करूँगा, ठीक है ना। इसके बाद अगर दूसरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखेंगे तो उसमें अपन 2 मटेरियल डिफाइन कर लेंगे, बहुत ईजी है, फटाक से हो जाता है। अभी हाल फिर से करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे बस क्या करना है तुमको, माइल 250 का एक रीबार और ऐड करना है, तुम्हारा तीसरा ग्रेड भी आ गया है, सिंपल। तुम्हारा तीसरा मटेरियल भी तुमने ऐड कर दिया। एक कंक्रीट का मटेरियल है और एक तुम्हारा क्या है,
दो तुम्हारे हैं स्टील के मटेरियल, ठीक है, रीबार के मटेरियल। तो तुमने मटेरियल डिफाइन कर दिया है। इस इन चीज़ों के अलावा तुमको कोई भी और मटेरियल नहीं लगने वाला है इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में। तुम्हारा मटेरियल डिफाइनिंग क्या हो गया, खत्म हो गया। अब तुमको अपनी बीम को डिफाइन करना है कि हमारे पास बीम है 500 क्रॉस 500 की, मतलब ब्रेड्थ और डेप्थ कितनी है 500 क्रॉस 500। लेंथ कैसे डिफाइन होगी उसकी, लेंथ इन ग्रिड्स के बीच में अपन उस बीम को सिंपल बना देंगे तो लेंथ उसकी अपने आप डिफाइन हो जाएगी। ग्रिड्स के बीच में जितनी मतलब स्पेसिंग है उतनी स्पेसिंग में अपनी बीम अपने आप बन जाएगी, ठीक है ना, सिंपल। तो अब मैं जाऊंगा वापस से अपनी बीम को डिफाइन करने के लिए। बीम को डिफाइन करना है तो डिफाइन में जाएंगे, सेक्शन प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे क्योंकि अपना बीम का सेक्शन है। बीम का सेक्शन अपना फ्रेम्ड सेक्शंस में आता है, बीम्स और कॉलम्स अपने फ्रेम सेक्शंस में आते हैं। मैं जैसे ही फ्रेम सेक्शन में क्लिक करूंगा तो फ्रेम प्रॉपर्टीज़ आएगी यहाँ पे। थोड़ी सी मेरे पास पहले से डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल हैं, ठीक है ना। तुम प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे इंपोर्ट भी करा सकते हो, इंपोर्ट न्यू प्रॉपर्टीज़ जो पहले से एडेड होंगी। अब इंपोर्ट और पहले से एडेड, इसका क्या मतलब है, जब अपन स्टार्टिंग में मॉडल इनिशियलाइज कर रहे थे ना तो उसने पूछा था स्टील सेक्शन डेटाबेस तुमको कौन सा यूज़ करना है, तो अपन ने वहाँ पे इंडियन चूज़ किया था। तो जो भी स्टील के सेक्शंस अवेलेबल है ना, पूरा एक डेटाबेस ईटैप्स के पास है कि इसमें नंबर ऑफ सेक्शंस रहते हैं, ठीक है। अगर मैं इंपोर्ट न्यू प्रॉपर्टी करूँ, ठीक है ना, और स्टील पे जाऊँ, मैं आई सेक्शन पे जाऊँ तो देखो नंबर ऑफ सेक्शंस अवेलेबल है मेरे पास। ISHB 150, इसके फुल फॉर्म का भी चेक करना जाके फर्स्ट ईयर में, तो इनके फुल फॉर्म चेक करना तुमको मिलेंगे, इनका फुल फॉर्म मालूम चलेगा तब समझ में आएगा इस बीम का नेमिंग कैसे करते हैं। तो पूरा डेटा बेस है मेरे पास आई सेक्शन का, ठीक है ना, इतने सारे हैं। ये मीडियम वेट बीम होता है, ये स्मॉल वेट बीम होता है, ठीक है ना। ये सबसे बड़ा सेक्शन अवेलेबल है। ये सारे के सारे आई सेक्शन हैं जो कि इंडिया में यूज़ किए जाते हैं। तो इसके पास पूरा डेटाबेस रहता है। इंपोर्ट नहीं कराना है अपन को क्या करना है, एक प्रॉपर्टी ऐड करना है, सिंपल, ठीक है। ये मैंने वो जो स्टार्टिंग में मैंने स्टील सेक्शन डेटाबेस था उसको मैंने बस यहाँ पे बता दिया है कि वो अपन क्यों यूज़ करते हैं इंडियन, ठीक है। तो अपन फ्रेम प्रॉपर्टीज़ में आएंगे। कहाँ से आते हैं अपन फ्रेम प्रॉपर्टीज़ में, शुरू से बताता हूँ। डिफाइन में आके सेक्शन प्रॉपर्टीज़ फ्रेम्ड सेक्शन, ठीक है ना। यहाँ पे आके इंपोर्ट मत कराना, ऐड करना, ठीक है ना। ऐड अ न्यू प्रॉपर्टी पे जाना। अब तुम्हारी क्या होने वाली है, कंक्रीट की बीम होने वाली है, ठीक है ना, जो कि रेक्टेंगुलर ही रहने वाली है या फिर स्क्वायर समझ लो, ठीक है। लेंथ डिफाइन है, ये क्रॉस सेक्शन है उसका जो कि तुम्हारा स्क्वायर दिखेगा क्योंकि 500 क्रॉस 500 की तुम्हारी बीम है, तो तुम्हारा क्रॉस सेक्शन कैसा दिखेगा, स्क्वायर दिखने वाला है। वो कैसे दिखेगा अभी अपन 3D में, यहाँ पे जब बीम बन जाएगी तुमको 3D में मैं दिखाऊंगा कैसा दिखता है, ठीक है ना। अपन 3D मॉडलिंग भी करते हैं इसमें, स्ट्रक्चरल 3D मॉडलिंग। तो मैं कॉन्क्रीट की बीम को यूज़ करूँगा इसमें, ठीक है ना। सिंपल इस बीम का तुम नाम दे सकते हो, ठीक है ना। ये नाम देना बहुत अच्छी बात है, इससे कभी मतलब बोर मत होना कि अब नाम भी दो उसका, क्योंकि स्टैडबरो में तुम नाम नहीं दे सकते, ठीक है। तो इसका नाम मैं देता हूँ बीम 500 क्रॉस 500, सिंपल। मटेरियल कौन सा है बीम का, मेन मटेरियल जो कि अपने वाला अपना क्या होता है, कंक्रीट का मेन मटेरियल होता है। तो M25 का मैं मटेरियल दे दूंगा इसको, ठीक है ना। सिंपल यहाँ से जाके तुम तुरंत में मतलब इंस्टेंटेनियसली तुम यहाँ पे एक मटेरियल डिफाइन कर सकते हो ये 3 डॉट्स पे क्लिक करके, पर मैंने पहले ही मटेरियल डिफाइन कर दिया अपना, ठीक है। तो M25 मैंने मटेरियल दे दिया है, सेक्शन शेप क्या है, कॉन्क्रीट रेक्टेंगुलर है, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे डेप्थ दूंगा इसकी और विड्थ दूंगा, डेप्थ मांग रहा है विड्थ मांग रहा है, ठीक है, सिंपल। तो मेरी डेप्थ कितनी होने वाली है 500, मेरी विड्थ कितनी होने वाली है 500, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो इसने ये शेप अपना बता दिया है कि रेक्टेंगुलर ये क्रॉस सेक्शन ऐसा दिखेगा, ठीक है ना। तो मैंने बीम का नाम दे दिया है, मटेरियल दे दिया है, डेप्थ दे दी है, विड्थ दे दी है, ठीक है ना। अब अपन ने क्या किया है, अपना रीइंफोर्समेंट भी डिफाइन किया है। रीइंफोर्समेंट का मटेरियल या फिर रीबार का मटेरियल भी अपन ने डिफाइन किया है, क्योंकि अपन बीम के अंदर रीबार लगाएंगे, बिना रीबार की बीम नहीं बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको बगल में ये रीइंफोर्समेंट का टैब छोटा सा बटन मिलता है, मॉडिफाई शो रीबार, ठीक है ना। इसमें ज़रूर चले जाना, ठीक है। इसमें क्लिक करोगे सारी चीज़ें करने के बाद, तो सबसे पहले फ्रेम सेक्शन प्रॉपर्टी रीइंफोर्समेंट डाटा, ये पूरा रीइंफोर्समेंट डाटा है, ठीक है ना। ये कॉलम के लिए है P2 M2, मतलब M2 मतलब मूवमेंट 2, सेकंड एक्सिस होती है, थर्ड एक्सिस होती है। अभी आगे देखेंगे। P अपना लोड हो गया। M3 डिज़ाइन ओनली बीम, ठीक है। M3 क्या है, मूवमेंट 3 एक्सिस के अलॉन्ग है, ठीक है ना। M2 क्या है, मूवमेंट 2 एक्सिस, ये एक्सिस बनती हैं जैसे जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं अपन, सॉल्व करते हैं ना क्वेश्चंस को, तो ये एक्सिस अपने आप बनती हैं। तो अभी क्या कर रहे हैं अपन, बीम डिज़ाइन कर रहे हैं, तो कॉलम हटाएंगे, बहुत बड़ी विंडो है, बीम डिज़ाइन को चूज़ करेंगे क्योंकि अपन बीम डिज़ाइनिंग करने वाले हैं, ठीक है ना। तो मैं बीम डिज़ाइन कर लूँगा, ये छोटी सी चीज़ हो गई, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे रीबार मटेरियल पूछ रहा है, लॉन्गिट्यूडनल बार मतलब जो अपना मेन बार रहने वाला है, तुमको पता था अलॉन्ग द लेंथ चलेगा जो पूरा, उसका अगर यहाँ पे चूज़ कर लेना, उसका अपना हाई स्ट्रेंथ स्टील देंगे अपन, ठीक है ना, क्योंकि वो मेजर लोड वही लेगा, ठीक है। कन्फाइनमेंट बार्स, बगल में टाइज भी लिखा है मैंने तुमको, इसलिए टर्मिनोलॉजीज बताई थी सारी। कन्फाइनमेंट बार, टाइज या फिर स्टेरअप, ये एक ही चीज़ है, ठीक है ना। तो अपना यहाँ पे क्या है, माइल 250 का मैंने ये दोनों ग्रेड्स दे दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कवर पूछ रहा है,
तो कवर अभी छोड़ दो, मैं कवर बता दूंगा क्या होता है। कवर बहुत इजी है, मतलब कुछ बड़ी बहुत भारी भरकम चीज़ नहीं है। कवर बताना मतलब बताना ज़रूरी भी है, पर अभी यहाँ पे 60-60 या फिर मैं 25-25 जो कि अपना हमेशा होता है। ये थंब रूल है कि बीम में रेसिडेंशियल होम्स में 25 mm का अपन कवर देते हैं, ठीक है ना। 25 mm के अपने कवर ब्लॉक आते हैं, या फिर 1 इंच के कवर ब्लॉक। अगर साइट वगैरह में काम करने जाओगे तो वहाँ पे सिंपल सिंपल 1 इंच के कवर ब्लॉक अपन को मिलते हैं। स्लैब्स वगैरह में यूज़ होते हैं ये सब चीज़ें। तो क्यों यूज़ होते हैं वो भी अभी अपन देख लेंगे। तो देखो मैंने यहाँ पे अपनी बीम को डिफाइन कर दिया, उसका रीबार डिफाइन कर दिया। डिज़ाइन किस तरीके से होगा, बीम डिज़ाइन करेगा, ठीक है ना, क्योंकि अपन बीम सेक्शन ही बनाने वाले हैं। सिंपल ओके करूँगा और ये वापस से यहाँ पे आ जाऊँगा और यहाँ पे मैं ओके कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरी बीम 500x500 यहाँ पे मैंने अपनी बीम क्या है डिफाइन कर दी है, ठीक है। अब मेरे पास बीम का सिर्फ एक ही सेक्शन है, सिंपल मैं इसको ओके कर देता हूँ, ठीक है ना। तो मेरे पास बीम का एक ही सेक्शन है, मेरे पास कोई और कॉलम नहीं है, कोई और दूसरी बीम नहीं है, मेरे पास कोई भी स्लैब नहीं है, तो मैं किसी भी और सेक्शन को डिफाइन नहीं करूँगा। आगे बढ़ते हैं, तो अपने यहाँ पे और क्या चीज़ काम की थी, लोड पैटर्न्स, ठीक है ना। अगला क्या आता है, लोड पैटर्न। लोड पैटर्न मतलब मैं वापस से तुमको क्वेश्चन स्टेटमेंट में लेके जाता हूँ। क्वेश्चन स्टेटमेंट शेयर हो रहा है, क्वेश्चन स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो लोड लगा है ना, ये देखो कल से मैंने ये लोड लगा के रखा है, जब से मटेरियल बना रहा है यहीं 4 मीटर स्पान में ही लगा है, मतलब ये एक डेड लोड है, हिल नहीं रहा है अपनी जगह से, ठीक है ना। तो अपन को एक लोड पैटर्न डिफाइन करना पड़ेगा ई टैब्स में कि हमारे पास डेड लोड है, ठीक है ना। अगर बिल्डिंग स्ट्रक्चर मॉडल कर रहे हो तो तुमको वहाँ पे लाइव लोड भी डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है ना। पर अभी के लिए अपने पास सिर्फ डेड लोड है 10 किलो न्यूटन का, तो अपन एक डेड लोड का एक पैटर्न अपन डिफाइन कर देंगे सिंपल। और वैसे भी प्री डिफाइंड रहता है। ई टैब्स को इतना पता है कि भाई बिल्डिंग डिज़ाइन करने आया बंदा तो डेड और लाइव लोड तो लगाएगा ही लगाएगा। सीस्मिक ना लगाए, विंड ना लगाए, सीस्मिक, अर्थक्वेक, विंड, टेम्परेचर, स्नो, ये लोड कोई लगाए या ना लगाए, पर स्ट्रक्चर बना रहा है तो डेड और लाइव तो लगना ही लगना है, ठीक है। तो अगर मैं डिफाइन में जाता हूँ और उसके बाद मैं लोड पैटर्न्स में जाता हूँ, तो देखो डेड लोड और लाइव लोड मुझे पहले से एडेड यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या आ रहा है तुमको, देखो एक चीज़ यहाँ पे मिल रही है, सेल्फ वेट मल्टीप्लायर, ठीक है ना। सेल्फ वेट मल्टीप्लायर देखो यहाँ अपना लाइव के लिए 0 है और डेड के लिए 1 है, ठीक है ना। तो अभी मैं ये चीज़ नहीं बता रहा हूँ, ये चीज़ मैं तुमको बाद में बताऊँगा जब पूरा अपना मॉडल एनालिसिस हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद बताऊँगा ये डेड में 1 क्यों है और लाइव में 0 क्यों है, ठीक है। वो सब्जेक्ट से भी थोड़ा रिलेट करता है। तो मेरे पास डेड लोड है, लाइव लोड है, दोनों लोड है। चाहे तो लाइव को डिलीट कर दो अपन, ठीक है ना, क्योंकि अपन को लाइव की ज़रूरत ही नहीं है। और ऐड करना है वापस से, तो यहाँ पर पहले नेम दे दो लाइव, और इसके बाद यहाँ से अपना लोड पैटर्न चूज़ कर लो लाइव, और सेल्फ वेट मल्टीप्लायर तुमको जितना रखना है रख दो। ऑटो लेटरल लोड मतलब यहाँ पे क्या तुमको कोड चूज़ करना पड़ता है, ठीक है ना। अब डेड लोड और लाइव लोड क्या है, तुमको सीधे वैल्यूज़, अगर तुम डेड लोड और लाइव लोड लो तो उसके लिए IS 875 ये कोड है। IS 875 पार्ट 1 होता है डेड के लिए, पार्ट 2 होता है अपना लाइव लोड के लिए। पर उस कोड में क्या रहती हैं, सिर्फ डेड लोड और लाइव लोड की वैल्यूज़ रहती हैं, इसलिए यहाँ पे वो तुमसे पूछता नहीं है, ठीक है ना। अगर मैं नाम लाइव दे दूँ सिंपल, और अगर यहाँ पे मैं अपने लोड को सीस्मिक कर दूँ, ठीक है ना, सीस्मिक मतलब अर्थक्वेक में जो लोड लगेगा, तो यहाँ पे तुमको IS फिर कोड चूज़ करना पड़ेगा। कौन सा IS कोड है अपने पास, IS 1893 2016, ठीक है ना। क्योंकि सीस्मिक में बहुत अलग अलग और भी चीज़ें होती हैं ना, रिस्पॉन्स फैक्टर होता है, इंपॉर्टेंस फैक्टर होता है, सीस्मिक जोन्स होते हैं अलग अलग। तो यहाँ पे तुमको सिंपल IS कोड चूज़ करना पड़ता है। अभी के लिए अपने पास लाइव है और उसकी सिर्फ वैल्यूज़ रहती हैं, तो तुम IS कोड से देख के सिर्फ वैल्यूज़ डालना पड़ता है, और सिंपल इसको जाके ऐड न्यू लोड कर दो, तो ये तुम्हारा लाइव लोड वापस से ऐड हो जाएगा। इसको अभी मैं वापस से डिलीट कर देता हूँ। तो मेरे पास डेड लोड है, सेल्फ वेट मल्टीप्लायर मैंने 1 लिया, ये कहाँ पे, लोड पैटर्न्स में, ठीक है ना। लोड पैटर्न्स याद रखना, लोड पैटर्न्स, यहाँ पे लोड केसेस भी मिल जाएंगे और लोड कॉम्बिनेशंस भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो लोड पैटर्न्स देख लिए अपन ने, डेड लोड है अपने पास। लोड कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं, लोड कॉम्बिनेशंस होते हैं कि देखो अभी जब भी तुम अपने स्ट्रक्चर में लोड लगाते हो, तुम डेड लोड लगाओगे, लाइव लोड लगाओगे, ठीक है ना, फिर उसमें सीस्मिक लोड लगाओगे, विंड लोड लगाओगे। तो ई टैब्स क्या करता है, अलग अलग लोड के लिए अलग अलग एनालिसिस करता है। पहले वो पूरे स्ट्रक्चर में सिर्फ डेड लोड लगा देगा, फिर उसका रिजल्ट दे देगा, फिर पूरे स्ट्रक्चर में वो लाइव लोड लगा देगा, फिर उसके रिजल्ट दे देगा कि लाइव लोड की वजह से शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट कितने आ रहे हैं। फिर उसके बाद वो सिर्फ सीस्मिक लोड लगा देगा,
मतलब उस टाइम वो डेड लोड, लाइव लोड और विंड लोड को कंसीडर नहीं करेगा, ठीक है ना, सिर्फ सीस्मिक लोड लगाएगा और पूरा एनालिसिस कर देगा वो, ठीक है। और फिर तुमको बताएगा कि सीस्मिक लोड की वजह से कितना मूवमेंट वगैरह जनरेट हो रहा है, और विंड के लिए अलग करेगा। पर अगर हवा भी चल रही है उतने में, भूकंप भी आ गया और तुम भी रह रहे हो अपने घर में, तो लाइव लोड लगा हुआ है घर पे, डेड लोड भी लगा हुआ है तुम्हारे सामान का, भूकंप भी आ गया है, हवा भी चल रही है, तो चारों लोड एक साथ काम कर रहे हैं ना तुम्हारे स्ट्रक्चर में। इसलिए अपन को कॉम्बिनेशंस डिफाइन करने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो कॉम्बिनेशन सिंपल यही है, ठीक है ना। तो ई टैब्स क्या करता है, अपने आप कॉम्बिनेशन ऐड डिफॉल्ट डिज़ाइन कॉम्बोज पे क्लिक करोगे, ठीक है। कॉन्क्रीट फ्रेम डिज़ाइन, क्योंकि अपन कॉन्क्रीट का एक फ्रेम डिज़ाइन करने वाले हैं, स्टील का फ्रेम भी है, कंपोजिट बीम भी है यहाँ पे, कॉन्क्रीट शेयर वॉल मतलब कॉन्क्रीट की वॉल सिंपल, ठीक है ना, कंक्रीट का स्लैब है। इनके लिए अलग अलग लोड कॉम्बिनेशंस बनते हैं। ये सारे कॉम्बिनेशंस कहाँ मिलेंगे, सब आईएस कोड में दिया है, ठीक है ना, सब कुछ आईएस कोड में दिया है। ओके करूँगा तो तुमको यहाँ पे 2 लोड कॉम्बिनेशंस मिल गए हैं, ठीक है ना। लीनियर टाइप देखो इनने ऐड कर दिया है सिंपल। ऑटो भी कर सकते हो और अपने मन से भी डिफाइन कर सकते हो तुम। अगर मैं डीकॉन 1 को चूज़ करूँ यहाँ पे कॉम्बिनेशन को, और इसको मैं मॉडिफाई या शो कॉम्बो करूँ, तो देखो उसने डेड लोड को क्या कर दिया, 1.5 से मल्टीप्लाई करके अपने स्ट्रक्चर में लगा दिया है सिंपल, ठीक है ना। अब जितना भी डेड लोड होगा उसको 1.5 टाइम्स कर दिया, मतलब और लोड को बढ़ा दिया इसने, क्योंकि अपन को सेफ स्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि अगर बता रहे हैं कि 2 मंजिल का घर है, ज़्यादा से ज़्यादा 30 लोग रहेंगे तो कभी बढ़ गया लोड, तो इसलिए थोड़ा सा स्केल फैक्टर ज़्यादा लेके चलते ही है हमेशा, ठीक है ना। तो सिंपल इसने डेड को यहाँ पे 1.5 लेके चल दिया है, और डीकॉन 2 में इसने क्या किया है, मॉडिफाई शो में डेड और लाइव दोनों ले लिया यहाँ पे इसने सिंपल, दोनों को 1.5 करके ऐड करेगा, ठीक है ना, और अपने स्ट्रक्चर में फिर लगाएगा उतने लोड को, और फिर उसको एनालाइज करेगा। सिंपल इसका ये मतलब होता है। बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं, ठीक है ना। अगर तुम डेड लोड, लाइव लोड, सीस्मिक लोड मतलब अर्थक्वेक लोड और विंड लोड, ये चारों लोड पैटर्न अगर डिफाइन करते हो, और उसके बाद अगर तुम डिज़ाइन कॉम्बिनेशंस ऐड कर दो, तो लगभग 14 टाइप्स के कॉम्बिनेशंस अपने आप ऐड होते हैं, ठीक है ना। अलग अलग टाइप के फैक्टर से मल्टीप्लाई करके, मतलब 1.5 इंटू डेड और 0.9 इंटू लाइव, ऐसा एक कॉम्बिनेशन बना देगा। 1.5 इंटू सीस्मिक लोड प्लस 0.9 इंटू विंड लोड, ऐसा एक कॉम्बिनेशन बना के लगा देगा। 3 लोड के अलग कॉम्बिनेशन बना के लगा देगा। कॉम्बिनेशंस भी यूज़ करते हैं, पर फिलहाल के लिए हमने 2 कॉम्बिनेशन यहाँ पे ले लिए हैं, ठीक है ना। और मैं इसको ओके कर देता हूँ, तो मैंने कॉम्बिनेशंस भी ऐड कर दिए हैं, ठीक है। सिंपल मटेरियल प्रॉपर्टीज़ हो गई है अपनी, ठीक है ना। सेक्शन प्रॉपर्टी भी हो गई, मैंने बीम डिफाइन कर दी, मटेरियल भी डिफाइन कर दिए हैं, लोड पैटर्न भी डिफाइन कर दिया, जो कि मेरा एक डेड लोड होने वाला है। लोड कॉम्बिनेशंस भी डिफाइन कर दिए हैं। कॉम्बिनेशंस नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर लोड पैटर्न्स देख लेना, मटेरियल प्रॉपर्टीज़ और सेक्शन प्रॉपर्टीज़ तो मैंडेटरी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अपन ने डिफाइनिंग हो गई, अब अपन को अपनी बीम बनानी है। सिंपल क्या करना है, अपन को अपनी बीम बनानी है। तो ड्रॉ कमांड पे जाओगे, ड्रॉ कमांड पे जाने के बाद ड्रॉ कमांड के बाद तुमको देखो, ड्रॉ कमांड में यहाँ भी ये मिल रहा है, ड्रॉ बीम कॉलम ब्रेसिस ऑब्जेक्ट, सिंपल, ठीक है ना। ड्रॉ बीम कॉलम ब्रेसिस ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे तुमको एक ये मिल रहा है, क्विक ड्रॉ बीम कॉलम, मतलब क्विकली तुम ड्रॉ कर सकते हो बीम कॉलम। और यहाँ पे क्या लिखा है, प्लान एलिवेशन 3D, मतलब प्लान विंडो में भी ड्रॉ कर सकते हो, एलिवेशन विंडो में भी ड्रॉ कर सकते हो, और 3D विंडो में भी ड्रॉ कर सकते हो। सिंपल ना। तो मैं ड्रॉ पे गया हूँ, ड्रॉ बीम कॉलम ब्रेसेस, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं क्या गया हूँ, क्विक ड्रॉ बीम कॉलम प्लान एलिवेशन 3D। यहाँ पे तुमको ये बटन मिल रहा है, या फिर सिंपल बाहर आओ इससे, और यहाँ पे तुमको ये जो बटन मिल रहा है ये भी वही चीज़ है। इसके ऊपर थोड़ी देर होवर करोगे, दिखा दे, दिखा क्यों नहीं रहा है यार। इसके ऊपर थोड़ी देर होवर करोगे तो ये दिखा था, देखो इसमें भी यही चीज़ है, क्विक ड्रॉ बीम कॉलम्स प्लान एलिवेशन 3D। तो मैं सिंपल इस पे जाके क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरा यहाँ पे बीम ड्रॉ बीम कमांड शुरू हो गया है, ठीक है ना। तो तुमको यहाँ पे नीचे एक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑब्जेक्ट मिलता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑब्जेक्ट को यहाँ पे उठा के रख देता हूँ मैं अभी, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, टाइप ऑफ लाइन क्या है, मेरी फ्रेम है, क्योंकि मैं फ्रेम बनाने वाला हूँ। अब प्रॉपर्टी मतलब बीम की प्रॉपर्टी कौन सी होने वाली है अपनी। अगर इसको मैं डाउनफॉल करूँगा तो देखो यहाँ पे सारी बीम की प्रॉपर्टीज़ थी जो वहाँ पे अपने पास अवेलेबल थी, ठीक है ना। और अपनी बीम कौन सी रहने वाली है, अपने पास ये वाली बीम है, बीम 500 क्रॉस 500, जो कि अपन ने डिफाइन कर रखी है। सिंपल मैं इस बीम को चूज़ करूँगा, ठीक है ना। और किसी विंडो में जाके देखो, यहाँ पे जाओगे तो ये हाईलाइट हो रहा है, ये स्नैप कर रहा है, देखो 3D में जाओगे तो 3D में भी ये स्नैप करता है। पर अभी ये क्या है, विंडो एक्टिव नहीं है। अगर विंडो को एक्टिव करूँ तो इसने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है बीम। वैसे देखो यहाँ पे ये स्नैप कर रहा है, सबको दिख रहा है, 3D में भी स्नैप कर रहा है, और ये 2D में भी स्नैप कर रहा है। अब देखो 2D विंडो इसकी क्या हो गई, ऑफ हो गई। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखो अभी 2D में स्नैप कर रहा है, सबको शो हो रहा है,
मेरे को रिस्पॉन्ड कर दो एक बार, यस सर। ठीक है ना। यस सर। तो तुमको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे जाके सिंपल इसको क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारी बीम ड्रॉ हो जाएगी, सिंपल इस विंडो को क्लोज कर दो, एस्केप करके कमांड से बाहर आ जाओ, ठीक है ना। या फिर यहाँ पे जो सिंपल सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का बटन है उस पर क्लिक कर दोगे तो कमांड से बाहर आ जाओगे, या फिर एस्केप कर दो। तो मैं एस्केप करके तो बाहर नहीं आ पा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इस सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूँगा तो मैं अपने कमांड से बाहर आ जाऊँगा। अब उनको ये बीम चाहिए थी, ये एक्स्ट्रा में बन गया है, पता नहीं क्यों, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, इसको सिलेक्ट करना, ठीक है। तो देखो ये हल्का सा डॉटेड दिखेगा, अब जैसे इसको सिलेक्ट करोगे तो डॉटेड दिखेगा। या फिर यहाँ पे बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे आओगे, तुमको यहाँ पे लिखेगा दिखेगा 1 फ्रेम सिलेक्टेड, दिख रहा है सभी लोगों को 1 फ्रेम सिलेक्टेड, 1 फ्रेम सिलेक्टेड सभी को दिख रहा होगा। या फिर तुमको ये जो मैंने कॉलम बनाया है या फिर ये जो मेरा एक्स्ट्रा एलिमेंट बन गया यहाँ पे, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, कुछ नहीं करना, सिंपल डिलीट कर देना, ठीक है। तो ये मेरा एलिमेंट डिलीट हो गया। अब मेरे पास ग्रिड लाइंस वैसी की वैसी बची हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपनी बीम ड्रॉ कर दी है 500 क्रॉस 500 की। अब वो बीम बनी कैसी है, 3D मॉडलिंग तुमको जो बता रहा था मैं, अपन को इसका क्या एक्सट्रूडेड व्यू देखना पड़ेगा। अब ये मतलब 2D मतलब सिंपल लाइन दिखा रहा है, अपन को एक्सट्रूडेड व्यू कैसे देखते हैं। तो यहाँ पे तुमको ऊपर ये मिल रहा है, देखो बॉक्स मिल रहा है एक्सट्रूडेड व्यू टॉगल, ठीक है ना। हेल्प के नीचे ये एक बटन है, ये दूसरी राइट वाली बटन है, सेट डिस्प्ले ऑप्शन से ये तो, और इसके बाजू में तुमको ये बॉक्स मिल रहा है छोटा सा एक्सट्रूडेड व्यू टॉगल, ठीक है ना। तो जिस भी व्यू में तुमको पहले एक्सट्रूडेड व्यू देखना हो उस व्यू को ऑन कर लेना। अभी मैं 3D में दिखा रहा हूँ तुम लोगों को, और जैसे ही मैं इस एक्सट्रूडेड व्यू टॉगल पे क्लिक करूंगा तो देखो ये मेरे को अब तुमको यहाँ पे तुम्हारी बीम दिख रही होगी जो कि 500 क्रॉस 500 की सबको दिख रही है। अब ये देखो 3D में, यस सर। ठीक है ना। तो ये तुम्हारी बीम बनी हुई है, ठीक है ना। पर ये अभी ये हवा में झूल रही है तुम्हारी बीम, ठीक है। इसमें क्या अपन ने सपोर्ट नहीं लगाए हैं अभी, अपन को इसमें क्या है सिंपली सपोर्टेड बीम बनानी है। तो एक साइड अपन को क्या देना है, पिंड सपोर्ट देना है, और एक साइड अपन को क्या करना है, रोलर सपोर्ट देना है, सिंपल। तो एक्सट्रूडेड व्यू को चालू रखना चालू रख लो, बंद करना बंद रख लो। बंद करना प्रेफर करूंगा मैं क्योंकि ग्राफिक्स पावर लेता है, ठीक है ना। ग्राफिक्स पावर लेता है, प्रोसेसिंग स्पीड स्लो होती है, ठीक है, सिंपल। तो इसको एक्सट्रूडेड व्यू को यहीं से एक्सट्रूडेड व्यू टॉगल से बंद कर दो, सिंपल। नॉर्मल ग्राफिक्स में चलो। तो इतना काम अपन ने कर लिया है, सिंपल। अब अपन को क्या करना है, यहाँ पे अपन को क्या करना है, एक पिन सपोर्ट असाइन करना है, ठीक है ना। और यहाँ पे अपन को क्या करना है, एक अपन को रोलर सपोर्ट असाइन करना है, ठीक है। तो सिंपल क्या करोगे, यहाँ पे आके देखो ग्रिड पॉइंट ए, इसको सिलेक्ट कर सकते हो, ऐसे सिलेक्ट हो गया। और अगर ऐसे सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हो ना, तो सिंपल एक ऐसी छोटी सी विंडो बनाओगे ना, सॉरी विंडो बनाना तुम क्या, लेफ्ट टू राइट से, ये एक मतलब छोटा सा शॉर्टकट है, ये सारे सॉफ्टवेयर में यूज होता है। लेफ्ट टू राइट अगर सेलेक्ट करोगे तो जो भी चीज़ पूरी इस विंडो के अंदर कवर हो रही है सिर्फ वही सिलेक्ट होगी। जैसे अपना ये पॉइंट बस पूरा कवर हो रहा है, ये बीम पूरी कवर नहीं हो रही, तो पूरा सिर्फ पॉइंट सिलेक्ट होगा। पर अगर तुम लोग राइट टू लेफ्ट जाओगे तो जिस भी चीज़ को ये टच कर देगा ना, सिर्फ टच भी कर दिया, करने इतना सा पार्ट भी टच कर दिया, तो वो बीम वो पूरा एलिमेंट ही सिलेक्ट हो जाएगा। ये डिफरेंस होता है। तो लेफ्ट टू राइट चलना, ठीक है ना। ऐसा नोट सेलेक्ट करने में क्या होता है, अपन को आसानी होती है, ठीक है ना। तो ये मुझे इस नोट पॉइंट पे एक पिन सपोर्ट लगाना है, तो पहले इस नोट पॉइंट को मैं सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि क्यों, असाइन करने के पहले अपन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जिस भी चीज़ को असाइन करना है सिलेक्ट करो। अगर इस बीम में अपन को लोड असाइन करना है तो पहले बीम को सिलेक्ट करो। तो ये मैंने नोट पॉइंट सिलेक्ट कर लिया है, सिंपल। मैं असाइन में जाऊँगा, असाइन में जाके मुझे जॉइंट में जाना है, ठीक है ना, जॉइंट है ये क्योंकि एक, और रेस्ट्रेंट्स में जाना है। रेस्ट्रेंट्स में यही अपने सपोर्ट्स ही हैं, ठीक है ना। अपन को काय में जाना है, रेस्ट्रेंट्स में जाना है। रेस्ट्रेंट्स में जाएंगे तो पहला अपन को यहाँ पे फिक्स सपोर्ट मिलता है, फिर पिन सपोर्ट मिलता है, फिर रोलर सपोर्ट मिलता है, फिर फ्री सपोर्ट मिलता है। तो सपोर्ट तुमको बता दिए हैं, सिंपल मैं पिन सपोर्ट लूँगा यहाँ पे, देख लेना। देखो ट्रांसलेशन XYZ, ठीक है ना। रेस्ट्रेंट्स इन ग्लोबल डायरेक्शन मतलब ट्रांसलेशन बंद है पर रोटेशन चालू है। और पिन सपोर्ट यही होता है, दो रिएक्शन जनरेट करता है, याद रखना, ठीक है ना, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। इसमें Z में भी क्यों बोल रहा है, क्योंकि इसमें 3 डायमेंशन में काम करते हैं अपन, ठीक है ना। पर 2D में तुम लोग सिर्फ 2 डायरेक्शन में अपने रिएक्शंस देखते हो, ठीक है। और उसके बाद तुम शेयर फोर्स भी उन्हीं डायरेक्शन में देखते हो, वो भी अपन आगे देखेंगे। तो पिन सपोर्ट तुमको पता है, देखो ट्रांसलेशन उनमें बंद रहता है पर उसमें मूवमेंट अपन मतलब रोटेट वगैरह कर सकते हैं, तो यहाँ से तुम चेक कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एक पिन सपोर्ट को ऐड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा एक पिन सपोर्ट यहाँ पे लग चुका है, सिंपल। यहाँ पे पिन सपोर्ट लगा दिया है, यहाँ पे एक मैं रोलर सपोर्ट लगा देता हूँ, सिंपल। इसको नोट पॉइंट को मैंने सेलेक्ट किया, असाइन में गया, जॉइंट में गया, रेस्ट्रेंट्स में गया। अब यहाँ पे मेरे पास रोलर सपोर्ट है, तो देखो इसमें ट्रांसलेशन Z रेस्ट्रेंट है, ठीक है ना। Z में ट्रांसलेशन नहीं कर सकता ये, मतलब ऊपर नीचे नहीं करेगा, इसलिए एक वर्टिकल डायरेक्शन क्या करता है, ये वर्टिकल एक रिएक्शन जनरेट करता है, क्योंकि ये रेस्ट्रेंट है, काय में है,
जेड डायरेक्शन में, ठीक है। जब स्टैट प्रो में जाओगे तो उल्टा करना पड़ता है, इसमें रेस्ट्रेंट लगाना पड़ता है कि कहाँ ये हिल डुल नहीं सकता है। स्टैट प्रो में उल्टा करना पड़ता है कि कहाँ ये हिल डुल सकता है, तो वहाँ पे तुमको रिलीज करना पड़ेगा चीज़ों को। तो तुम चीज़ों को रिलीज काहे में करोगे, रोटेशन अबाउट जेड में करोगे, क्योंकि इसमें मूवमेंट जनरेट नहीं होता। तो मूवमेंट के अलॉन्ग ये मतलब रिलीज रहता है, मतलब उसको तुम रोटेट कर सकते हो और उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तुम मूव भी कर सकते हो। तो तुमको एक्स ट्रांसलेशन को एक्स में तुमको रिलीज करना पड़ेगा और रोटेशन अबाउट जेड को भी तुमको रिलीज रखना पड़ेगा। स्टैट प्रो की बात कर रहा हूँ। फिलहाल के लिए यहाँ पे आओगे, रोलर सपोर्ट को सिंपल क्लिक करोगे, ओके करोगे, तो ये देखो तुम्हारा यहाँ पे रोलर सपोर्ट लग गया है, सिंपल, ठीक है ना। मैंने अपनी बीम बना दी है 500 क्रॉस 500 की, जो मैंने पहले डिफाइन कर दी थी। M25 है, स्टील का मैंने ग्रेड, रिबार का ग्रेड दे चुका है। एक एंड पे मैंने अपना पिन सपोर्ट लगा दिया है, दूसरे एंड पे मैंने क्या कर दिया है, अपना रोलर सपोर्ट लगा दिया है। क्वेश्चन स्टेटमेंट धीरे धीरे फॉर्म होता जा रहा है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, तो आगे अपने पास है कि बीच में सेंटर पे क्या है, अपने पास सेंटर पे एक 10 किलो न्यूटन का अपने पास नोडल लोड लगा है, ठीक है ना। नोडल लोड लगा है अपने पास। अगर मैं इसको प्लान व्यू में जाऊं और बेस का प्लान, सॉरी स्टोरी 1 का अगर मैं प्लान देखूं, तो देखो स्पान तुमको 8 मीटर का दिख रहा होगा, ठीक है ना। ये अपन बीम को ऊपर से देख रहे हैं, बीम के ऊपर उठ रहे हो तुम, ठीक है। तुमको बीम ऐसी टॉप से दिख रही होगी। अगर मैं इसका एक्सट्रूडेड व्यू खोलूँ ना, तो अब तुमको प्लान व्यू समझ में आएगा। एक्सट्रूडेड व्यू चालू हो जा, क्यों नहीं हो रहा, इसका एक्सट्रूडेड व्यू चालू नहीं हो रहा है अभी, शायद प्लान व्यू में ना होता हो, वैसे हो जाता है, पता नहीं अभी क्यों नहीं हो रहा है ये, ठीक है ना। तो अभी बीम को टॉप से देख रहे हो, तो 8 मीटर स्पान अपने पास है, तो सब कुछ फिक्स कर दिया है अपन ने। वापस से एलिवेशन व्यू पे जाते हैं, सिंपल एनिवेशन लेता हूँ मैं। अब मुझे इस पे लोड लगाना है, सिंपल, तो बीम पे लगाना है, बीच में पॉइंट लोड 4 मीटर पे है, ठीक है। तो सबसे पहले बीम पे लोड लगाना है, तो असाइन के पहले आता है सिलेक्ट, तो अपनी बीम को सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो नीचे अपन को यहाँ पे मिलता है 1 फ्रेम सिलेक्टेड, चेक कर लेना। जब बिल्डिंग बनाओगे हज़ारों लाखों फ्रेम रहेंगे ना तुम्हारे पास, तब यहाँ पे देख के चेक करोगे कि हाँ भैया, मतलब मेरे 20 फ्रेम ही सिलेक्ट हुए कि नहीं, मेरे 25 फ्रेम सिलेक्ट हुए कि नहीं, गलत सिलेक्ट तो नहीं हो गए, ठीक है ना। तो ये तब चीज़ वहाँ पे काम पड़ती है। तो मैंने अपनी बीम को सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे। अब मैं जाऊँगा असाइन पे, पहले मैंने जॉइंट असाइन कर दिए हैं, ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है, लोड्स असाइन करना है। तो जॉइंट लोड तो करना नहीं है, फ्रेम लोड्स असाइन करने हैं, ठीक है ना, क्योंकि अपना बीम पे एक 10 किलोमीटर का लोड लगा है, तो अपन को क्या करना है, फ्रेम लोड्स को असाइन करना है। अपने पास लोड कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूटेड तो है नहीं, डिस्ट्रीब्यूटेड क्या अपना दूसरा क्वेश्चन स्टेटमेंट में। टेम्परेचर अभी छोड़ दो, पॉइंट लोड है अपने पास, सिंपल समझ लो अपने पास क्या है, पॉइंट लोड है। तो मैं काय में जाऊंगा, असाइन में जाऊंगा, फ्रेम लोड्स पे जाऊंगा और पॉइंट लोड पे जाऊंगा, और उसके पहले मैं सबसे पहले अपनी बीम को सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है ना। तो मैं पॉइंट लोड पे जाता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास फ्रेम लोड असाइनमेंट पॉइंट तो यहाँ पे मेरे पास एक बॉक्स ओपन हो गया है। तो सबसे पहले पूछता है लोड पैटर्न का नेम क्या है, ठीक है ना। तो लोड पैटर्न का नेम मेरे पास एक ही लोड पैटर्न है, तो डेड लोड है अपने पास। अब देखो फोर्स है, मूवमेंट है, तो अपने पास फोर्स है, वो 10 किलो न्यूटन का फोर्स है। डायरेक्शन क्या है, ग्रेविटी डायरेक्शन, ठीक है ना। ई टैप्स बहुत ज़्यादा ईजी है, ग्रेविटी डायरेक्शन सिंपल। स्टैट प्रो क्या करता है, ग्लोबल वाई लेता है, फिर वहाँ पे बताओ उसको कि नीचे साइड लोड है, तो भाई अगर 10 किलो न्यूटन देना है तो स्टैट प्रो को बताना पड़ेगा भाई -10 में लोड है। वो ग्लोबल वाई लेके चलता है, ऊपर या नीचे, +10 दोगे तो ऊपर लगा देगा वो लोड, इसलिए वहाँ पे लोड तुमको -10 देना पड़ता है। ई टैप सीधा लेता है ग्रेविटी डायरेक्शन, मतलब नीचे जाएगा, सिंपल बेस की तरफ, ठीक है ना। तो ये अपना काम हो गया है, ठीक है ना। तो मैंने फोर्स ले लिया, डायरेक्शन मेरी ग्रेविटी है। रिलेटिव डिस्टेंस फ्रॉम एंड 1, पॉइंट लोड अपन को लगाना है, रिलेटिव छोड़ो अभी, एब्सोल्यूट कर देना। एब्सोल्यूट डिस्टेंस फ्रॉम 1 एंड, मतलब एक एंड से कितनी एब्सोल्यूट तुम्हारी डिस्टेंस होने वाली है, तो अपनी 4 मीटर अपन को पता है किसी भी एक एंड से। मैं एब्सोल्यूट डिस्टेंस कर दूंगा, डिस्टेंस 0 पे लोड कितना है, 0 पे है, और 2 नंबर पॉइंट पे मतलब कितना है अपना मीटर में, 4 मीटर पे कितने का लोड है अपने पास, 10 किलो न्यूटन का। तो लोड लगा दूंगा, मतलब डिस्टेंस डाल दूंगा 4 और लोड लगा दूंगा मैं 10। ये किलो न्यूटन में, ये मीटर में, यूनिट चेक कर लेना एक बार, ठीक है ना। तो तुमने यहाँ पे अपना लोड लगा दिया है। अब यहाँ पे तुमको ऑप्शंस मिल रहे हैं, ऐड टू एग्जिस्टिंग लोड्स। अगर पहले से कोई लोड लगे हैं तो उसमें ऐड कर देगा। पहले से अगर सेंटर में 20 किलो न्यूटन का लोड लगा है, अगर तुम ऐड टू एग्जिस्टिंग लोड करते हो तो टोटल मिला के 30 कर देगा। रिप्लेस करते हो तो वो रिप्लेस कर देगा, मतलब कैसे 20 का हटा के 10 का लगा देगा, सिंपल। तो अभी अपन रिप्लेस का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। डिलीट है तो पहले से कोई लोड लगा है, डिलीट करना है तो उसको डिलीट कर सकते हो। तो रिप्लेस एग्जिस्टिंग लोड्स, ठीक है, सिंपल 10 का मैंने लगा दिया है यहाँ पे। पहले अप्लाई करके देख लो, अगर तुमको नहीं हो तो पहले अप्लाई करो। तो देखो अप्लाई करोगे तो ये बीच में लग जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ से इसको चेंज कर देना अगर करना चाहो तो, यहाँ से इसको फिर तुम ये 5 कर दो, फिर ये रिप्लेस एग्जिस्टिंग लोग अप्लाई कर दो। नो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, अपन ने बीम सिलेक्ट नहीं करी है, तो अभी अपना 10 का अप्लाई हो गया है, छोड़ो अभी इसको क्लोज कर देते हैं। 10 का लोड अप्लाई कर दिया मैंने, वापस से एक बार बता देता हूँ मैं, ठीक है ना। ये मैंने अपनी बीम को सिलेक्ट कर लिया है,
मैं असाइन में जाऊंगा, फिर यहाँ पे मैं फ्रेम लोड्स पे जाऊंगा, पॉइंट लोड पे जाऊंगा, ठीक है ना। लोड पैटर्न सेलेक्ट करूंगा, अपना फोर्स है मेरा, मूवमेंट वगैरह भी दे सकते हो, कॉन्सेंट्रेटेड मूवमेंट देते हैं अपन, कॉन्सेंट्रेटेड मूवमेंट, तो फोर्सेस वगैरह दे सकते हो, डायरेक्शन दे दो उसका, डिस्टेंस, लोड, ठीक है ना। तो अभी यहाँ 5 आ गया, इसको छोड़ो। तो ऐसे तुम अपने लोड लगा लेना। अभी डिस्ट्रीब्यूटेड लोड भी लगा के देखेंगे अभी अपन। व्हाट इज़ द टाइम? चलो ठीक है, फटाफट आगे बढ़ते हैं क्योंकि स्टैट प्रो तो इससे भी ज़्यादा लेंदी होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ये लोड लग चुका है, मैं ओके कर देता हूँ, ठीक है ना। लोड लगा दिया है अपन ने, देखो ये लोड मेरा गायब हो गया, ठीक है। अब लोड गायब हो गया, देखो ये 5 का इनने कॉर्नर पे लगा दिया, मैंने उसको ओके कर दिया, कैंसिल नहीं किया, ठीक है ना। मैंने उस लोड को ओके कर दिया, कैंसिल नहीं किया। वापस से बीम को सिलेक्ट करता हूँ, असाइन पे जाता हूँ, असाइन पे जाके मैं फ्रेम लोड्स पे जाके, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, बीम सिलेक्टेड है, असाइन, फ्रेम लोड्स, पॉइंट लोड और सब कुछ ठीक है। इसको 5 की जगह कर दो 10 और डिस्टेंस कर दो 4 और मेरा रिप्लेस कर दो, इसको अप्लाई कर दो और ओके। तो वापस से अपना सही हो गया। इसलिए बोल रहे सॉफ्टवेयर बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, फटाफट अपनी गलतियों को सुधारने का पूरा मौका देता है, फटफट फटफट सुधार लो पूरी गलतियाँ, ठीक है ना। सारा काम हो गया अपना, बीम बना दिया है, सब कुछ कर दिया है, लोड कॉम्बिनेशंस, लोड वगैरह, पॉइंट लोड भी लगा दिया है, सपोर्ट भी कर दिया, सब कुछ कर दिया, ठीक है ना। अपना पूरा अपन ने प्रॉब्लम स्टेटमेंट तैयार कर दिया है। अब अपन आई टैप्स को बोलेंगे कि भैया सोल्यूशन निकालो, तो सोल्यूशन निकालेगा। सोल्यूशन निकालने के लिए अपन को अपने स्ट्रक्चर को क्या करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो असाइनमेंट कर दिया पूरा, अब एनालाइज की यहाँ पे बटन मिल रही है, एनालाइज की अपन को बटन मिलती है। मॉडल को चेक करना है कि कुछ गलती तो नहीं है मॉडल पे, कहीं से फ्रेम टूटा हुआ तो नहीं है, फ्रेम जॉइंट तो नहीं, मतलब जॉइंट कहीं से, मतलब फ्रेम जॉइंट से अच्छे से कनेक्टेड है कि नहीं है। तो मॉडल को चेक कर सकते हो, सिंपल आदत डाल लो चेक करने की। जब बड़े प्रोजेक्ट में काम करोगे तो हमेशा मॉडल पहले चेक करना पड़ता है। स्टैट प्रो खुद से ही पहले मॉडल चेक करता है और वो एरर्स वगैरह बताता है, इसमें पहले चेक करवा लो। तो चेक मॉडल करेंगे तो ये पूरे इसने थोड़े से पैरामीटर सेट करके रखे हैं, पैरामीटर्स पढ़ने की ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे सिलेक्ट कर दो, सिलेक्ट ऑल, मैंने सारे पैरामीटर के लिए चेक करूँगा। और एक जॉइंट स्टोरी असाइनमेंट, ये चेक नहीं तो इसको भी चेक करेंगे अपन, इसके लिए भी टिक कर दो, इसको ओके कर दो। तो ये चेक करेगा अपने मॉडल को कि कहाँ कुछ गलती तो नहीं है। तो देखो मॉडल हैज़ बीन चेक्ड, नो वार्निंग मैसेज वर जनरेटेड, मतलब अभी हमारे मॉडल में कोई भी गलती नहीं है, ठीक है ना। अब अपना काम हो गया है, अब अपन को अपने मॉडल को एनालाइज करना है। एनालिसिस पार्ट को अच्छे से देखना, ठीक है ना, क्योंकि अब अपन रिजल्ट में काम करेंगे। अपन ने अपने रिजल्ट निकाले थे वहाँ पे, अपना बेंडिंग मूवमेंट भी निकाला था, अपना शेयर फोर्स भी निकाला था, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन स्टेटमेंट में एक बार। सबको शेयर हो रहा है क्वेश्चन स्टेटमेंट? क्वेश्चन स्टेटमेंट सबको शेयर हो रहा है, ठीक है ना। तो देखो अपना यहाँ पे शेयर फोर्स कितने कितने के आए थे, अपने रिएक्शन फोर्सेस आ गए थे। देखो वी ए 5 किलो न्यूटन का आ गया था, वी बी 5 किलो न्यूटन का आ गया था, और अपना बेंडिंग मूवमेंट सी पे कितना आया था, मैक्सिमम 20 किलो न्यूटन मीटर का, 20 किलो न्यूटन मीटर का अपना बेंडिंग मूवमेंट आ गया था। तो आपको ई टैप्स भी यही वैल्यू देना चाहिए, ठीक है ना। और अपना शेयर फोर्स डायग्राम भी है अपने पास और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम भी है, ठीक है। तो चलो अब एनालिसिस करते हैं अपने स्ट्रक्चर को। हाँ, तो अपन यहाँ पे आ गए, वापस से इतना काम कर लिया, मॉडल चेक कर लिया। देखो एनालाइज में जाओगे, रन एनालिसिस, रन एनालिसिस की यहाँ पे तुमको बटन मिल रही है, या फिर जिसका माइक भी ऑन है ऑफ कर लो, जिसका माइक भी ऑन है ऑफ कर लो, मुझे डिस्टर्बेंस हो रहा है। चलो, तो रन एनालिसिस की तुमको यहाँ बटन मिलती है, F5 उसका शॉर्टकट है, उससे रन कर सकते हो, या फिर सिंपल यहाँ पे तुमको एक प्ले बटन मिलता है ताले के बगल में, ये भी रन एनालिसिस का ही बटन होता है, ठीक है। इस पर सिंपल क्लिक कर दो तो एनालिसिस शुरू करेगा। प्रोजेक्ट को सेव करना पड़ेगा, तो किसी भी एक फोल्डर के अंदर सेव करना, क्योंकि बहुत सारी एक्स्ट्रा फाइल्स ये जनरेट करता है, ठीक है ना। तो लेट मी सेव इट वेयर, सेव तुमको करना ही पड़ेगा वैसे एक्चुअली, क्योंकि बिना सेव करे ये नहीं करेगा काम। ई टैप्स 18 प्रोजेक्ट्स, एंड इसको मैं पीपी मॉडल के नाम से, पीपी मॉडल है एक और, PP1 के नाम से, ठीक है। तो माइक ऑफ कर दो जिसका माइक भी ऑन है, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, यस, शायद स्क्रीन फ्रीज हो गई सर, आपकी शायद स्क्रीन फ्रीज हो गई थी, हाँ चल गई। हिमांशी लास्ट कहाँ तक देखा था? सर वो कुछ नहीं, आप सेव कर रहे थे, बस वो नहीं दिखा था, बाकी हो गया था। हाँ, तो जैसे तुम रन एनालिसिस करोगे, रन एनालिसिस जैसे तुम करते हो ना, तो ई टैप्स खुद ही बोलता है सेव करो भैया, इतना काम किया, सेव कर लो, ठीक है। तो सिंपल इसको सेव करो, लेट मी सेव इट वेयर, जहाँ मैं सेव कर रहा था, सॉफ्ट CE, ई टैप्स प्रोजेक्ट PP1, EDB फाइल होती है ना इसकी, EDB एक्सटेंशन होता है ई टैप्स का। कोई भी फाइल का नाम है PP1.EDB मिलेगी तो फट से बता देना इसको कि ये ई टैप सॉफ्टवेयर की फाइल है, ठीक है ना।
DWG मिलेगी तो .DWG मतलब ऑटो कैड की है, .RVT मिलती मतलब रेविट सॉफ्टवेयर की फाइल है, ठीक है ना। तो इनका थोड़ा ध्यान दो। तो EDB फाइल अपनी बन गई, मैंने इसको मॉडल को यहाँ पे सेव कर दिया। जैसे ही सेव करता हूँ ये एनालिसिस को रन करेगा। देखो सेविंग मॉडल ये नीचे लिखा आ रहा है यहाँ पे सब, क्रिएटिंग एलिवेशन व्यू रेडी, ठीक है ना। तो देखो एनालिसिस एलिवेशन व्यू 1 रिफ्रेशिंग विंडो वगैरह सब दिखा रहा है ये। और यहाँ से पता है मुझे मेरे फ़ैन की चलने की, जैसे ही तुम एनालिसिस रन करोगे ना तो तुम अपना जो कूलिंग फ़ैन होता है ना उसके रन करने की आवाज़ को सुन पाओगे, क्योंकि PC पावर यूज़ करता है उस टाइम। तो देखो यहाँ पे एनालिसिस कंप्लीट हो चुका है। देखो ये बीम तुमको दिख रही है, ये देखो बीम में थोड़ा सा यहाँ पे कर्व आ गया, ये क्या है डिस्प्लेसमेंट है। इतनी बीम नहीं मुड़ती है, ये स्केल बढ़ा के बता रहा है, ठीक है ना। ये देखो ऊपर तुमको 3D व्यू में दिख रहा होगा डिस्प्लेसमेंट डेड इन mm, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट डेड इन mm में ये डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है। अपन रिजल्ट सब चेक करेंगे सारे, ठीक है। तो अगर बीम पे तुम राइट क्लिक करते हो, अपनी बीम पे तुम सिंपल राइट क्लिक करते हो तो इसकी तुम असाइनमेंट, ज्योमेट्री, लोड कंडीशंस क्या क्या है, 0.4 स्टैंड किलोमीटर, 4 मीटर अवे ग्रेविटी, डिज़ाइन वगैरह, ठीक है, ये देख सकते हो। अब सिंपल तुमको क्या करना है, एनालिसिस के तुमको रिजल्ट्स देखना है, ठीक है ना। डिस्प्ले पे जा सकते हो तुम लोग, ठीक है। डिस्प्ले में जाने के बाद तुमको यहाँ पे क्या मिलेगा, इस फोर्स एंड स्ट्रेस डायग्राम्स मिलेंगे, और वहाँ पे तुमको मिलेगा फ्रेम पियर स्प्रेंडर लिंक फोर्सेस, इसी के तुमको अंदर जाना है सिंपल। डिस्प्ले में जाके फोर्स एंड स्ट्रेसेस डायग्राम, फ्रेम पियर स्प्रेंडर लिंक फोर्सेस, सिंपल, ठीक है ना। या फिर क्या करोगे, यहाँ पे जाओगे, ऊपर की जो तुम्हारी बार है और यहाँ पे भी तुमको यही बटन मिलती है, डिस्प्ले फ्रेम पियर स्प्रेंडर लिंक फोर्सेस, या फिर इसका शॉर्टकट क्या है F8, ठीक है ना। तुम जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो तुमको ये पूरा का पूरा एक बॉक्स बना के देगा, ठीक है ना। पीछे देख लेना कौन सी विंडो तुम्हारी एक्टिव है, क्योंकि जो भी तुम्हारी विंडो एक्टिव रहेगी ना उसी विंडो पे रिजल्ट दिखाएगा। तो मैं अभी ये विंडो को एक्टिव कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखो मेरे पास यहाँ पे कौन कौन सी क्वांटिटीज़ में देख सकता हूँ, मैं एक्सियल फोर्स देख सकता हूँ, टॉर्जन देख सकता हूँ, इन प्लेन शेयर देख सकता हूँ, शेयर 2-2 देख सकता हूँ, मतलब 2-2 एक्सिस के अलॉन्ग शेयर फोर्सेज देख सकता हूँ, मूवमेंट 2-2 देख सकता हूँ, इन प्लेन मूवमेंट देख सकता हूँ, शेयर फोर्सेज देख सकता हूँ, शेयर 3-3 मतलब एक 3-3 एक्सिस के अलॉन्ग शेयर फोर्सेज देख सकता हूँ, और मूवमेंट 3-3 देख सकता हूँ, ठीक है ना। तो इतनी सारी चीज़ें, पर अपन को इतनी सारी चीज़ें नहीं देखनी है फिलहाल के लिए, एज अ स्टार्टिंग के लिए, वर्कशॉप के लिए। तुम सिंपल शेयर 2-2 को चेक करोगे। शेयर 2-2 मतलब मेजर शेयर यही होता है, और मूवमेंट 3-3 ये मेजर मूवमेंट होता है। इसमें मूवमेंट 2-2 माइनर मूवमेंट होता है, और शेयर 3-3 माइनर शेयर होता है, ठीक है ना। तो तुम्हारा जो शेयर वहाँ पर निकला था ना 5 किलो न्यूटन का, तो वो शेयर 2-2 निकला था, और मूवमेंट जो 3-3 था ना, जो तुम्हारा 20 किलो न्यूटन का मूवमेंट निकला था, वो मूवमेंट 3-3 निकला था, ठीक है। तो मैं सिंपल सबसे पहले तुमको मूवमेंट बताता हूँ। 20 किलो न्यूटन का तुम्हारे पास आया था, तुम जैसे ही इसको अप्लाई करोगे तुमको यहाँ पे देखो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम तुमको यहाँ बन के मिल गया है सिंपल, ठीक है ना। और देखो यहाँ पे मूवमेंट की वैल्यू कितनी आ रही है अपनी, 68-69 के आसपास आ रही है, ठीक है। तो ये देखो तुमको यहाँ पे बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बन के मिल गया है सिंपल। अगर मैं शेयर 2-2 पे क्लिक करूँगा और अप्लाई करूँगा तो देखो ये मेरा शेयर फोर्स डायग्राम ऐसा मिला है, ठीक है। तो ये तो वैसा नहीं है जैसा अपन ने निकाला है, ठीक है ना। देखो इंक्लाइंड आ रहा है, वैल्यूज़ भी अलग आ रही हैं, ठीक है ना। इसको क्या करोगे तुम लोग, कोई भी मूवमेंट चूज़ कर लेना है, शेयर फोर्स चूज़ कर लेना, ठीक है ना। मैं वापस से मूवमेंट चूज़ करता हूँ, ओके करता हूँ, ठीक है। और सिंपल तुम अपने इस बीम में आ जाओगे, ठीक है ना। वापस से तुम अभी तुमको ये बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम तुमको दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। और ये ऊपर उसकी वैल्यूज़ दिखा रहा है कितना कहाँ पे जनरेट हो रहा है। देखो धीरे 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 जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो तुम्हारा मूवमेंट की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है सिंपल, ठीक है। इससे से क्या करोगे, अपनी बीम के ऊपर आना और सिंपल एक राइट क्लिक कर देना। एक राइट क्लिक करोगे तो देखो तुमको यहाँ पे पूरा का पूरा अपने एनालिसिस रिजल्ट मिल जाएंगे। देखो मूवमेंट 3 शेयर V2 ये वही एक्सिस है, देखो 69.98 का जनरेट हो रहा है, ठीक है ना। पर अपना मूवमेंट कितना जनरेट हुआ था, अपना मूवमेंट कितना जनरेट हुआ था, 20 का जनरेट हुआ था ना। मैंने सोल्यूशन करके बताया था, देखो 29 किलो न्यूटन का फोर्स जनरेट हो रहा है, पर अपने फोर्सेस तो 5 किलो न्यूटन के जनरेट हो रहे थे बस। तो गलती कहाँ हुई है, तो गलती यहाँ हुई है, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर गलत नहीं है, अपन भी गलत नहीं है, सॉफ्टवेयर थोड़ा सा एडवांस है, ठीक है ना, और कुछ नहीं है। तो ये चीज़ को अच्छे से समझना। सोम जब तुम पढ़ते हो, ठीक है ना, जब 3rd सेमेस्टर में सोम पढ़ा होगा तुम लोगों ने, या फिर तुम पढ़ोगे फर्स्ट ईयर वाले, तो सोम में एक अजम्पशन रहता है जो अपन अज्यूम करके चलते हैं, ठीक है ना। 11-12 में पढ़ा होगा, पॉस्टुलेट्स वगैरह जो प्री डिफाइंड होते हैं उनको मानना ही पड़ेगा, कुछ भी कर लो। तो सोम में भी ऐसे एक अजम्पशन लेके चलते हैं कि अपन डेड वेट जो होता है ना, स्ट्रक्चर का डेड वेट, ठीक है ना, मतलब जो बीम मैंने बनाई है 500 क्रॉस 500 की, ठीक है ना, और उसकी 8 मीटर लेंथ है, उसमें इतना भारी भरकम कंक्रीट में डालूंगा तो उस बीम का भी तो कोई वजन होगा ना, ठीक है।
तो बहुत भारी बीम होगी वो। तो कैसे निकालोगे उसका, उसको उसके डायमेंशंस ले लो, उसका वॉल्यूम निकाल दो और उसको 25 से मल्टीप्लाई कर दो। 25 क्या होता है, वो कंक्रीट की डेंसिटी होती है, ठीक है ना, 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। उससे अगर तुम निकालोगे ना तो तुम्हारा लगभग 6.75 किलो न्यूटन पर मीटर, 6.75 किलो न्यूटन पर मीटर का तुमको मतलब बीम का लोड लगता है। इतना बीम का वेट निकलता है, पर मीटर के हिसाब से निकलता है। ये 8 मीटर का निकालना है तो 6.75 इंटू 8 करोगे और इसी लोड को तुम सेंटर पे लगाओगे फिर। तो ऐसे एनालिसिस किया है ईटैब्स ने, ठीक है। पर जब तुम थ्योरेटिकली करते हो ना तो तुम बीम का सेल्फ वेट नहीं लेते हो, तुम सीधे वो बीम बनाते हो और उसके ऊपर जो सरफेस फोर्सेज है सिर्फ उनको लेके तुम एनालिसिस करते हो, मतलब जो थ्योरेटिकली करते हो। इसलिए यहाँ पे वैल्यू में थोड़ा चेंज आ रहा है, ठीक है ना। इसलिए तुम्हारी मूवमेंट की वैल्यू भी बढ़ गई है, तुम्हारी शेयर फोर्स की वैल्यू भी बढ़ गई है, ठीक है ना। और तुम्हारा ये क्या है, देखो यहाँ पे तुमको एक पॉइंट लोड दिखाना था पर यहाँ पे तुमको ऊपर क्या है, इक्विवेलेंट लोड्स जो में यहाँ पे तुमको डिस्ट्रीब्यूटेड लोड दिखा रहा है। अपन ने डिस्ट्रीब्यूटेड लोड तो लगाया नहीं है, तो यहाँ पे इनने बीम का सेल्फ वेट भी कंसिडर किया है जो कि डेड लोड में गिना जाता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ को ठीक करने के लिए सिंपली कुछ नहीं करना पड़ेगा, डन कर देना पहले। तो डन 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 नहीं देखना हमको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, अब हमने एनालिसिस कर लिया है अपने, मतलब अपने जो भी स्ट्रक्चर बनाया है उसका अपन ने एनालिसिस कर लिया है। तो अपन अब इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। देखो ये सारे कमांड्स बंद हो गए हैं, डिफाइन वगैरह, देखो डिफाइन पे जाओगे, मटेरियल प्रॉपर्टीज़ पे जाओगे, देखो ये सब कमांड बंद पड़े हैं, है ना। क्योंकि सॉफ्टवेयर क्या लग रहा है, एनालिसिस कर लिया, काम खत्म हो गया, अब इसमें कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए। किसी के भी हाथ में आ गया है तो कोई भी इसमें चेंज ना कर पाए, रिजल्ट्स वगैरह देख सकता है पर चेंज ना कर पाए, ठीक है ना। इसलिए ईटैब्स क्या करता है, इस मॉडल को लॉक कर देता है, ठीक है ना। इसने देखो लॉक कर दिया, यहाँ पे ताला लगा हुआ है अभी ये, अगर तुम अच्छे से देखोगे तो ताला बंद है। तो पहले इस मॉडल को अनलॉक करेंगे फिर इसमें चेंजेस करेंगे, सिंपल, ठीक है ना। मैं इस बटन पर क्लिक करता हूँ ताले पे, तो ये मुझे बोल रहा है प्लीज़ नोट अनलॉकिंग मॉडल विल डिलीट द एनालिसिस रिजल्ट्स। मतलब ये सारे एनालिसिस रिजल्ट जो आए हैं अभी, मूवमेंट की वैल्यू, शेयर फोर्सेस की वैल्यू, उनको डिलीट कर देगा, ठीक है ना। कर दो डिलीट, हम फिर से एनालिसिस करेंगे क्योंकि इस चीज़ का कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने डिलीट कर दिया, अब मेरा वापस से वही चीज़ है, ठीक है ना। ये मेरी बीम है, इसमें फोर्सेस मेरा 10 किलो न्यूटन का सेंटर पे लगा हुआ है, ठीक है। वो फोर्स देखना है तो ऊपर जाओगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे तुमको दो चीज़ मिलती है, डिस्प्ले शेल लोड्स मिलता है और डिस्प्ले फ्रेम लोड्स मिलता है, ठीक है ना। पहले विंडो देख लेना, कौन सी विंडो पे तुमको लोड्स देखना है, 3D पे देखना है या एलिवेशन व्यू पे देखना है। एलिवेशन व्यू पे देखना है, क्या देखना है, डिस्प्ले फ्रेम लोड्स। डिस्प्ले फ्रेम लोड्स पे क्लिक करोगे, लोड पैटर्न क्या है, डेड है, ओके कर देना। तो बीच में तुम्हारा 10 किलो न्यूटन का लोड यहाँ पे लगा हुआ है, गायब नहीं हुआ है, ठीक है ना, बस वो दिख नहीं रहा था, सिंपल। अब क्या करना है तुमको, अब तुमको ये करना है कि तुमको सेल्फ वेट नहीं लेना है बीम का, हमको सिर्फ 10 किलो न्यूटन के लिए एनालिसिस करके दो ईटैब्स, हमको सेल्फ वेट नहीं चाहिए बीम का। तो तुम कुछ नहीं करना, डिफाइन में जाना, ठीक है ना। तुमको लोड पैटर्न्स बताया था, लोड पैटर्न्स में जाके देखो यहाँ पे सेल्फ वेट मल्टीप्लायर इसने क्या लेके रखा है, 1 लेके रखा है, ठीक है ना। ईटैब ने सेल्फ वेट मल्टीप्लायर 1 लेके रखा है पहले से। सिंपल इसको यहाँ पे 0 करना और इसको क्या कर देना, मॉडिफाई लोड। जैसे इसको 0 करोगे तो हमारा डेड लोड क्या हो जाएगा, अब सेल्फ वेट मल्टीप्लायर इसका कितना हो गया है, 0। तो अब ये बीम का सेल्फ लोड नहीं लेगा, सिंपल। ओके करेंगे, ठीक है ना, अपन ने ओके कर दिया। अब ये बीम का सेल्फ लोड नहीं लेगा, सिंपल। वापस से अगर चेक करना है, एनालाइज में जाके चेक मॉडल करोगे, ठीक है ना। सिलेक्ट ऑल, सबके लिए सिलेक्ट कर लो, कोई दिक्कत तो नहीं है अपने मॉडल में, ये चेक करेगा। नो वार्निंग मैसेज वर जनरेटेड, वापस से रन एनालिसिस पे क्लिक करेंगे, एनालिसिस करेगा ये, थोड़ा टाइम लेगा। तो ये देखो यहाँ पे एनालिसिस अपना कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। यहाँ पे आखिरी में था, यहाँ पे नीचे रिफ्रेश, यहाँ पे अभी आ नहीं रहा है, मिनिमम मैक्सिमम ये बता रहा है अभी। देखो एलिवेशन व्यू या फिर यहाँ पे रिफ्रेश विंडो को आ जाता है या फिर रेडी लिखा जाता है यहाँ पे, कहाँ पे, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे, यहाँ पे एलिवेशन व्यू लिखा है बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, ठीक है। तो अब अपन ने एनालिसिस कर लिया, वापस से अपन जाएंगे काय में, डिस्प्ले फ्रेम पियर स्प्लेंडर लिंक फोर्सेस, या फिर यहाँ पे जाओगे काय में, डिस्प्ले पे, यहाँ पे जाओगे फोर्स एंड स्ट्रेस डायग्राम्स पे और फ्रेम पियर स्प्लेंडर लिंक फोर्सेस पे जाओगे। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो वापस से मूवमेंट 3 ओके करता हूँ तो देखो मुझे अब मूवमेंट का डायग्राम जैसा था वैसा मिल रहा है। बीम पे राइट क्लिक करता हूँ तो देखो अब मुझे देखो मूवमेंट कितने का मिल रहा है, 20 किलो न्यूटन पर मीटर का, सेंटर पे मैक्सिमम आ रहा है। शेयर फोर्स डायग्राम भी वैसे ही मिल रहा है, डायरेक्शन अलग है, क्यों, क्योंकि इसने डायरेक्शन अपोजिट ले लिया, सिंपल। मेरा बेंडिंग मूवमेंट, अपना बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम कैसा बन रहा था, अपना ऊपर बन रहा है क्योंकि अपने डायरेक्शन अपोजिट ली होगी। अपना शेयर फोर्स डायग्राम पहले पॉजिटिव था, पहले 4 मीटर में पॉजिटिव शेयर फोर्स डायग्राम था, फिर दूसरे 4 मीटर में नेगेटिव था,
ठीक है ना, अपना शेयर फोर्स, अपना बेंडिंग मोमेंट डायग्राम टोटल पॉजिटिव था, पर ईटैप्स ने क्या किया, ईटैप्स ने देखो पहले नेगेटिव दिया है, फिर दूसरे में पॉजिटिव दिया है, और मूवमेंट क्या दिया उसने, पूरा नेगेटिव दिया है, वैल्यू सेम दी है, ठीक है ना। तो थोड़ा डायरेक्शन का है, वैल्यू सब कुछ सेम है। अगर तुम इक्विवेलेंट लोड्स देखोगे तो देखो अपना सिंपल एक 10 किलो न्यूटन का बीच में लोड लगा हुआ है, सिंपल, ठीक है ना। तो देखो ऊपर तुमको यहाँ पे क्या मिल रहा है, और लोड केसेस मिल रहे हैं, ठीक है ना, लोड केसेस मिल रहा है, और यहाँ पे तुमको लोड कॉम्बिनेशन भी मिल रहे हैं। अगर लोड कॉम्बिनेशन में जाओगे, ठीक है ना, और डीकॉन 1 जो कि 1.5 था डेड लोड का, मतलब डेड लोड को इन्होंने 1.5 कर दिया था, देखो उसके लिए अपनी मूवमेंट की वैल्यू चेंज हो गई है 1.5, ठीक है ना। तो भाई 10 20 30 सिंपल, और 2.5 5 7.5 सिंपल, ठीक है। तो ये अपना कॉम्बिनेशन के लिए भी अपन ने अपना मूवमेंट और शेयर फोर्स चेक कर लिया है, ठीक है ना। लोड केस के लिए तुम डेड के लिए चेक कर लो। तो थ्योरेटिकली करने से अच्छा है इसमें फटाफट आके अपनी ज्योमेट्री बनाओ और फटाफट आके अपना यहाँ पे काम करो, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो यहाँ पे तुमने एनालिसिस कर लिया है सिंपल। वापस से फोर्स स्पीयर इस फोर्स स्पीयर पीआर स्पेंडल लिंक फोर्सेस पे जाओगे, ठीक है ना। तो एक्सियल फोर्स देख सकते हो, एक्सियल फोर्स देखो नहीं जनरेट हो रहा है, ठीक है ना। टॉर्जन देख सकते हो, टॉर्जन जनरेट नहीं होता है। शेयर 3 देखोगे ना, ये सारी चीज़ें देखोगे, ये जनरेट नहीं होती, दिखाएगा ही नहीं। मूवमेंट 2 इन प्लेन शेयर, ये पता नहीं क्या है, इन प्लेन शेयर जनरेट हो रहा है, आई डोंट नो व्हाट इज दिस। बस मूवमेंट 3 चेक करना, शेयर फोर्सेस चेक करना, एक्सियल फोर्स और टॉर्जन कब चेक करते हो तुम, मतलब जब पूरी, अगर तुम एक बिल्डिंग में काम कर रहे हो, या फिर जब सोम सब्जेक्ट में तुम चीज़ें पढ़ोगे कि टॉर्जन कैसे लगता है, और फिर एक्सियल फोर्सेस कैसे आते हैं, कॉलम में आते हैं सारे एक्सियल फोर्सेस, ठीक है ना। अलॉन्ग द डायरेक्शन रहते हैं वो, अलॉन्ग द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, तो एक्सियल फोर्सेस वहाँ पे जनरेट होते हैं। तो एक्सियल फोर्सेस डायग्राम भी अपन देखते हैं। फिलहाल के लिए अपन ने मूवमेंट देख लिया है और अपन ने शेयर फोर्सेस देख लिया है, ठीक है ना। तो ई टैब्स अपना यहाँ पे है, ठीक है ना। इसकी डिजाइनिंग भी कर सकते हैं। डिजाइनिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी देखो हमने एनालिसिस कर लिया है, ठीक है ना। अब डिजाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल, डिजाइन करने के लिए तुम डिजाइन में जाना, ठीक है ना। डिजाइन मतलब अपन रीबार की क्वांटिटी अब निकालने वाले हैं अपन, ठीक है ना, याद रखना। अब तो डिज़ाइन में जाना, और यहाँ पे तुमको मिलेगा कॉन्क्रीट फ्रेम डिज़ाइन, ठीक है ना। स्टील फ्रेम नहीं है, कॉन्क्रीट फ्रेम डिज़ाइन है, कंपोजिट बीम, ये कुछ भी नहीं है अपना, ठीक है ना। कॉन्क्रीट फ्रेम डिज़ाइन मिलेगा। कॉन्क्रीट फ्रेम डिज़ाइन में जाके तुमको यहाँ पे क्या मिलेगा, स्टार्ट डिज़ाइन चेक, या फिर उसका शॉर्टकट क्या है, शिफ्ट प्लस F6। जैसे ही तुम स्टार्ट डिज़ाइन चेक पे क्लिक करोगे तो देखो इसने डिज़ाइन कर दिया है, सिंपल, ठीक है ना। इस बीम पे ई टाइप ने टॉप पे रिबार ही नहीं दी है, टॉप पे कोई रिबार नहीं आएगा, सिर्फ बॉटम पे रिबार आएगा। देखो इसने ऐसी बीम को डिज़ाइन कर दिया है, ठीक है ना। टॉप पे रिबार ही नहीं दी है, बॉटम पे रिबार दे दिया। ऐसा क्यों दिया है इसने, क्योंकि अपन ने अच्छा ग्रेड का कंक्रीट यूज़ किया, और अपन ने बीम की क्या है, जो बीम के डायमेंशन है काफ़ी ज़्यादा रखे हैं अपन ने, 500 क्रॉस 500, बहुत ही ज़्यादा डायमेंशन होते हैं। अगर इसको अपन 250 टू क्रॉस 250 देते हैं, और फिर अपन स्टील का मतलब रिबार वगैरह का ग्रेड डिफरेंट यूज़ करते ना, तो ये टॉप पे रिबार देता। फिर अभी इसको कैसे चेक करेंगे, देखो इस नीचे ऊपर कितना लिखा आ रहा है, सबको दिख रहा है, ये डिज़ाइन रिजल्ट्स यहाँ पे निकल के आ गए हैं, सबको शो हो रहा है। ऊपर 0 0 0 और नीचे 687 687 687 सबको शो हो रहा है। एक बार रिस्पॉन्ड कर दो। यस सर, यस सर। ठीक है ना। तो ये क्या देता है, एरिया में निकाल के देता है, ठीक है ना। एरिया में निकाल के देता है, मतलब तुम्हारा जो क्रॉस सेक्शन बनेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे जाऊँ मैं, इस 3D विंडो को एक्टिवेट करूं, और यहाँ पे मैं जाऊँ मैं अनडिफॉर्म्ड शेप, मतलब ये अभी डिफॉर्म्ड दिख रहा है, मतलब कर्व दिख रहा है, डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है। यहाँ पे मुझे मिलता है अनडिफॉर्म्ड शेप। अनडिफॉर्म में शेप पे जाऊँगा, ठीक है ना। इसको डिसेलेक्ट करूँगा मैं, और इसको मैं कर दूँगा एक्सट्रूड, ठीक है। तो देखो इससे ये होता है, टॉप पे रिबार ही नहीं देगा इसके, ठीक है ना, सिर्फ बॉटम पे ने रिबार दिया है। और ऐसा क्रॉस सेक्शन जो एरिया है ना, उस एरिया के टाइप में ये अपन को वो निकाल के देता है। मतलब नीचे में अपन को कितना रिबार का एरिया चाहिए, 687 mm स्क्वायर, ठीक है ना। 687 mm स्क्वायर अपन को रिबार का एरिया चाहिए, और टोटल एरिया कितना है अपना 500 क्रॉस 500, मतलब 40 वहाँ से लग गए 25, मतलब 2,50,000 mm स्क्वायर अपने पास टोटल एरिया है, जिसमें सिर्फ 687 mm स्क्वायर अपन को रिबार का एरिया चाहिए। तुम डाया डिसाइड कर लो, ठीक है ना, नंबर ऑफ डाया तुम डिसाइड कर लो अपने, कितने डाया का तुमको रिबार चाहिए। या तुमको 10 mm डाया का रिबार चाहिए, तुम उसका एक का तुम सर्कुलर एरिया निकाल लो अपना, कितना एरिया निकलता है, π/4 d स्क्वायर, या फिर π/2 r स्क्वायर, ठीक है ना। तो πr स्क्वायर, ठीक है, उससे तुम अपना एरिया निकालते हो, और उससे फिर इस जो एरिया अपन को ई टैप से निकाल के दिया 687, उससे डिवाइड कर दोगे तो मेरा नंबर ऑफ रिबार निकल के आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। इसके लिए क्या करते हैं अपन, एक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं डिटेलिंग का, ठीक है ना। उसको बोलते हैं डिटेल करना। डिटेल मतलब डक्टाइल डिटेलिंग भी बोलते हैं, साइट पे जाके सुनोगे डक्टाइल डिटेलिंग। तो कुछ नहीं, वो
कहाँ कहाँ कितने अपने रीबार आने वाले हैं, पूरी उनकी इमेजेस, उनकी पूरी ड्राइंग्स जनरेट करके देता है सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। वो अलग सॉफ्टवेयर है, थोड़ा छोटा सॉफ्टवेयर है। पहले ई टैब्स में ही था ऑप्शन, यहाँ पे डिज़ाइन के बगल में डिटेलिंग का ऑप्शन रहता था, ठीक है ना। तो ये अपन को डिज़ाइन रिजल्ट्स मिल गए। ऊपर 000 एरिया है, मतलब अपना कोई भी रीबार नहीं आने वाला है। डिज़ाइन में जाने के बाद सिंपल अपनी बीम में राइट क्लिक करोगे तो ये तुमको देखो डिज़ाइन रिजल्ट्स दे रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। डीकॉन 1 डीकॉन, देखो ने डीकॉन 1 के लिए डिज़ाइन किया है, हमेशा कॉम्बिनेशन के लिए डिज़ाइन करेगा, सिंपल तुम्हारे लोड के लिए डिज़ाइन नहीं करेगा। देखो टॉप स्टील कितना है 0000, ठीक है ना। बॉटम स्टील कितना है तुम्हारा 687 mm स्क्वायर में, ठीक है ना। और शेयर स्टील अभी छोड़ दो, शेयर फोर्सेस को करने के लिए शेयर स्टील अलग से दिया जाता है, जॉइंट्स में आता है वो। जॉइंट्स मतलब जहाँ पे भी तुम्हारा जंक्शन आने वाला है वहाँ पे थोड़ा सा जॉगल, अब कैसे बताऊँ, शेयर स्टील अभी छोड़ दो तुम लोग। पर हाँ डिज़ाइन रिजल्ट्स आ गए हैं, एरिया के टाइप में आए अपन, ठीक है ना, एरिया के हिसाब से आ जाए। IS कोड में मतलब नॉर्म्स है अपने पास कि मतलब थंब रूल्स हैं या फिर नॉर्म समझ लो कि अपन को 4 से 6% एरिया के हिसाब से स्टील देना पड़ता है। मतलब कंक्रीट की बीम का, अपनी बीम का जितना भी टोटल एरिया होगा उसमें से 4 से 6%, 1 से 2%, 4 से 6% इतने लो में अपन को देना पड़ता है स्टील का एरिया, ठीक है ना। इसलिए टोटल अपनी बीम का क्रॉस सेक्शन है 2,50,000 mm स्क्वायर और 687 करीब एरिया आ रहा है। 1% से भी कम इनने स्टील दिया है, क्योंकि कंक्रीट की अपनी क्या है डायमेंशन बहुत ज़्यादा लिए हैं। और M25 ग्रेड काफ़ी अच्छा कंक्रीट होता है, ठीक है ना। M25 मतलब जो अपन बना सकते हैं खुद से, हाईएस्ट ग्रेड कंक्रीट होता है। M30 से अपना डिज़ाइन मिक्स चालू होता है, ठीक है। तो ई-टैब ने डिज़ाइनिंग भी कर दी है और ई-टैब ने एनालिसिस भी कर दिया है, ठीक है ना। तो आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अब ये तो बहुत छोटा सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था, ठीक है ना। अभी एक काम करते हैं, ये काम कर लिया अपन ने, ठीक है ना। अभी मैं तुमको यही चीज़ करके बताता हूँ स्टैट प्रो में, ठीक है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हारा टाइम खत्म हो जाए और तुम स्टैट प्रो ना देख पाओ, ठीक है ना। तो ये ई-टैब्स इसको भी ऐसे ही रहने देंगे अपन, और अब अपन चलते हैं स्टैट प्रो में, ठीक है ना। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तुम लोगों को, ठीक है। और अगर तुमको इसमें चेंजेस करना है, देखो मॉडल लॉक हो गया है, अगर दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, थोड़ा स्पीड से अगर बताऊं तुम लोगों को, मॉडल लॉक हुआ है अपने पास। मॉडल को सबसे पहले करो अनलॉक, सारे रिजल्ट्स को डिलीट कर दो। सारे रिजल्ट्स हो चुके हैं डिलीट। अपनी बीम को कर लो सिलेक्ट, वापस से असाइन में जाओ। सिलेक्ट करने के बाद अब फ्रेम लोड्स में जाके डिस्ट्रीब्यूटेड कर दो, पॉइंट नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड करना अब, ठीक है ना। रिप्लेस कर दूंगा मैं सिंपल, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में आ गए अपन 10 किलो न्यूटन पर मीटर। देखो यूनिफॉर्म लोड है अपने पास, ट्रेपेजॉइडल लोड है और ट्रेपेजॉइडल लगा देना। ट्रेपेजॉइडल अभी मत लगाओ, ठीक है ना। कितनी कितनी कैसी कैसी इंटेंसिटी है यहाँ से वो तुम डिसाइड कर सकते हो, एब्सोल्यूट और रिलेटिव लेके। अभी यूनिफॉर्म लोड लगाना है अपन को, ठीक है ना। ग्रेविटी डायरेक्शन में है, कोई भी माइनस या पॉजिटिव साइन देने की ज़रूरत नहीं है। मैं लोड में डालूंगा 10, रिप्लेस एग्जिस्टिंग लोड, अप्लाई, ओके, ठीक है ना। तो देखो ने बीच वाला 10 भी नहीं हटाया है, ठीक है। तो इसको अपन को क्या करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा सिंपल। तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, असाइन में जाऊंगा, जॉइंट लोड पे, सॉरी फ्रेम लोड्स पे जाऊंगा, पॉइंट पे जाऊंगा और यहाँ पे डिलीट एग्जिस्टिंग लोड्स पे जाके मैं इसको क्या कर दूंगा, ओके कर दूंगा, सिंपल। तो मेरा क्या हो गया, यहाँ पे बीच वाला पॉइंट लोड डिलीट हो चुका है और मैंने 10 किलो न्यूटन पर मीटर का मैंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा दिया है, ठीक है ना। डेड लोड अपने पास है नहीं, सॉरी वो अपने पास है नहीं, क्या बोल रहा था मैं, अब सॉरी जो भी बोला था उसको जोड़ा। अब इसको एनालाइज कैसे करेंगे अपन, 10 × 8 मतलब बीच में कितने का लोड लग जाएगा, अब ये 80 का लोड लग जाएगा। सिंपल एनालिसिस करके भी देखोगे, अगर एनालिसिस रन भी कर दूं मैं तो तुमको वैल्यू मिल जाएगी। 80 का सेंटर पे रख रहा है, मतलब दोनों तरफ रिएक्शन कितने कितने की जनरेट होगी, 40 की। उसमें 10 का था तो 5 की हो रही थी, ठीक है ना। तो देखो इसने यहाँ पे वो बता दिया है, एक्सट्रूडेड व्यू में इसने क्या बीम का डिफ्लेक्शन बताया है। एनालिसिस अपना हो चुका है सिंपल। अब यहाँ पे जाओगे तुम ये स्पीयर फ्रेम पियर स्प्रेंडल फोर्सेस में, ठीक है ना। तो मूवमेंट वगैरह तुम यहाँ से जाके अप्लाई ओके करके तुम इसके चेक कर सकते हो। राइट क्लिक करोगे बीम में तो देखो ये 40 का लोड जनरेट कर रहा है ना, और 80 का मूवमेंट जनरेट कर रहा है, ठीक है ना। मूवमेंट कैसे, फॉर्मूला होता है डायरेक्ट WL²/8, WL²/8। W अपने पास लोड है जो कि 10 होने वाला है, L² मतलब 8 × 8 अपॉन 8, ठीक है ना। तो 10 और 8, एक 8 से एक 8 कट गया, तो 10 × 8 80, सिंपल, बहुत ईजी है। अब तुम इसको सोल्यूशन करने जाओगे तो तुमको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है ना। इसलिए जब बड़े बड़े स्ट्रक्चर वगैरह की बात आ जाती है ना तो अपन फिर सॉफ्टवेयर्स में मूव ऑन करते हैं, ठीक है। तो सिंपल अगर सब्जेक्ट पढ़ना है, थ्योरेटिकल सीखना, थ्योरेटिकल ज़रूर सीखना कैसे शेयर फोर्सेस बेंडिंग मूवमेंट निकालते हैं। देखो यहाँ पे शेयर फोर्स डायग्राम चेंज हो गया है, पहले ये सिंपल लीनियर चलता था, अभी क्या इंक्लाइंड हो गया। क्यों, क्योंकि अपन ने डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स लगाया है, ठीक है ना। पहले अपन ने पॉइंट लोड लगाया था,
तो ये बहुत ईजी है, जब थर्ड सेम में आओगे पढ़ोगे तब रिलेट ज़रूर कर पाओगे। हाँ, और तुमको अब तुम लोग अगर ये चीज़ तुमको याद रहती है तो सोम पढ़ने में अब मज़ा आएगा तुमको, ठीक है ना, क्योंकि तुम प्रॉब्लम स्टेटमेंट आराम से तुम इसमें सॉल्व कर सकते हो। नंबर ऑफ ग्रिड्स बना के कैसे ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो आराम से ई टैब्स में सॉल्व कर सकते हो, या फिर स्टैट प्रो में भी कर सकते हो, ठीक है। तो अभी ई टैब्स इतना हो गया है। एक्सट्रूडेड व्यू को बंद कर देता हूँ, मेरी पावर खाएगा मेरे लैपटॉप की है, ठीक है। सिंपल अपना ई टैब्स में काम हो गया। देखो दूसरा क्वेश्चन स्टेटमेंट मैंने कितने ईजिली सॉल्व कर दिया, ठीक है। जैसे मैंने लोड की वैल्यू चेंज कर दी और मेरा सब कुछ एक बार में हो गया, ना पेन उठाना पड़ा ना पेपर उठाना पड़ा, 2-3 क्लिक किए थे माउस से, खत्म, ठीक है ना, इतना ईजी है। अब लेके चलता हूँ तुमको एक खतरनाक सॉफ्टवेयर में जिसका नाम है स्टैट प्रो। अच्छा, ई टैब सबको समझ में आया? सबको समझ में तो आया होगा, कुछ गड़बड़ी किसी में? नो सर। रिस्पॉन्ड कर दो एक बार, मज़ा आ रहा है पढ़ने में कि कैसे एनालिसिस हो रहा है, कैसे बीम के रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है ना। अगर मैं तुमको डिटेलिंग सॉफ्टवेयर दिखाता तो उसमें तुम देख पाते कि मतलब अंदर बीम के रिबार कैसे लगते हैं, मतलब पूरा वो एनिमेशन करके दिखाता है। एनिमेशन तो ई टैब्स भी कर देता है अपना। अगर डिस्प्ले पे जाऊँ तो इसमें एनिमेशन का भी ऑप्शन रहता है कि मतलब उसमें पूरा वो एनिमेशन करके दिखाएगा तुमको। अभी मुझे पता नहीं है एनिमेशन का ऑप्शन कहाँ है, चलो छोड़ो, अभी टूल्स वगैरह में तो नहीं पड़ा है, ऑप्शंस में तो नहीं पड़ा है। ऑप्शंस में ग्राफिक्स मोड, चलो छोड़ो, एनिमेशन वगैरह बाद में देखेंगे। एनिमेशन वगैरह के लिए दूसरी चीज़ें भी हैं अपने पास, वो आर्किटेक्चरल में काम आएंगी, ठीक है ना। अब चलते हैं स्टैट प्रो में। स्टैट प्रो के मेरे पास 2 वर्जन हैं, ठीक है ना। पहला है स्टैट प्रो अपना जो V8i है, पुराना वर्जन है, ठीक है ना। और दूसरा है अपने पास स्टैट प्रो कनेक्टेड एडिशन जो नया वर्जन है। मैं तुमको दोनों वर्जन दिखाऊंगा, ठीक है ना। पहले देखते हैं V8i जो पुराना वर्जन है, ठीक है। तो ये खुल रहा है अपना स्टैट प्रो V8i, ये बहुत दिन से नहीं खुला है तो शायद मेरा लैपटॉप ना हैंग कर। देखो स्टैट प्रो V8i, सिंपल, बहुत छोटा सॉफ्टवेयर है। देखो स्टैट प्रो अपना खुल चुका है, ठीक है ना, सिंपल। इसमें क्या करते हैं अपन, न्यू प्रोजेक्ट पे जाते हैं। तेज़ी से बताऊंगा, इसमें काम ही नहीं करने वाले हैं, बस मैं दिखाने के लिए लाया हूँ तुमको। न्यू प्रोजेक्ट पे जाओगे, ठीक है ना, स्पेस क्लिक करना, नेक्स्ट करना, सॉरी नो कर दो। देखो यहाँ से तुम यूनिट सेलेक्ट कर सकते हो, मीटर और किलो न्यूटन में काम करना है ना, मीटर किलो न्यूटन में काम करना है। और स्ट्रक्चर वगैरह, स्ट्रक्चर का नाम 1.1.1 दे दो, मैंने पहले भी स्ट्रक्चर बना के रखे हैं। और यहाँ पे ये लोकेशन यहाँ पे सेव करेगा, स्पेस लेना, नेक्स्ट करना, एड बीम कमांड को फिनिश कर देना। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है ना। तो ये अपने पास एक स्टैट प्रो सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। देखो ऊपर क्या, बिल्डिंग प्लानर, पाइपिंग, ब्रिज डेक, जो करना चाहो वो कर सकते हो, पहले ही बताया था, ठीक है ना। ब्रिज डेक, फाउंडेशन डिज़ाइन, स्टील डिज़ाइन, रैम कनेक्शन, कंक्रीट डिज़ाइन, एडवांस लैब डिज़ाइन, अर्थक्वेक एनालिसिस, ठीक है ना। नंबर ऑफ थिंग्स है स्टैट प्रो में, बहुत पुराना सॉफ्टवेयर है, बहुत खतरनाक यूजर इंटरफेस है, बटन दे दिए हैं, याद करना पड़ता है कौन सी बटन किस चीज़ की है, ठीक है ना। और स्टैट प्रो में क्या रहता है, स्टैट प्रो ऐसा समझ लो कि कोडिंग का सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। एक यहाँ पे तुमको एक स्टैट एडिटर मिलता है, ठीक है ना। स्टैट एडिटर में जैसे ही जाओगे ना तो यहाँ पे तुम्हारा देखो पूरा कोड होता है। ये स्टैट स्पेस मैंने सेलेक्ट किया था ना, स्टार्ट जॉब इन्फॉर्मेशन, इंजीनियर, डेट, फिनिश। अगर तुमको कोडिंग करके स्ट्रक्चर बनता होगा ना तो यहाँ पे तुम कोड कर करके पूरा अपना स्ट्रक्चर बना सकते हो, ठीक है। अभी मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो फिर उसके बाद स्टैट एडिटर में उसकी कोडिंग देखना कैसे होती है, तो पूरा कोड वगैरह कर सकते हो। यहाँ पे तुम बीम्स बनाओगे, तुमको ग्रिड्स मिली हुई हैं, इन ग्रिड्स को यहाँ से तुम एडिट कर सकते हो, ठीक है ना। कितनी ग्रिड रखना है, कितनी नहीं रखना है, ठीक है, कैसी स्पेसिंग रखना है। यहाँ पे तुमको ज्योमेट्री करना है, जनरल पे जाके तुम अपने सपोर्ट वगैरह, ठीक है। तो ये अपना पुराना वाला वर्जन है, ठीक है ना। स्टैट प्रो का थोड़ा सा कठिन पड़ता है, ये व्यूज़ हैं, अपने उसको रोटेट करना है तो रोटेट कर लो। जैसे अपन ई टैब्स में आराम से एक्सट्रूडेड व्यू देख सकते थे, यहाँ पे अपन आराम से नहीं देख सकते। यहाँ पे हमको राइट क्लिक करके 3D रेंडरिंग व्यू देखना पड़ता है और उसके लिए एक अलग विंडो खोलता है, मतलब बहुत हौच पौच है। अभी पहले काम करते हैं, ठीक है ना। कोशिश करना कि समझ लो, क्योंकि थोड़ा सा खतरनाक सॉफ्टवेयर है। जब डिज़ाइनिंग में जाओगे तो बहुत ही खतरनाक सॉफ्टवेयर हो जाएगा ये, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इसको मैं क्लोज करता हूँ, ठीक है ना। स्टैट प्रो V8i को देखो कितना पुराना सॉफ्टवेयर है, क्लोज करने की भी देखो कैसे कैसे दिए इसमें बटन, अपने तो लाल हो गए अब क्रॉस वगैरह। अब मैं शुरू करता हूँ स्टैट प्रो कनेक्ट एडिशन को, ठीक है ना। तो ये अपना स्टैट प्रो कनेक्ट एडिशन है, ठीक है। अपन स्टैट प्रो कनेक्ट एडिशन में ही काम करने वाले हैं। ये बेंटली का हमेशा खुलता रहता है ये कनेक्शन क्लाइंट। ये क्यों खुलता है, क्योंकि क्रैक्ड वर्जन है इसलिए बार बार खुलते हैं। तो ये देखो अपना यहाँ पे स्टैट प्रो खुल चुका है, ठीक है ना। ये कनेक्ट एडिशन है, बढ़िया है, अच्छा भी लग रहा है, दिख भी अच्छा रहा है, ठीक है ना। तो इसमें अपन अपना क्या करेंगे, वापस से अपना एक मॉडल क्रिएट करना अपन शुरू करेंगे, ठीक है ना। जैसे अपन ई टैब्स में काम किया वैसे इसमें भी काम होगा, थोड़ा अलग काम होगा, उसमें थोड़ा अलग काम हुआ, इसमें थोड़ा अलग काम होगा, पर मिलते जुलते टर्मिनोलॉजी वगैरह सब कुछ सेम है, ठीक है। और थोड़ा सा ये कठिन है, थोड़ा सा वो थोड़ा सा ज़्यादा ईजी है, ठीक है।
फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, ये स्टैट प्रो मेरा कनेक्ट एडिशन शुरू हो गया। सिंपल, इसको भी तुमको डाउनलोड वगैरह करना है, यूट्यूब पे जाना, सर्च कर लेना, ठीक है ना, कि हाउ टू डाउनलोड स्टैट प्रो कनेक्ट एडिशन फ्री फॉर लाइफ टाइम। सीधे ऐसा लिखना, फ्री फॉर लाइफ टाइम, तो वो तुमको बताएगा क्रैक्ड वर्जन कैसे मिलता है, ठीक है ना। तो या फिर स्टूडेंट वर्जन की वीडियो मिलती हैं तो तुमको स्टूडेंट वर्जन की वीडियो से कर लेना तुम लोग, ठीक है, जैसा तुमको सही लगे। तो मैं क्या करूंगा, अभी तो मुझे क्या करना है, एक न्यू मॉडल बनाना है। अपन सिंपल वही सिंपली सपोर्टेड बीम को एनालाइज करेंगे, अपन न्यू मॉडल बनाएंगे अपन, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर का नाम क्या देने वाले हो तुम लोग, तो मैं वापस से स्ट्रक्चर 1.1.1.1 ये कर देता हूँ, ठीक है ना। लोकेशन है इसकी यहाँ पे, कहाँ पे किस लोकेशन में सेव करना है, ठीक है ना। टाइप क्या है, एनालिटिकल चूज करके रखना। एनालिटिकल मतलब एनालिसिस करने के लिए फिजिकल बिल्डिंग वगैरह नहीं, सिंपल फ्रेम्स वगैरह ड्रॉ करेंगे, फोर्स लगा के एनालिसिस करेंगे, ठीक है ना। फिजिकल वगैरह में फिर क्या होता है, थोड़ा सा रेंडरिंग पावर और प्रोसेसिंग ज़्यादा यूज़ होती है। फिजिकल मतलब फिजिकल मॉडल जैसे क्रिएट कर रहे हो, देखो बीम सेक्शन वगैरह दिख रहा होगा वहाँ पे, एक आई सेक्शन दिख रहा है स्टील का, ठीक है। तो एनालिटिक रखना, एनालिटिकल रखना, ठीक है ना। यूनिट्स को मैट्रिक कर लेना, इंग्लिश मत रखना, फिट इंचेस में आ जाएगा, मैट्रिक कर लेना यूनिट्स को। जॉब इन्फो मिलता है, जॉब इन्फो दे दो, जॉब नेम क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम दे सकते हो। क्लाइंट नेम क्या है, क्लाइंट नेम फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, जॉब नंबर, रिवीजन, पार्ट, फलाना ढिमकाना, छोड़ो, ठीक है ना। क्रिएट पे क्लिक करना, सिंपल। ये स्टैट प्रो कनेक्ट एडिशन है, ठीक है ना। तो देखो ये इसका यूज़र इंटरफेस अपन को यहाँ पे मिल गया है, बढ़िया। ये यूज़र इंटरफेस क्या है, थोड़ा सा सही हो गया है। मैंने अभी क्या VHI को बंद कर दिया, नहीं तो मैं थोड़ा सा तुम लोगों को वो करके दिखाता, मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करके दिखाता दोनों के बीच में, ठीक है ना। तो देखो इसमें व्यू, सिलेक्ट, स्पेसिफिकेशन, लोडिंग, एनालिसिस एंड डिज़ाइन, ठीक है। थोड़ा सा चीज़ों को ने ईज आउट कर दिया है, अच्छा इंटरफेस लग रहा है, रिबन वगैरह बना के दे दिया। ये बड़ा सा जो ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स दिख रहा है ना तुमको, ज्योमेट्रिक, जैसे व्यू पे क्लिक करता हूँ तो पूरा व्यू का मेन्यू इस रिबन पे खुलता है। जो स्पेस है रेक्टेंगुलर, इसको रिबन बोलते हैं। ये अपन को ऑटोकैड में मिलता है ये रिबन, अपन को रेविट में भी ये रिबन मिलता है, ठीक है ना। और जो ऑटोकैड और रेविट का यूज़र इंटरफेस है ना, वो सबसे ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली होता है सॉफ्टवेयर्स में। तो क्या हुआ, VHI जो अपना सॉफ्टवेयर था स्टैट प्रो, उसका क्या मार्केट में डिमांड थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे कम होने लगी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर है वो, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है ना। तो फिर बेंटली कंपनी वाले ने थोड़ा सा क्या नया एडिशन निकाला, और ये काफ़ी अच्छा है, ये मतलब बढ़िया सॉफ्टवेयर है। इसमें क्या डिज़ाइनिंग करने में मज़ा आता है, थोड़ा सा कठिन है ई टाइप से, पर ठीक है। तो अब क्या करेंगे अपन, अब अपन वापस से इसमें अपनी ग्रिड बनाएंगे, फिर अपनी बीम बनाएंगे, कंक्रीट से खेलेंगे, रीबार से खेलेंगे, सपोर्ट लगाएंगे, लोड लगाएंगे, एनालिसिस करेंगे, फिर डिज़ाइन करेंगे। सिंपल, इसमें भी वही काम करने वाले हैं, ठीक है ना, पर सॉफ्टवेयर अलग अलग है। सिंपल, ज्योमेट्री की तरफ चलते हैं सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहले ज्योमेट्री बनानी पड़ती है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे तुमको मिलता है ग्रिड्स और एक स्ट्रक्चर विजार्ड मिलता है तुमको। स्ट्रक्चर विजार्ड पे नहीं जाना है, स्ट्रक्चर विजार्ड थोड़ी सी खतरनाक चीज़ है, बिल्डिंग विल्डिंग बनाना है, ठीक है ना। लेके चलता हूँ एक बार, स्ट्रक्चर विजार्ड पे जाओगे ना तो यहाँ पे तुमको क्या पहले से प्री बिल्ट मॉडल मिल जाते हैं। देखो ट्रस मॉडल्स हैं, फ्रेम मॉडल्स हैं, सरफेट प्लेट मॉडल्स हैं, सॉलिड मॉडल्स हैं, कंपोजिट मॉडल्स हैं, इम्पोर्ट कैड, अगर कुछ कैड में तुम्हारे पास है तो वो ला सकते हो तुम लोग, ठीक है ना। होव ब्रिज है, लेटेस्ट ब्रिज है यहाँ पे, ये सब ट्रस के मॉडल्स हैं। फ्रेम मॉडल्स पे जाकर तुम बे फ्रेम, अगर तुमको अपनी बिल्डिंग वगैरह क्रिएट करनी हो, है ना। सिलेंड्रिकल, अगर तुमको कोई वाटर टैंक डिज़ाइन करना हो ना सर्कुलर, तो ये सिलेंड्रिकल फ्रेम्स वगैरह से तुम लोग सर्कुलर वाटर टैंक डिज़ाइन कर सकते हो। ये स्ट्रक्चर विजार्ड पहले से बने बनाए अपन को मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो अभी अपन को कुछ नहीं करना है, सिंपल एक सादी बीम बनानी है, ठीक है। तो मैं ग्रिड्स पे जाऊँगा और बीम ग्रिड पे चूज़ करूँगा, स्ट्रक्चर विजार्ड पे नहीं जा रहा हूँ। इस क्या करूँगा, मैं ग्रिड्स पे जाऊँगा और बीम ग्रिड, सिंपल बीम ग्रिड पे जैसे ही चूज़ करूँगा, देखो यहाँ पे मेरे को ग्रिड यहाँ पे बनी, अब मेरे को यहाँ पे ग्रिड दिख रही हैं। VHI जब सॉफ्टवेयर ऑन किया था स्टैट प्रो का, तो मुझे क्या मिला था, यहाँ पे कुछ नहीं मिला, मतलब पहले से ये बॉक्सेस मिल गए थे, पर मेरे को यहाँ पे क्या ग्रिड्स पे जाके बीम ग्रिड चूज़ करूँगा ना, तब मुझे यहाँ पे ये ग्रिड्स मिलेंगी, ठीक है। अब ये ग्रिड्स तो बहुत सारी 10 यहाँ पे दी हैं, 10 यहाँ पे दी हैं, स्पेसिंग बीच में कितनी है कुछ भी नहीं पता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखो स्नैप नोट बीम का यहाँ पे कमांड चालू है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या मिल रहा है, क्रिएट, एडिट, इंपोर्ट, कॉपी, ठीक है ना। तो क्रिएट तो करना नहीं है, बनी बनाई मिल गई, इसको एडिट करना है अपन को थोड़ा सा, ठीक है। तो मैं इस एडिट पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं एडिट पे क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पे अपन को क्या मिल जाता है, एक बॉक्स। तो ये पूछ रहा है, ठीक है ना, कि कितनी अपन को लाइंस चाहिए है, XY प्लेन में चाहिए है, कितनी लाइन चाहिए, एंगल ऑफ प्लेन पूछ रहा है, ठीक है ना। तो ये सब छोड़ो, सिंपल यहाँ देखना X डायरेक्शन में कितनी लाइन चाहिए। देखो 0 से शुरू करता है ये, ई टैब्स क्या है 1 2 लेता है, पर ये 0 1 लेगा, ठीक है ना। तो ये 0 तो ले लेगा 0 को, ओरिजिन को, और उसके बगल में सिर्फ उनको एक लाइन और चाहिए, सिंपल। तो मैं इसको क्या कर दूंगा 1, ठीक है ना। तो एक ये मेरी हो गई, सिंपल। अब मुझे वाई डायरेक्शन में कोई लाइन ही नहीं चाहिए है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा 0,
तो ये मेरा बन गया, ठीक है ना। अब मुझे स्पेसिंग कितनी चाहिए उसके बीच में, अपना स्पान कितना है 8 मीटर का, तो मुझे एक्स डायरेक्शन में एक 0 की ग्रिड हो गई, ये 0, ठीक है ना, और यहाँ पे इसके पीछे 1 दिख जाएगा, अभी ये बॉक्स है तो 1 दिख नहीं रहा है, ठीक है ना, और उनके बीच में स्पेसिंग कितनी है अपनी 8 मीटर की, तो स्पेसिंग कर दो इसके बीच में 8, ठीक है ना, और सिंपल इसमें दबा दो ओके, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 0 दिख रहा है, यहाँ पे 8 दिख रहा है, तो यहाँ पे तुम्हारी ये ग्रिड क्रिएट हुई है, याद रखना ये क्या क्रिएट हुई है, ग्रिड, सिंपल एक ग्रिड क्रिएट हुई है, ठीक है ना। ये करने के बाद यहाँ पे देखना स्नैप नोट बीम, स्नैप नोट बीम, अभी इसको बंद कर दोगे, बस में क्लिक कर दोगे तो बंद हो जाएगा, इसको चालू करोगे ना तो ये हल्का सा देखो लाइट ब्लू कलर से दिखने लगता है, मतलब ये स्नैप नोट बीम का मान क्या है, ऑन है, मतलब अपन बीम अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। स्नैप नोट बीम का मान ऑन है, मतलब अपन यहाँ पे बीम ड्रॉ कर सकते हैं। बीम कैसे ड्रॉ करेंगे, सिंपल पहला क्लिक इस 0 पे करना और दूसरा क्लिक इस इधर पे जाके 8 पे कर देना, आसपास कहीं पे भी वो अपने आप मतलब स्नैप कर लेता है चीज़ों को, ऐसे नहीं बहुत छोटा सा नोट है वो, जूम वगैरह नहीं करना, सिंपल यहाँ पे लाके क्या करना, क्लिक कर देना, तो यहाँ पे अपनी एक बीम बन चुकी है, सिंपल स्नैप नोट बीम को बंद कर देना, ठीक है ना। अब अपनी बीम सच में बनी है कि नहीं बनी है वो चेक करने के लिए देखो डिफॉल्ट ग्रिड लीनियर, इसको बंद करो, देखो ग्रिड हट गई, सिर्फ बीम रह गई, ठीक है ना, ग्रिड हट गई है, देखो अपनी बीम यहाँ पे रह गई है बस। ग्रिड को ऑन कर दोगे तो ग्रिड अपने यहाँ पे 0,8 मीटर का अपना स्पान है, ठीक है ना, सिंपल। तो अभी ये मैंने अपनी बीम बना ली है, ठीक है। इसमें अभी कितने कंक्रीट है, स्टील है, 500 mm बाय 500 mm की है, कितने ये कुछ भी नहीं पता है, सिर्फ स्टैट ब्रो क्या पता है एक बीम है, अभी कुछ भी नहीं है और, ठीक है ना। तो इतना काम अपन ने कर लिया है, ठीक है ना, बीम अपनी बन चुकी है, डिफॉल्ट ग्रिड लीनियर को क्लोज वगैरह कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास बीम बन के आ चुकी है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पे ऊपर ज्योमेट्री में थी, तो ज्योमेट्री का अपना काम हो गया, देखो यहाँ पे एनालिटिकल मॉडलिंग के ऊपर तुमको एक यहाँ पे एक मेन्यू मिल रहा होगा, ठीक है ना। तो ज्योमेट्री का काम अपना हो चुका है, ज्योमेट्री दिख रही है, ठीक है ना। एक्स में क्या है, पहला कोऑर्डिनेट 0 0 पे है और दूसरा कोऑर्डिनेट 8 पे है मीटर पे, वाई जेड पे कोई भी कोऑर्डिनेट नहीं है, ठीक है ना। ज्योमेट्री का काम हो गया। अब चलते हैं आगे काय में, प्रॉपर्टीज़ में। प्रॉपर्टीज़ में अपन क्या करेंगे, वहीं अपना बीम का सेक्शन जो अपन ने डिफाइन किया था ना 500 क्रॉस 500 का, प्रॉपर्टीज़ में अपन वही सेक्शन को अब डिफाइन करने वाले हैं, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना है, ये ऊपर ज्योमेट्री का टैब है, ज्योमेट्री के टैब से प्रॉपर्टीज़ के टैब में स्विच करना, यहाँ पे तुमको ये विंडो अपने आप मिलेगी, ठीक है ना। इस विंडो में एडिट है, डिलीट है, वैल्यूज, सेक्शन डेटाबेस, डिफाइन, मटेरियल्स, थिकनेस, यूजर टेबल, इनमें से तुम्हारे काम का क्या है, सिर्फ डिफाइन, क्योंकि तुमको अपनी बीम को डिफाइन करना है। डिफाइन में क्लिक करोगे, ठीक है ना, डिफाइन में जैसे ही क्लिक करोगे तो सर्कुलर मिल रहा है, रेक्टेंगुलर मिल रहा है, टी मिल रहा है, ट्रेपेजॉइडल मिल रहा है, जनरल, टैपर्ड, आई मिल रहा है, टैपर्ड, ट्यूब मिल रहा है, असाइन प्रोफाइल। अपना सेक्शन कैसा है, अपना सेक्शन है रेक्टेंगुलर। लेंथ मैंने डिसाइड कर दी है, पहले ही बताया था, सिर्फ ब्रेड्थ और डेप्थ देना पड़ता है, इसलिए अपन रेक्टेंगुलर लेके चल रहे हैं। स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल ही होता तो रेक्टेंगल ले लिया अपन ने। अभी अपन से वैल्यूज पूछ रहा है, वाई डी की पूछ रहा है और जेड डी की पूछ रहा है, तो दोनों अपनी क्या है 500 500 है, लेकिन अपनी 500 क्रॉस 500 mm में है, और यहाँ पे देखो ये वैल्यूज पूछ रहा है मीटर में, तो mm को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 500 mm मतलब 0.5 और 500 mm मतलब 0.5, सिंपल, ठीक है ना। तो ये मैंने 500 क्रॉस 500 का एक रेक्टेंगुलर बीम, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको मैं करूँगा ऐड, ठीक है ना। अभी ये मेरी रेक्टेंगुलर बीम ऐड हुई है, सिंपल। मैंने अपने प्रोजेक्ट के अंदर, मैंने जो भी प्रोजेक्ट कर रहा हूँ मैं, स्ट्रक्चर 1.1.1.1, उस प्रोजेक्ट के अंदर एक रेक्टेंगुलर बीम ऐड करी है 19.68, 19.68, ठीक है ना। ये 19.68 शायद इंचेस में बता रहा हो ये, ठीक है ना। अब ईटेप्स में क्या होता है, ईटेप्स में तुम नाम दे सकते हो कि भैया हमारी बीम 500 क्रॉस 500 की है, तो हमने उसको नाम दे दिया है, ठीक है ना। पर स्टैट प्रो में तुम उसका नेमिंग नहीं कर सकते, और अगर तुम्हारे पास यहाँ पे 15 से 20 टाइप के अलग अलग फ्रेम सेक्शन आ गए ना, तब बहुत हौच पौच हो जाएगा। फिर कैसे पता लगाओगे कि इस बीम का डायमेंशन कितना था, फिर उस बीम का डायमेंशन कितना है, ठीक है ना, इस कॉलम का डायमेंशन कितना है, क्योंकि नेमिंग नहीं कर सकते। वो स्टैट ई टैब्स में कोई तुम्हारा कॉलम है तो उसका नाम COL और फिर उसके डायमेंशन डाल दो, कोई अलग बीम है तो उसका नाम, जो तुमको नाम डालना है जैसे तुम पहचान पाओ वो नेमिंग तुम कर सकते हो, ठीक है ना। पर यहाँ पे तुम नेमिंग नहीं कर सकते, ठीक है। इसका देखो एक डिफॉल्ट मटेरियल भी असाइन कर दे जो कि अपना कंक्रीट का होने वाला है, सिंपल। तो अभी मैंने एक स्टैट प्रो को बता दिया कि ये वाली बीम है। अब मेरे को स्टैट प्रो को ये बताना है कि ये जो 500 क्रॉस 500 की बीम है ना, ये जो तुमने बीम बनाई है ये वही बीम है, ठीक है। तो अपन कैसे करेंगे इसको, सिंपल इस बीम को सेलेक्ट करना, ठीक है ना, रेक्टेंगल 19.68 क्रॉस 19.68। अब यहाँ पे तुमको ये मिलेगा, देखो यूज कर्सर टू असाइन, ठीक है ना, असाइन टू व्यू, असाइन टू एडिट लिस्ट।
तो यूज़ कर्सर टू असाइन को चूज़ कर लेना यहाँ से, यूज़ कर्सर टू असाइन, ये चूज़ है पहले से, ठीक है ना। मतलब अपने कर्सर को यूज़ करोगे असाइन करने को, मतलब अपनी जो ये बीम बनी हुई है उसको अपन 500 क्रॉस 500 की प्रॉपर्टी असाइन कर रहे हैं, सिंपल, ठीक है ना। और अभी अपने पूरे व्यू में मतलब जितना भी तुमको दिख रहा है उसमें एक ही बीम है तुम्हारे पास जो ये तुम्हारे सामने बनी हुई है, तो तुम असाइन टू व्यू का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। पर अभी अपन क्या करेंगे, यूज़ कर्सर टू असाइन का यूज़ करेंगे। मैं असाइन पे क्लिक करूंगा, देखो यहाँ पे असाइनिंग लिखा आ गया है, अभी असाइनिंग चालू है। मैं कर्सर को लेके जाऊंगा, इस बीम पे क्लिक कर दूंगा, देखो इसके ऊपर क्या लिखा आ गया, R1। R1 मतलब रेफरेंस 1, रेफरेंस 1 अपना कौन सा है, 500 क्रॉस 500 की अपनी कॉन्क्रीट की बीम है, सिंपल। तो अपने असाइनिंग कर दी, ठीक है ना। अब अपन ने स्टैट प्रो को बता दिया है कि जो अपनी ये R1 बीम है ना, ये 500 क्रॉस 500 की है और भैया कॉन्क्रीट की है, ठीक है ना। इतना अपन ने स्टैट प्रो को बता दिया है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ अपनी हो गई, ठीक है। इसके बाद अपन को देखो ज्योमेट्री कर ली, प्रॉपर्टी कर ली। प्रॉपर्टी अपने पास एक ही है, अगर नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज होती है तो नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज को यहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है। डिफाइन कोई सर्कुलर तो सर्कुलर डिफाइन करो, रेक्टेंगल रेक्टेंगल, टी है जो भी है उनको डिफाइन करो, ठीक है ना। और जो नहीं है उसको डेटाबेस से उठाओ फिर यहाँ पे, ठीक है। अब अपने पास आगे क्या मिलता है, ऐसे ही चलना जैसे ई टाइप्स में चले थे ना लाइन वाइज लाइन, वैसे इसमें भी चलेंगे। ज्योमेट्री हो गई, प्रॉपर्टीज हो गई, अब आगे बढ़ते हैं मटेरियल। तो मटेरियल में जैसे ही जाओगे, देखो इसको कंक्रीट का मटेरियल अपन ने असाइन कर दिया है, ठीक है ना। डिफॉल्ट उसने ले लिया क्योंकि कंक्रीट रेक्टेंगुलर अपन ने चूज किया था। तो देखो यहाँ पे तुमको क्या मिलता है, यहाँ पे तुमको एक छोटी सी टेबल मिलती है, तो यहाँ पे तुमको सबसे ऊपर मिलता है कॉन्क्रीट, ठीक है ना। इस कॉन्क्रीट पे क्लिक करना और इसको एडिट करना, क्योंकि अब अपन को पता नहीं कॉन्क्रीट का ग्रेड कौन सा है। अपन ने कंक्रीट दे तो दिया है, पर तुमको ये मैंने कहीं बताया कि कंक्रीट का ग्रेड कौन सा चूज किया है। क्वेश्चन स्टेटमेंट में तो दिया हुआ है कि 25 का यूज़ करना है, ठीक है ना। पर अभी अपन ने स्टैट प्रो को नहीं बताया है कि अपना कंक्रीट का ग्रेड कौन सा है। ई टाइप्स में तो अपन ने शुरू में डिफाइन कर दिया था कि भाई अपना कंक्रीट का ग्रेड कौन सा रहने वाला है, M25। तो तुम लोग क्या करोगे, मटेरियल्स में जाओगे, प्रॉपर्टीज के बाद मटेरियल्स में जाओगे, कंक्रीट को चूज करोगे, सिंपल इसको एडिट कर देना। और एडिट करके सिर्फ क्या पूछते तुमसे, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी है। और मैंने तुमको कल बताया था जैसे M25 है तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी रहेगी उसकी, 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रहती है, ठीक है ना। और ये वैल्यू क्या में पूछ रहे हैं अपनी, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। अब न्यूटन को किलो न्यूटन में तुमको चेंज करना है तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, ठीक है ना। M25 की कितनी रहती है अपने स्टूडेंट, 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये पूछ रहा है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, तो 25 का कितना हो जाएगा अपना 25,000, एज सिंपल एज दैट, कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे कितनी वैल्यू डालूंगा मैं, 25,000, सिंपल, क्योंकि मेरा कॉन्क्रीट का ग्रेड कौन सा है, M25। अगर M20 होता तो 20,000, M30 होता तो 30,000, M15 होता तो 15,000, ठीक है ना। तो कंक्रीट को मैंने यहाँ पे कर दिया एडिट और उसको बना दिया मैंने, कौन से ग्रेड का कंक्रीट बना दिया है अब, M25 का। ओके कर देते हैं, ठीक है ना। तो अभी मुझे कंक्रीट की ज़रूरत है, तो कंक्रीट तो हो गया। रीबार वगैरह कब यूज़ करते हैं, रीबार वगैरह कब यूज़ करेंगे अपन, जब अपन डिज़ाइनिंग करना शुरू करेंगे, ठीक है ना। बहुत कठिन है इसमें डिज़ाइनिंग, पर समझते चलो, देखते चलो, ठीक है। ज्योमेट्री हो गई, प्रॉपर्टीज़ हो गई, मटेरियल दे दिया कंक्रीट का, स्पेसिफिकेशंस नहीं करेंगे, बहुत कठिन है, तुम्हारे काम का भी नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, सपोर्ट्स। स्पेसिफिकेशन इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अपन बीम को थोड़ा सा उसमें देखते हैं कि कहाँ से अपन को रेस्ट्रेंट्स रखना है, कहाँ से रिलीजेस रखना है। बता दे रहा हूँ, बीच में अगर तुमने कोई फ्री सपोर्ट्स वगैरह दिए हैं तो वो देख सकते हो, जॉइंट से कहीं रिलीज़ रखना है तुमको बीम में, वो देख सकते हो। थोड़ा सा एडवांस है, मैनुअल कंट्रोल ज़्यादा देता है, वही मैं तुमको पहले बताया था, मैनुअल कंट्रोल बहुत ज़्यादा देता है, ठीक है ना। अभी तुमको बताऊँगा मैं कैसे देता है। अब आगे बढ़ते हैं सपोर्ट्स में, ठीक है ना। तो सपोर्ट में जाते हैं अपन, तो सपोर्ट में अपने पास यहाँ पे अपने पास है नो सपोर्ट है, S1 कोई सपोर्ट नहीं है, डिफॉल्ट सपोर्ट आ रहा है, ठीक है ना। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे अपने सपोर्ट को। एडिट नहीं कर सकते, डिलीट तो कर नहीं सकते, अपन क्रिएट करेंगे। सीधे क्रिएट पे गए, ठीक है ना। क्रिएट पे जाने के बाद ये विंडो अपनी खुलती है। तो देखो फिक्स्ड सपोर्ट है अपने पास, पिंड है, मल्टी स्प्रिंग, ये देखो नंबर ऑफ सपोर्ट्स है यहाँ पे, ठीक है ना। ये ऊपर इंक्लाइंट सपोर्ट्स में भी फाउंडेशन, मल्टीलीनियर, इंक्लाइंट, टेंशन, कंप्रेसिव, ओनली स्प्रिंग। तुम फिक्स्ड पे चले जाना बस, ठीक है ना। फिक्स्ड पे जाना, तो देखो तुम्हारे पास एक जगह तुमको देखो फिक्स सपोर्ट हो तुमको लगाना नहीं, एक जगह तुमको कौन सपोर्ट लगाना है, पिंड सपोर्ट लगाना है। तो देखो पिंड सपोर्ट में रेस्ट्रेंट्स FX, FY, FZ में रेस्ट्रेंट रहता है, वो मूवमेंट तुम उसको दे सकते हो, मतलब रोटेट कर सकते हो, मूव नहीं कर सकते हो। तो मैंने पिंड सपोर्ट अपना एक ऐड किया है अभी, सिंपल मेरे इस प्रोजेक्ट में एक पिंड सपोर्ट ऐड हुआ है, पर मैंने अभी उसको इस नोड पे लगाया नहीं है, याद रखना, ठीक है ना।
दूसरा मेरा कौन सा सपोर्ट मुझे यूज़ होने वाला है यहाँ पे, दूसरा सपोर्ट यूज़ होने वाला है रोलर सपोर्ट, ठीक है ना। तो मुझे वो सपोर्ट भी क्रिएट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे क्रिएट पे जाऊँगा। अब देखो रोलर सपोर्ट कैसे क्रिएट करेंगे, यहाँ पे कहीं रोलर नहीं दिख रहा है, फिक्स्ड है, पिंड है, फिक्स्ड बट, एनफोर्स बट, ठीक है ना। तो अपन रोलर सपोर्ट क्रिएट करने के लिए कौन सा यूज़ करेंगे, एनफोर्स्ड बट। पूरा सपोर्ट एनफोर्स है, पर रिलीजेस कहाँ कहाँ पे तुमको मैंने बताया था। ई टैब्स क्या पूछता है, कहाँ पे रेस्ट्रेंट रखना है। स्टैट प्रो क्या पूछ रहा है, कहाँ पे रिलीज रखना है। तो तुम्हारा रोलर सपोर्ट हॉरिजॉन्टल मूव कर सकता है, तो मतलब एफ एक्स पे वो रिलीज रहेगा, ठीक है ना। एफ एक्स पे वो रिलीज रहेगा, मतलब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करेगा वो। और क्या कर सकता है वो, रोटेट भी कर सकता है। तो मूवमेंट अलॉन्ग जेड डायरेक्शन निकलता है वो। अब जेड डायरेक्शन के अलॉन्ग में कैसे मूवमेंट निकलता है, उसका एक वे है, सिंपल ऐसा थंब रूल होता है हाथ का, ठीक है ना। एक्स और वाई डायरेक्शन में जाओगे तो जेड डायरेक्शन के अलॉन्ग तुम मूवमेंट क्रिएट करोगे, सिंपल। पर अभी के लिए उनको वर्कशॉप में आगे बढ़ना है, इसमें डिजाइनिंग देखनी है। तो फिलहाल के लिए अगर रोलर सपोर्ट क्रिएट करना है तो एनफोर्स बट पे जाना, एफ एक्स और एम जेड पे रिलीजेस रख देना, सिंपल, ठीक है ना। मतलब रोटेट भी कर सकते हो और हॉरिजॉन्टली मूव भी कर सकते हो, रिलीज है। बाकी पूरी चीज़ें क्या रहेंगी, एनफोर्स रहेंगी, ठीक है ना। मतलब पूरी चीज़ें फिक्स रहेंगी, सिंपल। इस चीज़ को भी मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो मेरे दोनों सपोर्ट यहाँ पे प्रोजेक्ट में ऐड हो गए। अब अपन को यहाँ पे स्टैट प्रो को बताना पड़ेगा कि भैया एक एंड में पिंड है और एक एंड में रोलर है, ठीक है ना। वो कैसे बताएंगे, सबसे पहले तुम एक काम करना, देखो व्यू पे जाना, व्यू पे जाके तुम लोग यहाँ पे देखो, तुमको ये मिल रहा है फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू पे क्लिक करोगे ना तो तुमको बीम फिर ऐसी देखेगी फ्रंट से, तो तुम आराम से असाइन कर सकते हो चीज़ों को, ठीक है। व्यू पे जाके मैं फ्रंट व्यू मैंने चूज़ कर लिया, आइसोमेट्रिक है, सॉरी आइसोमेट्रिक व्यू मतलब 3D व्यू, ठीक है ना। और ये मेरा टॉप व्यू हो गया, ये बॉटम व्यू, ये मेरा साइड व्यू, फ्रंट व्यू, लेफ्ट व्यू, ये बैक व्यू। तो मेरे को फ्रंट व्यू से देखना है। हाँ, जैसे अपना ई टैब्स में क्या होता था, एक्सट्रूडेड व्यू होता था, एक्सट्रूडेड व्यू होता था ना, वैसे अपना स्टैट प्रो में भी होता है। कैसे करेंगे, राइट क्लिक करके अपन 3D रेंडरिंग देखेंगे। देखो 3D रेंडरिंग ये दिख रही है, ये अपनी बीम बनी हुई है, ठीक है ना। 500 क्रॉस 500 की बनाई थी ना अपन ने बीम, तो ये अपनी 3D रेंडरिंग यहाँ पे दिख रही है। ये हर बार अलग विंडो खोल के दिखाता है, फिर इस विंडो को क्लोज करो, ठीक है। या फिर व्यू में जाके यहाँ 3D रेंडरिंग में क्लिक कर सकते हो, फिर इसको देखो ऐसे करके, तो देख लेना। ई टैब्स में सीधे एक्सट्रूडेड व्यू में क्लिक करो और वो दिखा देता है, ठीक है। तो व्यू ऑप्शन देख लिया। अब मैंने क्या कर लिया, इसको फ्रंट व्यू से देख रहा हूँ मैं, व्यू में नहीं जाना है। अगर व्यू ऑप्शन में नहीं जाकर तुमको चूज़ करना है तो सिंपल तुम शिफ्ट दबाना, शिफ्ट प्रेस करना और अपनी स्क्रीन में ये वर्किंग स्पेस में कहीं भी राइट क्लिक करना, शिफ्ट दबा के राइट क्लिक, तो सिंपल तुमको यही ऑप्शन मिलता है, ठीक है ना। जूम विंडो, स्ट्रक्चर वगैरह, तो इस यहाँ से तुम फ्रंट व्यू अपना ओपन कर लेना है। देखो फ्रंट व्यू तुम्हारा ओपन हो गया है, ठीक है। अब जैसे अपन ने अपनी बीम को प्रॉपर्टी असाइन करी थी, वैसे ही अपन क्या करेंगे, अपनी बीम को सपोर्ट असाइन करेंगे, ठीक है ना। अब देखो अपने पास यहाँ पे दो नोड हैं, एक नोड ये है, यहाँ पे अपना पिन सपोर्ट आने वाला है, और एक पॉइंट समझ लो या नोड बोलते हैं यहाँ पे एक नोड है, यहाँ पे अपना एक रोलर सपोर्ट आने वाला है। तो अब अपन क्या करते हैं, अब अपन यहाँ पे असाइन टू व्यू का यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर मैंने सपोर्ट 2 को लिया, पिन सपोर्ट को, और असाइन टू व्यू कर दिया ना, तो इन दोनों नोड में वो पिन सपोर्ट लगा देगा, ठीक है ना। तो इसलिए अपन यहाँ पे क्या करेंगे, यूज़ कर्सर टू असाइन का इस्तेमाल करेंगे, कि अपन कर्सर से अपन असाइन कर देंगे। तो सपोर्ट 2 को मैं चूज़ करूँगा, जो कि मेरा पिन सपोर्ट होने वाला है, यूज़ कर्सर टू असाइन में मैं क्लिक कर दूंगा, असाइन पे क्लिक करूँगा, असाइनिंग बोल रहा है कि असाइन कर दो अब जाके, ठीक है ना। यहाँ पे लाके मैं नोड पर ले आके सिंपल एक क्लिक करूँगा तो ये अपने आप असाइन कर देगा, स्नैप कर लेता है। यहाँ पिन सपोर्ट मैंने लगा दिया, बहुत बढ़िया। सपोर्ट 3 को मैं चूज़ करूँगा, अभी असाइनिंग चालू है, अब सपोर्ट 3 को चूज़ करूँगा, अभी भी असाइनिंग चालू है, ठीक है ना। यूज़ कर्सर टू असाइन चालू है अभी भी, और सिंपल मैं यहाँ पे जाके करूँगा, रोलर सपोर्ट को सिंपल ऐसा असाइन कर दूंगा। अब असाइनिंग को मैं बंद कर दूंगा, बहुत बढ़िया। बीम बना दी, प्रॉपर्टी दे दी, मटेरियल दे दिया, सपोर्ट लगा दिए। आगे क्या आता है अपना, लोड लगाना है, तो अपन को यहाँ पे मिलती है लोडिंग, ठीक है ना। अब देखो, अब ई टैब्स में ना लोड लगाना बहुत इजी होता है, बहुत मतलब फटाफट लोड लगा दो बढ़िया से, बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर, मतलब मुझे तो पसंद ही है। पर यहाँ पे थोड़ा सा टिपिकल होता है लोड लगाना, थोड़ा सा फोकस करके चलना, समझ के चलना, ठीक है ना। तो क्या करोगे, सपोर्ट लगा दिए, ये रोलर का देखो निशान थोड़ा अजीब सा बन रहा है ये, पर ये रोलर सपोर्ट ही है, ठीक है ना। बता दिया है, ठीक है ना। उसमें क्या करना, तुम रिलीजेस रख देना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एफ एक्स को रिलीज कर देना, और मूवमेंट अलोंग जेड डायरेक्शन को मतलब एम जेड को तुम रिलीज कर देना, तो वो रोलर सपोर्ट होता है, ठीक है। अब क्या करोगे तुम लोग, सपोर्ट हो गए, अब चलते हैं लोडिंग में। तो ठीक है, सबसे पहले तुमको मिलता है यहाँ पे डेफिनेशंस मिलती है, लोड केसेस डिटेल्स मिलती है, लोड एनवेलप्स मिलते हैं, ठीक है ना। तो डेफिनेशंस क्या होती है, ये छोटा सा प्लस दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, छोटा सा प्लस दिख रहा है, इसके अंदर जाओगे ना तो डेफिनेशंस मिल रही है, व्हीकल डेफिनेशन, टाइम हिस्ट्री, विंड डेफिनेशन, स्नो डेफिनेशन, सीस्मिक डेफिनेशंस, पुश ओवर, डायरेक्ट स्टार्ट,
नंबर ऑफ डेफिनेशन है इन लोड्स की। क्या है, कभी कभी अपन को डेफिनेशन डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है ना। जैसे अपन ई टैब्स में डायरेक्ट अपना आई एस कोड चूज कर सकते थे ना, यहाँ पे अपन को वैसी इसकी डेफिनेशन देनी पड़ती है अंदर जाके, ये समझ लो। अभी तुम्हारे डेफिनेशन कोई काम का नहीं है, बता रहा हूँ बस, ठीक है ना। अभी तुम क्या करना है, तुमको सीधे जाना है लोड केसेस डिटेल्स में। लोड केसेस डिटेल, लोड केस कौन कौन सा है अपने पास, ये वही चीज़ है, कौन सी चीज़ है जो ई टैब्स में थी, लोड पैटर्न, ठीक है ना। ये लोड केस डिटेल्स और लोड पैटर्न एक ही चीज़ है, ठीक है ना। तो मैं लोड केस डिटेल्स में जाऊंगा, मैं लोडिंग में चले गया हूँ, ठीक है, सपोर्ट के बाद मैं लोडिंग में गया हूँ। अब लोड केस डिटेल्स में जाऊंगा, इसको मैं करूंगा ऐड, ठीक है ना। तो देखो नंबर 1 प्राइमरी लोड जनरेशन, डिफाइन कॉम्बिनेशन है और ऑटो लोड कॉम्बिनेशन भी है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे अपन कॉम्बिनेशन नहीं देखेंगे, ऑटो लोड कॉम्बिनेशन जनरेट करके तुम ऐड कर सकते हो, पर बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाएंगी चीज़ें, फिर बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाएंगी, ठीक है ना। तो कॉम्बिनेशन नहीं देखेंगे, सिंपल अपन अपने लोड के लिए देखेंगे, ठीक है। तो प्राइमरी पे जाऊंगा, लोडिंग टाइप कौन सा है मेरा, नंबर 1 है। लोडिंग टाइप मेरा कौन सा है, डेड है, लाइव है, रूफ है, ये तो कितने सारे ढेर सारे लोड है यहाँ पे, ठीक है ना। अभी अपना क्या है, डेड लोड है, सिंपल एक ही लोड है अपने पास, ठीक है ना। टाइटल क्या है, लोड केस 1, इसका नाम दे दो तुम, नाम अगर देने को बोल रहा है तो इसका नाम दे सकते हो। इसका नाम मैं देता हूँ डेड लोड, LOAD डेड लोड। ये को क्या स्पेलिंग गलत हो गई, DEAD, चलो टाइपिंग मिस्टेक। चलो भाई मेरा ए और एस की वो खत्म हो गई लगता है, कीबोर्ड की बटन चेंज हो गई। चलो डेड लोड मैंने नाम दे दिया, लोडिंग का टाइप मैंने क्या कर दिया है, डेड, ठीक है ना। सिर्फ नाम दिया हूँ, अभी मैं डेड लोड को ऐड कर रहा हूँ, यही है स्टैट प्रो। पहले चीज़ों को ऐड करो, फिर बताओ, फिर ऐड करो, फिर बताओ, फिर असाइन करो, ठीक है। तो डेड लोड मैंने बता दिया, लोडिंग टाइप मेरा डेड है, मैं इसको कर देता हूँ ऐड, इसको कर देता हूँ मैं क्लोज, क्योंकि अभी मेरे पास क्या है, सिर्फ डेड है, ठीक है ना। अब देखो मेरा डेड लोड आ गया। अब डेड लोड मेरे को ऐड करना पड़ेगा अंदर एक और चीज़, वो क्या होने वाली है मेरी डेड लोड के अंदर, जो कि 10 किलो न्यूटन का मैं सेंटर पे लोड लगा रहा हूँ ना, वो मेरी वो चीज़ होने वाली है, ठीक है ना। मैं डेड लोड पे क्लिक करूंगा इस बार, पहले लोड केस डिटेल्स पे क्लिक किया था, अब मैं डेड लोड पे क्लिक करूंगा। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा। अब इसके अंदर तुम जैसे ही ऐड करोगे ना, तो तुमको यहाँ पे क्या मिलेगा, दूसरा एक मिलेगा, ठीक है ना। देखो सबसे पहले क्या बोलता है, सेल्फ वेट लोड, ठीक है ना। ई टैब्स क्या करता है, ई टैब्स ये करता है कि वो सेल्फ वेट को पहले से लेके चलता है, क्योंकि वो सेल्फ वेट मल्टीप्लायर 1 लेके चलता है, ठीक है ना। पर स्टैट प्रो में तुमको सेल्फ वेट लगाना पड़ता है, ठीक है ना। फैक्टर इसने -1 क्यों लिया है, क्योंकि ये नीचे ग्रेविटी डायरेक्शन में लेके चल रहा है, और ये सेल्फ वेट मेंबर का खुद ही कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है ना। बस फैक्टर को -1 इसलिए लिया है क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन है, सॉरी नेगेटिव मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन है, डायरेक्शन तो वाई है बट डाउनवर्ड है, इसलिए एक फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है ना। पर अभी अपने एनालिसिस रिजल्ट सही रहे, मतलब थ्योरेटिकली अपने एनालिसिस रिजल्ट मैच करें, इसलिए मैं सेल्फ वेट को उसमें ऐड ही नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। नहीं तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सेल्फ वेट ऐड करते हैं, ठीक है ना। कभी भी स्ट्रक्चर बनाओगे, कभी भी कुछ भी करोगे, सबसे पहले सेल्फ वेट ऐड करोगे। पर अभी एनालिसिस करने के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ ऐड, ई टैब्स खुद ही कर लेता है, ठीक है। तो अभी मुझे क्या करना है, बीच में सेंटर में एक पॉइंट लोड लगाना है, ठीक है ना। तो पॉइंट लोड लगाना है, तो देखो अपने पास नोडल लोड है, तो नोड है, तो अगर कोई किसी जॉइंट पे लोड आ रहा है ना, तो वहाँ पे तुम नोडल लोड लगाओगे। अगर तुमको पॉइंट लोड लगाना है तो मेंबर लोड पे जाना, मेंबर लोड पे जाकर तुमको यहाँ पे मिलेगा कंसंट्रेटेड फोर्स, यही तुम्हारा पॉइंट लोड होता है, ठीक है ना। यूनिफॉर्म फोर्स भी है यहाँ पे, अगर तुमको डिस्ट्रीब्यूटेड लगाना है डिस्ट्रीब्यूटेड भी लगाएंगे अपन, ठीक है ना। अभी अपन को पॉइंट लोड लगाना है तो अपन कंसंट्रेटेड फोर्स में जाएंगे, कंसंट्रेटेड फोर्स पे जाएंगे। अपना लोड कितने का है, 10 किलो न्यूटन का है, ठीक है ना। पर ये स्टैट प्रो है तो उसको डायरेक्शन देना पड़ेगा तुमको, तो तुमको क्या डालना पड़ेगा यहाँ पे -10 किलो न्यूटन, क्योंकि तुम्हारी डायरेक्शन क्या है, ग्लोबल वाई। ग्लोबल वाई मतलब पूरी वाई डायरेक्शन है, अब ऊपर है कि नीचे है वो तुम नेगेटिव साइन से दिखाओगे, ठीक है ना। अब D1 D2 की ये वैल्यू मांग रहा है, ठीक है ना। D1 D2 की ये क्या कर रहा है, वैल्यू मांग रहा है। तो D1 क्या है, D1 एक पॉइंट से उसका डिस्टेंस है कि कितना दूर ये लग रहा है, ठीक है ना। तो 8 मीटर का स्पान है, 4 मीटर दूर लग रहा है, तो भाई कितना हो गया ये, 4 मीटर अपनी D1 की वैल्यू हो गई। बहुत सिंपल है, ठीक है ना। एक एंड से कितना दूर लग रहा है, सेंटर पर 3 मीटर दूर लगाना, 3 कर दो, 2 मीटर दूर लगाना, 2 कर दो, 6 मीटर दूर लगाना है, 6 कर दो। अभी मेरा 4 मीटर दूर लग रहा है सेंटर पे, तो मैं D1 क्या करूँगा 4, ठीक है ना। और D2 क्या है कि उसके ब्रेड्थ के अलॉन्ग कहाँ पे लग रहा है वो, ठीक है ना। तो मेरा अभी सेंटर पे लग रहा है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सेंटर पे लग रहा है वो 4 मीटर दूर, और मेरी बीम का डायमेंशन कितना है 0.5 क्रॉस 0.5, तो ब्रेड्थ कितनी होगी उसकी 0.5 की मेरी ब्रेड्थ है, तो सेंटर पे लग रहा है, तो मेरी D2 की वैल्यू कितनी आएगी 0.5/2 इक्वल्स टू कितना बचा अपने पास 0.25, सिंपल,
ठीक है ना, बहुत इजी कैलकुलेशन है। ये छोटे से डायग्राम तुमको समझ में आ रहा होगा कि D2 की वैल्यू एक एंड से सेंटर तक की है, 0.5 मेरी टोटल है, तो सेंटर तक की कितनी होगी 0.25, तो D2 की वैल्यू मेरी कितनी हो गई 0.25 मीटर, ठीक है ना। D1 4 मीटर और मेरा D2 कितना हो गया 0.25 मीटर, और मेरा लोड कितना है -10 किलो न्यूटन का। अभी इस लोड को मैं कर रहा हूँ ऐड, अभी मैंने इसको ऐड किया और मैं इसको क्लोज किया, तो देखो अभी मेरा ये लोड ऐड हुआ है, ठीक है ना। अब मुझे इस लोड को, इस बीम को असाइन करना पड़ेगा। अभी मैंने सॉफ्टवेयर को बताया कि भाई मेरे पास एक लोड है जो कि 4 मीटर दूर लगेगा और 0.25 बीच में लगेगा, 10 किलो न्यूटन का है, ठीक है ना। एक एंड से वो 4 मीटर दूर लगेगा बस, ठीक है। अब अगर ये 10 मीटर की बीम होती ना तो वो एक एंड से 4 मीटर दूर लगा देता, खत्म बात। अब ये 8 मीटर की बीम है तो अपने आप वो सेंटर पे आएगा, ये समझ लो तुम, ठीक है। अब मैं इस लोड को करूँगा सिलेक्ट, ठीक है ना। अब मेरे पास एक ही बीम है, ये पूरे व्यू में मेरी एक ही बीम है, तो मैं असाइन टू व्यू कर दूंगा इस लोड को, कि व्यू में जो भी चीज़ है ना सब में असाइन कर दो। मेरे पास एक ही बीम है तो उस बीम में ये लोड को असाइन कर देगा, क्योंकि मेंबर लोड है सिंपल। तो मैंने इस लोड पे क्लिक किया, असाइन टू व्यू पे क्लिक करूंगा और सिंपल मैं असाइन कर दूंगा। असाइनमेंट मेथड यू हैव चूजन असाइन टू व्यू, डू यू वांट टू प्रोसीड, बिल्कुल। तो देखो बीच में अपना ये लोड लग के आ चुका है। डाउनवर्ड डायरेक्शन क्यों लगी है, क्योंकि मैंने -10 का लोड दिया था, ठीक है ना। अब देखो पहले यहाँ पे एक रेड कलर से था क्वेश्चन मार्क, ठीक है, अब यहाँ पे एक ग्रीन कलर से हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा लोड क्या है, लग चुका है। मैंने क्या कर दिया, बीम बना दी, मटेरियल सब कुछ दे दिया है। अब मैंने यहाँ पे सपोर्ट्स दे दिए हैं, बीम के डायमेंशंस दे दिए हैं, ठीक है। लोडिंग मैंने बता दी कि 10 किलो न्यूटन का है। अब मुझे क्या करना है, सिंपल एनालाइज करना है इस चीज़ को, ठीक है ना। सब चीज़ कर ली मैंने ज्योमेट्री क्रिएट कर ली, प्रॉपर्टीज़ दे दी हैं, मटेरियल्स बता दिए, सपोर्ट बता दिया, लोडिंग भी कर दिया। अब मुझे सिंपल क्या करना है, इस चीज़ को एनालाइज करना है, ठीक है ना। थोड़ा सा कठिन है सॉफ्टवेयर, देखते हुए चलना, पहले डिफाइन करो, फिर असाइन करो, फिर डिफाइन करो, ऐड करो, असाइन करो, थोड़ा सा हॉच पॉच होता है। फिर से एक बार रीस्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना, टाइम तुम्हारा होने ही वाला है। ज्योमेट्री पे जाओगे तुम, ज्योमेट्री क्रिएट करोगे अपनी पूरी, ठीक है ना। यहाँ पे ग्रिड्स पे जाके, बीम ग्रिड पे जाके तुम लोग बीम ग्रिड पे जाके इसको अपनी ज्योमेट्री तुम क्रिएट कर लेना, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ पे जाओगे तो यहाँ पे तुम प्रॉपर्टीज़ में जाना, तुम्हारा एक सेक्शन डिफाइंड है पहले से, R1 डिफाइन में चले जाना, और यहाँ पे तुमको जो भी सेक्शन डिफाइन करना हो उसकी डेप्थ और ब्रेड्थ कितनी डालनी है, ठीक है ना। ये अपने मन से डिसाइड करता है इंजीनियर, स्ट्रक्चर इंजीनियर जो भी रहता है ना, वो अपने मन से डिसाइड करता है कि भाई मैं इतनी लेके चल रहा हूँ, फिर मॉडल फेल हो जाएगा तो थोड़ा सा बढ़ाएगा, ठीक है ना। स्टील का कुछ कम करेगा, कंक्रीट बढ़ाएगा, डायमेंशन बढ़ाएगा, फिर मॉडल फेल हो जाएगा, फिर थोड़ा सा बढ़ाएगा, फिर थोड़ा सा कम करेगा। ये चीज़ होती है, तभी इकोनॉमिकल डिज़ाइन आता है निकल के, दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये हिडन ट्रायल से चलता है। और थोड़े थोड़े थंब रूल्स भी हैं जो अपन यूज़ कर लेते हैं, जो अपने जो नॉर्मल ठेकेदार होते हैं ना, जो अपना इधर उधर से घूमते घामते घर बना के चले जाते हैं, वो ठेकेदार क्या थंब रूल यूज़ करते हैं कि 2 मंजिल घर है, 2 मंजिल का घर बनाने वाले हो, 3 मंजिल घर बनाने वाले हो, तो सिंपल तुम कॉलम में 12-12 के तुम स्टील के बार्स यूज़ कर सकते हो, 12-12 mm के 4 बार लगा दो, और बीम में तुम 10 से 12-12 mm के तुम अपने 4 बार यूज़ कर सकते हो, सिंपल। तो ऐसी स्ट्रक्चर डिज़ाइनिंग नॉर्मल हो जाती है। पर जैसे जैसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर में जाते जाओगे तो कॉम्प्लिकेटेड होती हैं चीज़ें, ठीक है ना। तो तब सॉफ्टवेयर काम आते हैं। तो तुम यहाँ पे अपना प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करोगे, मटेरियल्स में जाके तुम अपने मटेरियल डिफाइन कर दोगे, कंक्रीट की तुम यहाँ पे स्ट्रेंथ को एडिट कर देना, ठीक है ना। देखो 27587 ही आ रहा है, ठीक है। तो मैंने जो अपना कंक्रीट असाइन कर दिया उसकी तो मैंने पहले से डाल दी थी, तो अभी मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। स्पेसिफिकेशन काम का नहीं, सपोर्ट तुमने बता दिए, दोनों सपोर्ट अवेलेबल है तुम्हारे पास, एक पिंड है, एक रोलर है। रोलर बताया मैंने कैसे बताना है, लोडिंग मैंने तुमको बता चुकी है, ठीक है ना। लोड केसेस डिटेल्स वगैरह है ये अपने पास। इसको नीचे खोलोगे तो ये देखो, ये तुमको लोड केस मिल गया, ठीक है ना। इसको भी अंदर खोलोगे तो ये तुम्हारा लोड यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस मतलब छोटा कर सकते हो इनको, और प्लस पे क्लिक करोगे तो इनको बड़ा कर सकते हो, ठीक है, सिंपल। अब आगे बढ़ते हैं। अब तुमको लोडिंग के बगल में क्या मिल रहा है, एनालिसिस। एनालिसिस पे जाओगे तुम, एनालिसिस पे जाने के बाद तुम क्या करोगे, यहाँ पे तुमको मिलता है डिफाइन कमांड्स। एनालिसिस के टैब में गया हूँ मैं यहाँ पे, और मुझे यहाँ पे मिल रहा है डिफाइन कमांड्स। तो मैं डिफाइन कमांड्स पे जाऊँगा। देखो परफॉर्म एनालिसिस, परफॉर्म बकलिंग एनालिसिस है यहाँ पे, परफॉर्म पुश ओवर एनालिसिस। पुश ओवर एनालिसिस एक टाइप होता है, सीस्मिक एनालिसिस का एक टाइप होता है, ये आगे एमटेक का टॉपिक होता है थोड़ा। और ये पी डेल्टा एनालिसिस है यहाँ पे, परफॉर्म केबल एनालिसिस, परफॉर्म इनपरफेक्शन एनालिसिस, नॉन लीनियर एनालिसिस, जनरेट फ्लोर स्पेक्ट्रम, बहुत सारी चीज़ें सब पढ़ोगे, बाद में पढ़ोगे और आगे जाके पढ़ोगे, एमटेक में पढ़ते हो, ठीक है ना। पीएचडी तक जाते जाते लोग पढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो अपन को सिर्फ परफॉर्म एनालिसिस करना है, सिंपल। प्रिंट ऑप्शन क्या करना है, नो प्रिंट, ठीक है ना, नो प्रिंट चूज कर लेना, ठीक है। परफॉर्म एनालिसिस
नो प्रिंट। इसको मैं क्या करता हूँ, क्लोज करता हूँ, फिर से बता दूँ एक बार। एनालिसिस में जाना, डिफाइन कमांड्स में जाना, परफॉर्म एनालिसिस में यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन में नो प्रिंट करना और इसको कर देना ऐड, ठीक है ना। अभी तुम्हारी कमांड क्या हो गई, ऐड हो गई है यहाँ पे, ठीक है ना। अब इसके बाद तुमको क्या करना है, यहाँ पे ऊपर ये लिखा है रन एनालिसिस, ठीक है ना। इस रन एनालिसिस में तुम यहाँ पे क्लिक करोगे, सिंपल। इसको कर देना तुम सेव। मैंने लोकेशन स्टार्टिंग में दे दी थी इसकी, तो देखो ये अब एनालिसिस कर रहा है, ठीक है ना। अब एनालिसिस करने के बाद ये तुम्हारा एनालिसिस खत्म हो चुका है। तुम यहाँ पे चेक करना नीचे, सबको ये विंडो दिख रही है, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें चालू हो गई यहाँ से। सबको ये विंडो दिख रही है, यस सर। ठीक है ना। तो देखो सबको ये विंडो दिख रही है। यहाँ पे तुमको एक चीज़ चेक करनी पड़ेगी, जो कि यहाँ पे देखो 0 एरर्स, 0 वार्निंग और 0 नोट, ठीक है ना। अगर तुम्हारी वार्निंग्स आती हैं तो भी चल जाएगा काम, अगर तुम्हारे नोट आते हैं तो भी तुम्हारा काम चल जाएगा। पर अगर तुम्हारा एरर निकल गया एक भी, तो इसके बाद एनालिसिस नहीं होगा, मतलब एनालिसिस वो होगा ही नहीं। एरर आ गया ना तुम्हारे अगर स्ट्रक्चर में, तो एनालिसिस नहीं होगा। इसलिए ई टैब्स क्या करता है, वो पहले बोलता है मॉडल को चेक कर लो, इसलिए अपन चेक मॉडल करते हैं वहाँ पे पहले, ठीक है ना। मॉडल को चेक कर लो। अगर यही 40 मंजिल की बिल्डिंग होगी ना, तो करना ही पड़ेगा, और वो मॉडल चेक करने में कम से कम 15 से 20 मिनट लेता है, सिर्फ मॉडल चेक करने में। एनालिसिस करोगे तो रिजल्ट दे देगा, पर जब डिजाइनिंग करोगे तो आधा आधा 1-1 घंटा बैठ के बस देखते रहो उसको। फिर वो बोल देता है कि नहीं 50, मतलब तुम्हारे पास 2 लाख फ्रेम है, जिसमें से भाई 500 फ्रेम नहीं एडजस्ट हो पा रहे हैं, उसके लिए कोई नया फ्रेम तुम डिफाइन करो या फिर से डिजाइनिंग करो, ठीक है ना। फिर वो तुम डिजाइनिंग फिर से करो, फिर बोलेगा भाई 500 थे, अब तुम्हारे 300 फ्रेम नहीं जुड़ पा रहे तुम्हारी बिल्डिंग में, नए फ्रेम बनाओ या फिर से डिजाइनिंग करो। तो ऐसा बार बार रिपीट कर करके चीज़ें बढ़ती हैं आगे। अभी तो सिंपल एक बी में क्लिक करो और डिज़ाइन हो जाती है, सिंपल, ठीक है। रन एनालिसिस कर लिया है मैंने। आउटपुट फाइल, यहाँ से तुम क्या कर सकते हो, आउटपुट फाइल देख सकते हो, मतलब पूरे एक रिपोर्ट जनरेट करके देगा ये। गो टू पोस्ट प्रोसेसिंग मोड या फिर स्टेन मॉडलिंग मोड, ठीक है ना। अभी मैं मॉडलिंग मोड में रहूँगा, स्टेन मॉडलिंग मोड, इन दोनों में भी आगे अपन जाएंगे। अभी स्टेन मॉडलिंग मोड डन करता हूँ, ठीक है। इस पर क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, सॉरी राइट क्लिक नहीं करता, राइट क्लिक अपन काय में करते हैं, ई टैब्स में करते हैं। सिंपल इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ, ठीक है ना। तो डबल क्लिक करने के बाद ज्योमेट्री आती है, मेरे पास प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है इसमें, ठीक है। लोडिंग आ जाएगी मेरे पास, लोडिंग है देखो शियर और बेंडिंग, ठीक है ना। तो शियर और बेंडिंग मेरे पास यहाँ पे निकल के आ चुका है, ठीक है। तो देखो शियर वाई में देख लो, शियर वाई में कितना आ रहा है, 5-5। शियर फोर्स डायग्राम सबको दिख रहा है, समझ में आया सबको, शियर फोर्स डायग्राम सबके सामने आ गया है, 5-5 का लोड, ठीक है। अब इसके बाद क्या देखना है तुमको, बेंडिंग देखना है जेड में, ठीक है। तो यहाँ पे -177 दिखा रहा है, अपनी बेंडिंग आई है 20 की। अपने पास बेंडिंग मोमेंट कितना आया था, 20 किलो न्यूटन मीटर। बेंडिंग मोमेंट अपने पास आया था 20 किलो न्यूटन मीटर का, यहाँ पे आ रहा है 177 का। तो ये क्यों दिक्कत हो रही है, दिक्कत इसलिए हो रही है, कुछ नहीं है, इसकी सिर्फ तुमको यूनिट्स चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो FY काय में है, जो तुम्हारा शियर फोर्स है वो किलो न्यूटन में है, तो 5 किलो न्यूटन आ रहा है। पर MZ काय पे KIPIN, ये है क्या, तो ये यूनिट है, कुछ नहीं है। क्या है ये, किलो पाउंड इंचेस, वो क्या होती है, किलो न्यूटन मीटर। मूवमेंट की यूनिट है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो न्यूटन फोर्स की हो गई इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो किलो न्यूटन मीटर। और ये क्या है, किलो पाउंड इंचेस, ठीक है ना। तो कन्वर्ट कैसे करते हैं, कन्वर्टिंग फैक्टर होता है सिंपल, इसको 0.1129 से तुम लोग मल्टीप्लाई कर देना, करके बताओ फटाफट। -177.02 मल्टीप्लाई बाय 0.1129, ये कन्वर्जन है, ठीक है ना, ये कन्वर्जन है। किलो पाउंड इंचेस इंटू 0.1129 इक्वल टू किलो न्यूटन मीटर, यह निकल के आ जाता है। कोई बताएगा आंसर कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करके 0.1129 से इसको मल्टीप्लाई करके -177.02 को 19.98 आ रहा है, 0.02। अब तुम रख लो अपने जेब में, ठीक है। सबको मैच हुआ, तुम लोग कैलकुलेट करके देख लेना, सॉफ्टवेयर गलत नहीं है, थोड़ी सी यूनिट्स में चेंजेस है, तुमको समझने में दिक्कत आएगी, पर समझना चीज़ों को, ठीक है ना। तो इस सॉफ्टवेयर ने भी अपन को एक्यूरेट रिजल्ट निकाल के दिया है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर इजी होते हैं, स्टैट प्रो थोड़ा कठिन है, ई टैब्स अपना थोड़ा इजी है, ठीक है ना। अब अपन चलते हैं इसकी डिज़ाइनिंग की तरफ, पर मैं चाह रहा हूँ कि ये इसकी डिज़ाइनिंग अपन यहीं पे अभी छोड़ें, कि डिज़ाइनिंग नहीं करते, क्योंकि डिज़ाइनिंग इसकी बताने में टाइम लगेगा। मतलब कम से कम मुझे सिर्फ स्टैट प्रो में डिज़ाइनिंग बताने में ही कम से कम 30 to 45 मिनट्स का टाइम चाहिए,
क्योंकि वेरियस नंबर ऑफ कमांड्स रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। और ई टैब्स में क्या होता है, क्लिक करो और अपना डिज़ाइनिंग हाल हो जाती है, तुरंत में अपनी डिज़ाइनिंग हो जाती है, पर स्टैट प्रो में ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। अगर तुम लोगों को डिज़ाइनिंग देखनी है स्टैट प्रो में कैसे करते हैं, तो मैं डिज़ाइनिंग करके बता रहा हूँ, पर मैं चीज़ों को समझा नहीं पाऊँगा, ठीक है ना। तो देख लो, ठीक है, थोड़ी सी क्लास लंबी हो जाएगी, पर उसमें अपन और भी चीज़ें देखेंगे। पर मैं स्टैट प्रो में डिज़ाइनिंग करके बता रहा हूँ कैसे डिज़ाइनिंग करते हैं, आखिरकार कितना कठिन होता है डिज़ाइन करना। तो मेरे साथ चलते रहना, देखते रहना डिज़ाइनिंग कैसे करेंगे, ठीक है ना। एनालिसिस कर लिया है, शियर फोर्स आ गया, बेंडिंग मूवमेंट आ गया, वहाँ पे अपन को टॉर्जन मिलता है, टैब्स में एक्सियल फोर्सेस मिलते हैं, दुनिया भर का सामान मिलता है। यहाँ पे सिर्फ शियर फोर्स, बेंडिंग मूवमेंट, बेंडिंग जेड डायरेक्शन में, बेंडिंग वाई डायरेक्शन में, देखो वाई में तो बेंडिंग है ही नहीं, ठीक है, बहुत माइनर रहती है, रहती भी तो बहुत माइनर आती है, जीरो ले लेते हैं सॉफ्टवेयर, कोई मतलब नहीं है। शेयर देखो अपना वाई में, शेयर जेड में निकलेगा ही नहीं, बहुत माइनर शेयर रहता है। ये शेयर 2-2 है, सॉरी ये अपना शेयर वाई जो है वो शेयर 2-2 है ई टैप्स का, और ये शेयर 3-3 है। ये क्या है अपना, ये मूवमेंट 3-3 है बेंडिंग जेड में, और ये अपना क्या है मूवमेंट 2-2 है, सिंपल माइनर मूवमेंट, मेजर शेयर, माइनर शेयर, ठीक है। इसको क्लोज करते हैं। अब मैं तुमको हल्का सा डिज़ाइन बताता हूँ कि डिज़ाइन करना कितना कठिन है। एनालिसिस हो चुका है, एनालिसिस के बगल में दिख रहा है डिज़ाइन। सबसे पहले जाओगे डिज़ाइन में जाके सबसे पहले तुमको यहाँ पे करते हो सिलेक्ट पैरामीटर्स में जाते हो, तो सिलेक्टेड पैरामीटर्स इतने सारे हैं, वो डीसेलेक्ट करेंगे अपन। अब किस किस चीज़ों के लिए डिज़ाइन करना है वो पैरामीटर्स अपन को यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। और उसके भी पहले एक गलती हो गई है, डिज़ाइन में जाने के बाद, या एनालिसिस में थे, अब डिज़ाइन में जाना, तो डिज़ाइन में सबसे पहले पढ़ लेना ऊपर कि ये स्टील डिज़ाइन है, होल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। अपन को स्टील डिज़ाइन नहीं करना, अपन को क्या करना है, कंक्रीट डिज़ाइन करना है। तो इस कंक्रीट पे आके क्लिक कर लेना पहले, अपनी कंक्रीट की, तो अभी कंक्रीट डिज़ाइन है, होल स्ट्रक्चर। करंट कोड कौन सा है अपने पास, कौन सा कोड यूज़ करेंगे अपन, इंडियन कोड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे IS 456 अपने पास है, ठीक है ना। IS 13920 ये चूज मत करना। कॉन्क्रीट डिज़ाइन कोड अपना कौन सा होता है, IS 456-2000 कॉन्क्रीट डिज़ाइन कोड यही होता है। और स्टील डिज़ाइन कोड कौन सा होता है, IS 800, ठीक है ना, याद रखना। तो IS 456 में कॉन्क्रीट डिज़ाइन कोड चूज़ कर लूँगा। यहाँ पे कॉन्क्रीट डिज़ाइन के अंदर आ गया हूँ, सिलेक्ट पैरामीटर्स पे क्लिक करूँगा मैं, ठीक है ना। सिलेक्ट पैरामीटर्स के बाद सबको डीसेलेक्ट करूंगा, ये अवेलेबल में आ गए, पहले सिलेक्टेड थे। नीचे जाऊंगा तो मुझे क्या मिलता है, यहाँ पे मुझे मिलता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, इसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा। दूसरा मुझे मिलता है यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मेन रीइंफोर्समेंट, ठीक है ना, मेन रीइंफोर्समेंट स्टील, इसको सिलेक्ट कर लूंगा। यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ शियर इन्फोर्समेंट, मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है ना। और भी मैक्सिमम साइज ऑफ मेन डायमीटर वगैरह भी सिलेक्ट कर सकते हो तुम यहाँ पे, ये सारे पैरामीटर्स हैं, ठीक है ना। फैक्टर बाय विच कॉलम डिज़ाइन मूवमेंट टू बी मैग्नीफाइड, ये सारे को डिज़ाइनिंग के टाइम में सारे फैक्टर्स को ध्यान देना पड़ता है। फिलहाल के लिए नॉर्मल डिज़ाइनिंग के लिए तुमको क्या देखना पड़ेगा, कॉन्क्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देखनी पड़ेगी, मेन बार की यील्ड स्ट्रेंथ देखनी पड़ेगी, और सेकेंडरी बार की तुमको यील्ड स्ट्रेंथ देखनी पड़ेगी। यील्ड स्ट्रेंथ मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है ना, सिंपल वही है। यील्ड स्ट्रेंथ वो जब तुम लोग पढ़ोगे टेंसाइल टेस्ट ऑन स्टील, तब तुमको समझ में आएगा यील्डिंग वगैरह क्या होती है, सब सोम का पार्ट है, ठीक है ना। तो ये 3 पैरामीटर्स मैंने बता दिए हैं, सिंपल, ठीक है ना। ये 3 पैरामीटर्स मैंने बता दिए, उसको मैं ओके कर दूंगा, तीनों पैरामीटर हो गए। अब मैंने पैरामीटर को भी सिलेक्ट किया, मैं इनको डिफाइन करूंगा पैरामीटर्स को। अब मैं डिफाइन पैरामीटर में जाऊंगा, मुझे तीनों पैरामीटर यही मिल रहे हैं। अब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट कितनी है मेरी, 25,000 M25, ठीक है ना। फिर से दे रहा हूँ, यहाँ पे पहले भी दे चुका हूँ, ठीक है। इसको मैं करूँगा ऐड, ठीक है ना। इसके बाद मेरा FY मेन कितना है, FE 415 का यूज़ करना है, वो भी क्या में रहता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में रहता है। यहाँ पे किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में मांग रहा है, तो मैं यहाँ कितने डालूंगा, 415,000, सिंपल, ठीक है ना। ये इसको भी मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, ठीक है। और FY सेकेंडरी बार का भी मैं वही ले रहा हूँ, ठीक है ना, 415,000, एक ही ग्रेड का मैं रीबार ले रहा हूँ यहाँ पे। इसको भी ऐड कर दूंगा मैं, इसको कर दूंगा क्लोज। अब यहाँ पे मैं कमांड्स में जाऊंगा, कमांड्स में मैं जाके यहाँ पे क्या चूज़ करूँगा, डिज़ाइन बीम ऐड, ये टेक ऑफ कमांड होता है, इसको भी मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा, ठीक है ना। तो ये इतनी मेरी चीज़ हो चुकी हैं। अब मुझे ये डिफाइन, ये जो मैंने कमांड्स यहाँ पे डिफाइन कर दी हैं, अब इन कमांड्स को यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, असाइन करना पड़ेगा। तो मुझे कंक्रीट की पूरी स्ट्रेंथ, इस बीम में जितना भी कंक्रीट है सबकी स्ट्रेंथ 25,000 के आसपास ही चाहिए। तो मैं असाइन टू व्यू ले लूँगा, यहाँ पे असाइन टू व्यू, इस पैरामीटर को सिलेक्ट करूंगा, असाइन टू व्यू, असाइन, ये व्यू में असाइन हो जाएगा, ठीक है ना। FY मेन स्टील का जो अपना पावर, स्टील की जो अपनी स्ट्रेंथ है, असाइन टू व्यू, पूरे व्यू में असाइन हो जाएगा, ये पूरी मतलब बीम में चले जाएगा ये, ठीक है ना। ये भी मैं असाइन टू व्यू कर दूंगा। सेकेंडरी इन्फोर्समेंट का अपना जो ग्रेड है, असाइन टू व्यू, असाइन, ये भी चले गया। डिज़ाइन बीम, पूरी बीम डिज़ाइन होनी है, इसको भी मैं असाइन टू व्यू कर देता हूँ, असाइन टू व्यू, असाइन, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें मेरी हो गई हैं,
ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब वापस से मैं क्या करूँगा, रन एनालिसिस, ठीक है ना, एनालिसिस करोगे वापस से डिज़ाइनिंग कर देगा, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा, रन एनालिसिस पे मैं क्लिक करता हूँ, वापस से स्ट्रक्चर को सेव करता हूँ, तो देखो वापस से एनालिसिस करेगा, ज़ीरो एरर, ज़ीरो वार्निंग, ज़ीरो नोट, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। ये मेरा हो गया है। अब मैं स्टेन मॉडलिंग मोड ले रहा हूँ, या फिर अब मैं करता हूँ क्या, एक काम करता हूँ, पोस्ट प्रोसेसिंग मोड पे जाता हूँ मैं, ठीक है ना, पोस्ट प्रोसेसिंग मोड पे जाता हूँ, डन करता हूँ, ठीक है ना। डेड लोड है सिलेक्टेड, अवेलेबल सिलेक्टेड होके डेड लोड के लिए अब मैं ये पोस्ट प्रोसेसिंग मोड में आ गया हूँ, ठीक है। रिएक्शन फोर्सेस देख सकते हो, यहाँ पे देखो रिएक्शंस दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखो वाई में 5 किलो न्यूटन, 5 किलो न्यूटन के रिएक्शन फोर्सेस हैं। यहाँ से तुम लोग क्या देख सकते हो, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम देख सकते हो और शियर फोर्स डायग्राम देख सकते हो। तो शियर फोर्स अपना वाई में जनरेट होगा, देखो यहाँ पे बताएं थोड़ी एक्सिस अलग होती हैं स्टैट प्रो में, और ई टैब्स में क्या है, डायरेक्शन थोड़े अलग चलते हैं, तो देख लेना किस डायरेक्शन में देख रहे हो। तो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम मेरा किस डायरेक्शन में बेंडिंग होगी, जेड डायरेक्शन में होगी, तो एम जेड देख लो। तो देखो ये बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम यहाँ बन के आ गया अपने पास। अभी छोटा इसका स्केल बढ़ा रहा हूँ, देखो मैं ये स्केल बढ़ गया, ठीक है। तो ये बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम आ गया है। रिएक्शंस को मैं हाइड कर दूँ क्या, चलो रिएक्शंस डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं, और यहाँ पे एम जेड में ये देखो ये बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम आ गया। अब इस बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम को बंद कर दो और मैं एफ एक्स देख लेता हूँ, एफ एक्स नहीं आएगा, एफ वाई आएगा, शियर फोर्सेस मेरे वाई डायरेक्शन में आएंगे। तो देखो ये मेरा शियर फोर्स डायग्राम निकल के आ गया सिंपल, ठीक है ना। तो शियर फोर्स डायग्राम आ गया, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम आ गया, डिस्प्लेसमेंट, बीम स्ट्रेसेस, डिफ्लेक्शन वगैरह से यहाँ पे सब कुछ तुम देख सकते हो, ठीक है। अगर इसी बीम में तुम 2 बार क्लिक करते हो, एक सेकेंड, इस बीम में तुम 2 बार क्लिक करते हो, ठीक है ना, पहले ई टैब्स में राइट क्लिक करते थे, इसमें 2 बार क्लिक किया, डिजाइनिंग हो गई है बीम की। तो पहले यहाँ पे शियर बेंडिंग डिफ्लेक्शन तक था, अब यहाँ पे कॉन्क्रीट डिज़ाइन भी मिलेगा तुमको, ठीक है ना। ये देखो कॉन्क्रीट डिज़ाइनिंग है, ये थोड़ी स्ट्रक्चरल एनोटेशन से ये इनको पढ़ना थोड़ा सा कठिन होता है, ठीक है ना। तो उससे अच्छा अपन क्या करेंगे, इसको अपन क्लोज करेंगे वापस से। क्लोज करने के बाद जाएंगे अपन कहाँ पे, एनालिटिकल मॉडलिंग में जाएंगे वापस से। यहाँ पे जाने के बाद एनालिसिस में जाएंगे और डिफाइन कमांड करेंगे और नो प्रिंट ऐड, क्लोज, रन एनालिसिस, सेव। एनालिसिस करेंगे अपन इसको, उसको सेव करेंगे, देखो ज़ीरो एरर, ज़ीरो वार्निंग, ज़ीरो नोट। अब यहाँ पे व्यू आउटपुट फाइल करेंगे अपन, जैसे आउटपुट फाइल अपन देखेंगे डन, तो अपन को ये आउटपुट फाइल एक दिखाएगा। अरे आउटपुट फाइल क्यों नहीं दिखा रहा यार ये, जस्ट अ सेकेंड, ये आउटपुट फाइल क्यों नहीं दिखा रहा है। क्या आउटपुट फाइल देखने का एक तरीका होता है, और ये नए वाले जो मतलब स्टैट प्रो है ना, उसमें मुझे आउटपुट फाइल मिल नहीं रही है। एनालिसिस हो चुका है तो आउटपुट फाइल तुम आराम से देख सकते हो वैसे। लेट मी डू दिस अगेन, डिफाइन कमांड, परफॉर्म एनालिसिस, ऐड, क्लोज, रन एनालिसिस का बटन ही इसने बंद कर दिया है। I don't know what happened to this. पता नहीं क्या हो गया है, पर नल एनालिसिस का बटन चल नहीं रहा है। पर हाँ दिखा दिया तुम लोगों को, काफ़ी इजी हो जाएगा डिज़ाइन करना। अगर फिर से देखना होगा तो मैं फिर से बता दूंगा, या फिर इसका एक सेपरेट वीडियो तुमको तुम्हारे मॉड्यूल के अंदर मिल जाएगा, ठीक है ना। और इसमें भी अगर तुमको वापस से वो लोड लगाना होगा, अपना कौन सा वाला लोड लगाना होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगाना होगा, तो क्या करोगे, तो तुम यहाँ पे चले जाना, कहाँ पे, लोडिंग में चले जाना, लोड केसेस डिटेल्स में चले जाना, ठीक है ना। डेड लोड के अंदर जाना, सबसे पहले ये जो लोड है ना इसको डिलीट कर देना, सिंपल यहाँ पे जाओ, सिलेक्ट करो, डिलीट कर दो, तो ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है ना। फिर डेड लोड पे जाना, ऐड करना, ऐड करने के बाद क्या करना, इसके बाद मेंबर लोड है ये। अब ये यूनिफॉर्म फोर्स है, ठीक है ना, 10 किलो न्यूटन का यूनिफॉर्म फोर्स है, तो -10 रखना, इसको 10 मत रखना, -10 रखना, ठीक है ना। D1 D2 D2 D3 ये कुछ भी नहीं देना है तुमको, ठीक है ना। यहाँ पे देख लेना D1 D2 क्या है, तुम्हारे पूरे बीम पे लगने वाला है, क्योंकि -10 किलो न्यूटन पर मीटर का फोर्स, ठीक है ना। तो इसको सिंपल ऐड कर देना, क्लोज कर देना, ठीक है ना। देखो अभी यहाँ पे रेड क्वेश्चन मार्क है, मतलब ये असाइंड नहीं है, तो सिंपल इसको यहाँ पे क्लिक करो और असाइन टू व्यू लो और असाइन कर दो, यस कर दो। तो देखो तुम्हारा पूरा लोड यहाँ पे लग चुका है, ये दिख नहीं रहा है पर लोड लग चुका है। उसकी वैल्यू थोड़ी सी चेंज करोगे तुमको दिखाएगा, माइनस से प्लस कर दो, चेंज कर दो। देखो प्लस रखने में देखो नीचे से लोड लगा दिया, सिंपल यही है, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में। तो वापस से माइनस कर दो,
ये कुछ मैं प्लस माइनस नहीं खेल रहा हूँ, ये बस देखने का तरीका है, क्योंकि ये लोड शो नहीं हो रहा था ना, ये बस देख रहा था, इसलिए मैं सिंपल मैंने लोड चेंज कर दिया। एनालिसिस में जाओ, एनालिसिस, डिफाइन कमांड्स, नो प्रिंट, ऐड, क्लोज, और एनालिसिस का बटन पता नहीं क्यों बंद हो गया, आई डोंट नो, पता नहीं क्या हो गया इसमें, पर हाँ सिंपल तुमने लोड लगाया है और तुम एनालिसिस को यहाँ से परफॉर्म कर सकते हो। अगर इनमें सारे एनालिसिस कमांड्स को डिलीट करूँ, अब डिफाइन कमांड करके एक बार ऐड करूँ, पता नहीं क्या हो गया यार। ठीक है ना, अभी छोड़ो, अभी तुमको बता दिया है, ठीक है। ई टैब्स भी दिखा दिया है, स्टैट प्रो भी दिखा दिया है, तुम लोग खुद डिसाइड करना, ठीक है, कि मतलब कौन सा सॉफ्टवेयर ज़्यादा अच्छा है। तुम्हारे पास ये स्टैट प्रो भी है, ठीक है, स्टैट प्रो रहा तुम्हारे पास। इसका अगर रेंडर्ड वर्जन देखना चाहो तो व्यू में जाके इसकी 3D रेंडरिंग देख सकते हो, 3D रेंडरिंग है इसकी, ठीक है ना, सिंपल इसको रोटेट करके, ठीक है। ये तुम्हारे पास रहा स्टैट प्रो, और इसके बाद तुम्हारे पास ये रहा क्या, ई टैब्स, ये तुम्हारे पास रहा ई टैब्स। तो अभी एक सिंपल मैंने मॉडल तुमको बताया है, ठीक है ना। सिर्फ सॉफ्टवेयर इतना ही नहीं है, मतलब अच्छा सॉफ्टवेयर है, बड़ा सॉफ्टवेयर है। अगर मैं तुमको मेरा कोई प्रोजेक्ट दिखाना चाहूँ तो व्हाट आई विल शो यू जो पहले से बना हुआ मेरे पास प्रोजेक्ट हो। कैंटिलीवर बीम है, फिक्स्ड बीम, सिंपली ट्रस मॉडल, स्टील ट्रस, चलो स्टील ट्रस देख। एक्चुअली ये वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि ये जितने भी जो मेरे पास मॉडल्स बने हैं ना, ये सारे ई टैब्स 2019 वर्जन में बने हैं, और ई टैब्स 2018 वर्जन में अभी यूज़ कर रहा हूँ। उसका भी एक रीज़न है, ठीक है ना। तो अभी इस वर्कशॉप को अपन यही ख़त्म करते हैं, ठीक है ना। शायद तुमको मज़ा आ जाओ, पर 2 घंटे हो गए हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है। तो अभी इस वर्कशॉप को अपन यहीं पे ख़त्म करते हैं।